BTS हैं। जो कमी बिहार में है कनेक्टिविटी के आधार पर भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% 4G सैचुरेशन होना चाहिए। उसके आधार पर 6 स्कीम्स हम लोग बिहार में चला रहे हैं, जिसके आधार पर करीब करीब 400 गांव को हम लोग 500 गांव को हम लोग कवर करना चाहते हैं और इसमें से हम लोग ने आज तक 390 गांव को कवर किया है और शेष जो गांव बाकी है वो आने वाले मई 2026 तक हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमारे LW फेज़ 1 अपग्रेडेशन के आधार पर, LW फेज़ 2 के आधार पर, 502 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, अनकवर्ड विलेज स्कीम के आधार पर, 4G सैचुरेशन स्कीम के आधार पर और BOP और BIP के आधार पर। श्री दयानिधि मारन माननीय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ओके, एक मिनट दयानिधि जी, प्लीज सप्लीमेंट्री। सर, क्या संचार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में 5G सेवाओं के रोल आउट की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अब तक किन किन क्षेत्रों को कवरेज प्रदान की गई है? क्या सरकार ने देशव्यापी स्तर पर 5G सेवाओं को प्रसार में तेजी लाने हेतु विशेष पहलें की है? यदि हाँ, तो इन पहलों का विवरण, जिनमें वित्तीय सहायता, नीतिगत उपाय तथा अवसंरचना विकास योजनाएं शामिल हो, इस संबंध में बताने की कृपा करेंगे। सर, जहां तक 5G की बात है, मैं हमारे सांसद महोदय को आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं और हाउस को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5G भारत की सक्सेस स्टोरी नहीं है सर। 5G विश्वव्यापक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं सर कि इंडिया फॉलोड द वर्ल्ड ऑन 4G, इंडिया मार्च्ड विद द वर्ल्ड ऑन 5G, वी विल लीड द वर्ल्ड ऑन 6G। और 5G की कहानी ये है सर कि 2023 में इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। आज तक 5G के द्वारा हमारे करीब करीब 5 लाख BTS लग चुके हैं। हमारे 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 767 जिलों में 5G की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो चुकी है। मतलब 99.9% तक हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुल मिलाकर आज के दिन पर सर 36 करोड़ 5G के उपभोक्ता आज के दिवस में है 100 करोड़ में से सर। और हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये बढ़कर 42 करोड़ होगी और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ होगा, 120 करोड़ के आंकड़ों हमारे उपभोक्ताओं से। तो 5G भारत की सक्सेस स्टोरी है और 5G के आधार पर 6G के तरफ भी हम निरंतर प्रगति के आधार पर चल रहे हैं। श्री माननीय ऑनरेबल मेंबर दयानिधि मारन। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, I have great administration for our minister, as a dynamic minister. So I have questions in two parts. So while we are talking about the connectivity to the rural part of India, it's still a struggle to get broadband services to the rural part of India. So why we have tied up with Starlink and Elon Musk service, so it's still yet to start in India. And moreover, it seems to be that we are making it more expensive for our Indians, especially people who are living in the villages. Why is that so? Why can't we make it affordable? That's one part. Sir, the second part, sir, I'm sure Speaker sir will also be interested. If you look at the global map of the world, and you see, sir, when you travel in an international flight, there's one red spot where you cannot get internet service. That is through over India. Sir, why is that when we are developed, when we have our own services, and our minister says, assuring that we lead the world in 6G, why is that you are banning by internet services on our areas? Just imagine the amount of commerce and business that will develop for domestic passengers as well, because we are also cut off. Sir, I traveled from Chennai to Delhi. So 2.5 hours, I'm without any internet or anything. Why is that the government of India is not making an effort to make sure that we get internet service over our country? Thank you, sir. Sir, through you, I'd like to respond to my... माननीय मंत्री जी, अच्छा है 2.5 घंटे मोबाइल से बचोगे।
जितनी कोशिश हो मोबाइल से बचो, ये 2.5 घंटे बच रहे हो जी, अच्छी बात है। Sir, I'd like through you to respond to my good friend Maran Saab on both his very pertinent questions. The first question has to do with satellite connectivity, sir. So world over, we have seen that areas that are unconnectable through normal BTS or backhaul or broadband connectivity through OFC, the only route to be able to connect those citizens across the world is through SATCOM. And therefore, India has taken that step of ensuring that SATCOM is also available to every customer across the length and breadth of our country. As Telecom Minister, my goal is to ensure that I'm able to offer the full bouquet of services to every customer, and then the customer makes his choice as to which service he or she would like to avail of at which price point. SATCOM, as you're very well aware, sir, the policy is very well in place. The spectrum is going to be assigned administratively. We have already given out 3 licenses, one to Starlink, the other to OneWeb, and the third to Reliance. There are 2 aspects that need to be looked at prior to them starting services. One, of course, is the whole issue of spectrum assignment. 2 issues within that. One is the administrative cost of that spectrum. That will be decided by the regulatory authority, in this case TRAI, who's currently working on that in terms of defining the pricing. The second is the whole issue of security-related clearance from the enforcement agencies to these players. In order to be able to assist them to be able to clear those security clearances, we have given them sample spectrum to be able to demonstrate. All 3 players today are working on that. As soon as they are able to demonstrate that they have complied with the security norms, such as hosting the international gateway within India and so on and so forth, then the approval will be given to them to be able to extend that service to customers. The final question that he had was with regard to pricing. So pricing is not something that the government can dictate. Pricing is something that the firms can dictate. India has had a very strong track record of showing the world how high volumes and low pricing can lead to not only great penetration, but also great amount of revenue for firms. And that has been shown, sir, both in the mobile space as well as the broadband space. Today, as far as telecom is concerned, we have the highest number of subscribers at the lowest rate possible. What used to be 50 paise a minute in 2014, today is 0.03 paise a minute, 97% decline in cost. And similarly for data, for 1 GB, what used to cost 287 rupees, today costs 9 rupees per GB, which is roughly about 9 cents. Whereas the world average is at $2.49. So we are 5% of the world's cost today in India, sir. And I'm sure that in the time to come, SATCOM players will also realize the concept of economies of scale and will possibly try and price that so that they can get the maximum penetration, but that is not something that the government can dictate, and I want to be very clear. His second question was with regard to in-flight connectivity. That is very much on our table. It's in process. The rules are being framed as far as the Department of Telecom is concerned. We have already identified the framework. Now, there are 2 processes. Having been Minister of Civil Aviation in the last government, I'd like to offer up to Mr. Maran as well. From the Department of Telecom, everything is clear in terms of setting this in process. There are 2 issues. One, the Department of Civil Aviation. Sir, प्रश्नकाल 12 बजे तक होता है सर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब दे दें आप। तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा सर, आपकी अनुमति से। संक्षिप्त में दे दें। So there are 2 things. One, the Ministry of Civil Aviation has to define the rules. Second, the airline companies have to place a transponder on every aircraft. Only then can you receive signals. So the transponder placing on every aircraft is also dependent on the airlines being able to do that. Thank you very much, sir. Question number 245.
कोशिश करें, मैंने कई बार आग्रह कर चुका हूं कि संक्षिप्त में प्रश्न पूछें। कई मान्य सदस्य पूरा लिख के पढ़ते हैं, पूरा लिख के भी पढ़ें तो शॉर्ट में पूछें, लिख के लाएं तो भी, और शॉर्ट में जवाब दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आए। फिर सभी लोग शिकायत करते हैं मेरे पास कि हमारा क्वेश्चन 20 नंबर खुला है, हम 4 ही आए हैं। श्री खंजन मुर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न 245। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एफएमसी परियोजना क्या है? इसमें किस तकनीक का बचत होता है? इससे पर्यावरण पे भी कंट्रोल पाया जाता है और इससे जाम की प्रक्रिया, एक रोड पे, रोडवेज पे काफ़ी जाम की प्रक्रिया होती है, उससे भी निजात मिलता है और एक्सीडेंट भी कभी कभी होता है, उससे भी निजात मिलता है और समय से पावर प्लांट पे हम कोल पहुंचा पाते हैं। यही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का उपयोग है। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जब कोयला क्षेत्र परिवहन अनुकूल उपाय अपना रहा है तो एफएमसी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की सस्टेनेबल इनिशिएटिव में कैसे योगदान दे रहे हैं? धन्यवाद सर। एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से लगभग हमारा 65 परियोजना पूरा हो चुका है और 139 परियोजना पे हम काम कर रहे हैं जो 2030 तक पूरा हो जाएगा। 139 परियोजना जिस दिन हम पूरा कर लेंगे उस दिन हम 1318 मिलियन टन कोयला को आराम से बिना रोडवेज के हम रेल कनेक्टिविटी तक पहुंचा पाएंगे कन्वेयर बेल्ट से, और इससे काफ़ी ट्रांसपोर्टिंग पे जो खर्च आता है उसमें काफ़ी राजस्व कोष को बचत होगा और पर्यावरण पे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे काफ़ी पर्यावरण दूषित होता है उसमें भी कंट्रोल कर पाएंगे। श्रीमती कमल जी सरावत। जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मंत्रालय और पीएसयू क्या स्टेप उठा रहे हैं जिससे कि एफएमसी प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा किया जा सके? आदरणीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इसको 3-4 लेयर में उसका समीक्षा करते हैं। एक, हम वहाँ के इंजीनियर के द्वारा समीक्षा करते हैं, दूसरा सीएमडी के द्वारा समीक्षा करते हैं, तीसरा कोल सेक्रेटरिएट के द्वारा करते हैं, चेयरमैन के द्वारा करते हैं और मंत्रालय के द्वारा भी समय समय से समीक्षा करते हैं कि सही समय से प्रोजेक्ट पूरा हो। और प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी भी होती है तो इसका मुख्य कारण होता है वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलना, एनओसी नहीं मिलना, इसी के चलते विलम्ब होती है। डॉक्टर प्रशांत पेडोले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि कोयला से एनर्जी हम लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ पे अदानी पावर प्लांट है और वहाँ से फ्लाई ऐश बनती है जो कि मॉइल के अंदर में, अंडरग्राउंड में, वहाँ पे रेती की जगह पे वहाँ पे फ्लाई ऐश डाली जाती है। फ्लाई ऐश में क्रोमियम, सेलेनियम, आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर को इन्फेक्ट कर रहे हैं। मंत्री जी को मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में कैंसर जैसे बीमारियां हमारे लोगों को होंगी, इससे बचने के लिए आपने क्या उपाय करेंगे? आदरणीय सभापति महोदय, जो विषय है एफएमसी का उससे अलग है, फिर भी इनको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समय समय से माइन प्लान करके, जो हम खदान बंद करते हैं उसको माइन प्लान करके और उसको फिलिंग करके हम भरने का काम करते हैं। और जो इन्होंने तथ्य रखा है भविष्य में उस पर हम निश्चित रूप से चिंता करेंगे और चिंता करके इनको बताने का काम करेंगे। 6 डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी। Question number 246, sir. ऑनरेबल मेंबर। Sir,
my specific question was about the Kavach and about the number of accidents which happened in train. So I'll first start with the first Kavach, sir. So the Kavach, the answer does not say how many kilometers have been covered with Kavach, because the BJP and RSS mouthpiece, the Swarajya, they have come out with a report in November 14th, 2025, saying that there is no Kavach has been implemented fully in any, not even a single kilometer has been covered. Work has been initiated, work has been started, but it has not been implemented. And also one of the Concord, the company which has been given the order, they have mentioned that even if 50 companies come, there is enough work for players, whereas only 5 are there now. Does the government propose to include more players to ensure that instead of your target of 10 years, within 5 years, whether the Kavach can be implemented where many lives of Indian lives can be saved? Very good, very good. Very good. Honorable Chairman, sir, Honorable Speaker, sir, Honorable Member has probably not read any of the questions which have been officially answered in this House. I have given very categorical statements in the past also, the exact position of the Kavach implementation, and I will repeat it again for the benefit of honorable member. Honorable Speaker, sir, Kavach is a complex system which has five major systems within. Optical fiber cable has to be laid all along the tracks. That is the first part. Second is telecom towers have to be laid at every 5 to 6 kilometers or sometimes 5 to 7 kilometers, depending upon the radio frequency availability. That is the second system. Third is at every station, a small data center, edge data center has to be installed. Fourth is trackside equipment has to be installed. Fifth is all the locomotives have to be equipped with Kavach. That is the way the complex Kavach system has to be implemented. Now, in this case, in the case of our Indian Railways, we have by far completed 7,129 kilometers of OFC cables, 860 telecom towers have been installed, 767 stations have been covered with data centers, 2006, the updated number is 3,413 trackside equipment have been, trackside equipment has been installed, and 4,154 locomotives have been installed. Apart from that, complete commissioning of the system is today more than 2,000 kilometers. The progress is very fast. Sir, he has referred to the entire country's progress. Please. And he has referred to, I don't know from why he is not referring to the official documents which have been already shared with the honorable member. And apart from that, honorable Speaker, sir, 40,000 technicians and operators have been trained, because this is a very complex and a totally new system. And wherever Kavach has complete installation has been completed, I tell you, honorable Speaker, sir, the loco pilots are so happy. In one case, the loco pilots told me, I am repeating in Hindi because that is the language in which he told me, that ये कवच ट्रेन का कवच तो है ही, साथ उसके परिवार का कवच है, ऐसा उस लोको पायलट ने भी बोला। माननीय अध्यक्ष जी, ये काम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का काम बाकी देशों ने 1970s 1980s में किया, तब की सरकारों ने क्या किया, ये भी एक प्रश्न का जवाब इनको देना चाहिए। आप भी सरकार में थे, हमने आके 2014 के बाद में तुरंत इस पे काम चालू किया। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कवच के डेवलपमेंट का काम चालू किया। 2019 तक कवच का फर्स्ट वर्जन डेवलप हुआ, कवच का फाइनल वर्जन 4 2024 तक डेवलप हुआ, और आज तेजी से काम चल रहा है, और इसमें सारी दुनिया इस काम को अप्रिशिएट कर रही है। माननीय सांसद महोदय, बहुत अननेसेसरी आक्षेप न लगाएं। Honorable member supplementary. Sir,
had another supplementary, but since the Honorable Minister spoke about the loco pilots, I would like to remind this House, when Balasore, the accident happened, killing 260 odd people, this government was the one which threw aspiration on the loco pilot, where his whole family was devastated, sir. And finally, when the report came, sir, let me finish. I am not yielding, sir. I am not yielding. When the report came, sir, when the report came, it was shown that it was not the loco pilot's fault, but it was the fault of the system. So, and by that time, several months, the family had to suffer. But my second supplementary is, when I spoke about accidents in trains, I was specifically asking for all accidents. But the reply comes as consequential accidents, which numbers it as only 3. My question is, what were the total number of train accidents which have happened in Tamil Nadu? Why are you restricting yourself to consequential rail accidents? Because there was something which happened near my constituency, where a petrol tanker was Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable member has absolutely made a false statement in this House, for which he must substantiate what he has said. In the case of Balasore accident, which was a very tragic accident, the matter was investigated by technical teams as well as by CRS and later on by CBI. All the 3 reports have already been submitted. Based on the investigation done, a charge sheet was filed against the persons concerned. I would not like to take the names. My friends will say it's a communal angle, but there is definitely, I'm not going to take the names here. But Honorable Speaker, sir, the matter has been investigated threadbare. All the actions have been taken. Not even at one point of time was the blame made on pilots. Honorable member should withdraw his statement that he has made. This is absolutely false statement. Cannot be accepted by this House. Cannot be accepted by this House. Honorable Speaker, sir, regarding railway accidents, I would like to very humbly submit that compared to 2014, when the number of consequential accidents was 135 in 2014-15, we have been able to bring it down by 90% to 11 accidents this year. We are continuously focused on any incident which happens, and we go to the root cause, try to figure out what is the systemic or structural problem behind that. And each and every incident, we work in such detail so that whether we have to make a structural change, whether we have to train the people better, whether we have to redesign the system, whether we have to bring new components, whatever best possible has to be done on any safety-related incident. Honorable Speaker, sir, the entire team is working with full sincerity is what I can share with you in full humility. Question number 247. सुश्री इकरा चौधरी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर बोलो 247 क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री जी Statement is laid on the table of the House. ऑनरेबल मेंबर सर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे राज्य जहाँ से वित्तीय वर्ष में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, वहाँ के लिए सरकार इस योजना में प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या उपाय करेगी, और राज्य द्वारा प्रोजेक्ट भेजने में देरी को दूर करने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के स्थान पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को प्रस्ताव भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर नामित करने पर विचार करेगी या नहीं। और मैं इसी में क्लब करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में संबंधित महिला डिग्री कॉलेज के लंबित प्रस्ताव को स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी से शीघ्र मंगाने के लिए मंत्री महोदय और सरकार क्या उपाय करेंगे। धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, this program is to fill the infrastructure gap, the minority areas. It is demand-driven. If the proposal comes from the state government, the committee in central government will pass it. But the first step is that state level committee should pass it, and it should be sent to the central government, and it is from the state it should reach, and that all these funds are dispersed. That is upon the state governments.
प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री नीरज मौर्य, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री बेनी बेनन, गुरजीत ओजला, वीरेंद्र सिंह, डीएम कथिरानंद, मणिकम टैगोर, विजय बसंत, मनीष तिवारी, के सुरेश सहित कई मान्य सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे पास प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। खोलेंगे तब मैं बैठ जाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name as per today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Thank you, Speaker, sir. With your kind permission, on behalf of my colleague Shri Jitin Prasad, Minister of State, Ministry of Electronics and Information Technology, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 4 of today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 5 डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री BL वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 7 of today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री सतीश चंद्र दुबे। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 8 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री रवनीत सिंह। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री हर्ष मल्होत्रा की अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रमांक 10 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। श्रीमती नीबूबेन बामनिया। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the appropriation number 4 bill 2025. आइटम नंबर 13 श्री फंगन सिंह कुलस्ते। अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 25-26 के 6वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। श्री फंगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 28 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर तथा 3 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक पचमणी, भोपाल और पणजी के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के
8वें और 9वें की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण के प्रति सभा पटल रखता हूँ। आइटम नंबर 16D Purnandeeshwari. Thank you, Honorable Speaker. Sir, I rise to present the third report, Hindi and English versions of the Committee on Empowerment of Women 2025-26 on the subject safety and protection of women in the unorganized sector pertaining to the Ministry of Labour and Employment and the Ministry of Women and Child Development. Item number 7, Shri Sunil Tatkare. Sir, I rise to present sixth report, Hindi and English version on the Standing Committee of Petroleum and Natural Gas 2025-26 as listed against my name in today's list of business. Item number 18, Shri Sunil Tatkare. Sir, I rise to lay a copy of each of final action taken statement, Hindi and English version of the government on the recommendations contained in the Chapter 1 and Chapter 5 of the 3rd, 4th, 5th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee on the Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Item number 19, Shri M. Srinivasal Reddy. Thank you very much, Speaker. Sir, I rise to present the 8th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 on the subject Regional Rapid Transit System and role of NCRTC of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English versions, listed against my name in today's list of business, sir. Thank you, sir. Item number 20, Shri Anurag Singh Thakur. Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise to present the 16th and 17th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Item number 21, Shri Biplab Kumar Dev. Honorable Speaker, sir, I rise to present a copy each in English and Hindi of the report of the Select Committee on Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 21A, Biplab Kumar Dev. Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Select Committee on Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 22, Rao Inderjit Singh. Speaker, sir, I rise to make statements on status of implementation of recommendations of the Standing Committee on Finance contained in the 17th and 22nd reports on demands for grants of the Ministry of Planning for the years 24-25 and 25-26 respectively, listed at serial number 22 in today's revised list of business. Since the statements are lengthy, these may kindly be treated as read. Item number 23, Shri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Dr. L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, I rise to lay the statements. 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 11th report of the Standing Committee on Communication and Information Technology 2024-25 on the demands for grants 2025-26. Second, the status of implementation of the recommendations contained in the 56th report of the Standing Committee on Communication and Information Technology 2023-24 on the regulations of cable television in India. Thank you, sir. Item number 24, Shri Satish Chandra Dubey. आदरणीय सभापति महोदय, मेरे नाम के सम्मुख निम्नलिखित बारे में वक्तव्य सभा पटल पे रखता हूं। खान मंत्रालय से संबंधित अनुदान
की मांग 24-25 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति 2024-25 के दूसरे प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिश करवाने की स्थिति में। दूसरा, खान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगें 2025-26 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति 2024-25 के 5वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिश के करवाने की स्थिति में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 25 श्री रवनीत सिंह बिट्टू। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I raise to make a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 4th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha, on construction and maintenance of rail tunnels and bridges, including road overbridges, road underbridges, presented to the Lok Sabha on 11/8/2025. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request the same may be taken as read. माननीय सदस्य, जिन माननीय सदस्यों को आज 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की कार्यसूची में 2 महत्वपूर्ण विधेयक कार्यसूची में है, जिसकी जानकारी आपको सबको है। मैंने कल भी आपको एक मंशा व्यक्त की थी कि हमें देर तक बैठकर कई विधेयकों पर चर्चा करनी पड़ेगी और कई महत्वपूर्ण विषय जो आपने समय समय उठाए हैं उन पे भी चर्चा करने के लिए हम बैठकर वापस में चर्चा करेंगे। इसलिए आज आइटम नंबर 27 जो महत्वपूर्ण विधेयक है, आप क्या कहना चाहते हैं? This item number 27 and 28. 2 bills are already here for consideration and passing. Sir, I think you are aware of that Business Advisory Committee. Entire opposition demanded these 2 bills. Both the bills are very important. One is relating to the nuclear thing, which is going to be a far-reaching impact in the country. Number 2, the bill on Manrega is going to affect crores of common workers of this country, Manrega workers. So both of the things, entire opposition demand these 2 bills should send it to the Standing Committee or JPC. This was our demand, sir. Honorable Minister told time should be allotted. Some government side, they will tell time should be allotted 3 hours, time should be allotted. Entire opposition, we are not in a position to allot the time. We are demanding for sending to Standing Committee or JPC. The Minister told that point of time, no, we are not deciding the time now. Therefore, we will come back. We didn't get any information from the Minister, sir. Now, in the air, there are things that, just now, Ministry is also telling that all the 2 bills we passed today itself. Sir, you are not sending it to the Standing Committee. You are not sending it to the JPC, which is the most important bill. Then you are trying to limit the discussion also. Entire members of the parliament, want a detailed discussion. Okay. Sir, therefore, I think minimum 6 hours should be allotted for. Sir, minimum 6 hours should be allotted for nuclear energy, and minimum 8 hours should be allotted for those car energy. Sir, this is our demand, sir. माननीय सदस्यगण, मुझे सभी दल के माननीय सदस्य मिले थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आइटम नंबर 27 भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संसाधनीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 को आज नहीं लाए, आज लाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था और मैंने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए उसको कल नहीं लाकर आज लाए हैं। जब कल बिल जो नया बिल रोजगार वाला है उस पर भी डिटेल मैंने जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब डिटेल मैंने चर्चा उस पर भी
करा दी थी, सबको मौका, सभी दलों को मौका दिया था। मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को निपटाएं, देर रात तक बैठें, चर्चा करें, सबका मत आए, सबको 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे जो भी आप समय होंगे समय देंगे, लेकिन सबको मौका दूंगा। देर रात तक बैठें, देश की जनता को लगना चाहिए कि माननीय सांसद बहुत गंभीरता से कई मुद्दों पर देर रात तक बैठकर चर्चा करते हैं। एक अच्छा मैसेज है। आपके कहने हमने जैसे केसी वेणुगोपाल जी ने सही कहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने इसको कमेटी में भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया और बाकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मेंबर ने भी कहा। साथ साथ दूसरा मांग उन्होंने रखा कि और एक पब्लिक इम्पोर्टेंस विषय पे चर्चा होना चाहिए, स्पेशल डिस्कशन, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने उठाया था। हमने उस समय भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। समय हमारे पास सीमित है। 19 को ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगी। जो सीमित समय में हम जितना लंबा आप चर्चा करने के लिए हाउस कहेंगे, सेंस ऑफ द हाउस लेकर के माननीय स्पीकर साहब कहेंगे, हम देर रात तक बैठ करके बिजनेस पारित करने के लिए तैयार है। जितना पर्याप्त सदन मेंबर को बोलने के लिए मौका देगा उतना अच्छा स्पीकर साहब समय देता ही है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्योंकि हमने कल ये बिजनेस लीज किया था और माननीय सदस्यों का रिक्वेस्ट पर स्पीकर साहब ने एटॉमिक एनर्जी वाला शांति बिल को आज के लिए उसको पोस्टपोन किया। हम इंश्योरेंस आप लोगों ने साथ दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज इस दोनों विधायक को अगर हम देर रात तक भी चर्चा करना पड़ेगा, दोनों को पारित करने के लिए सरकार की तरफ से तैयार है। और दूसरा, आपने जो विशेष चर्चा मांग की है नेता प्रतिपक्ष आप सब ने, उसके लिए भी जैसे स्पीकर साहब निर्देश देंगे, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आइटम नंबर 27, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संसाधनीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025। माननीय मंत्री महोदय। आपको 4 घंटे दे देंगे, चलिए। स्पीकर सर, विद योर काइंड परमिशन, समय दे दूंगा। 1 मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, एक बैठिए। सदन में हमेशा जितना विधेयक पर समय आवंटन हुआ है, रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा समय हमेशा मैंने दिया है। आप समय की चिंता मत करो, समय जितना होगा पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। हर विधेयक पर समय की कोई कमी नहीं रहेगी। सबके मत, सबके विचार आना चाहिए, जब ही लोकतंत्र हमारा सशक्त और मजबूत होगा। स्पीकर सर, with your kind permission, I rise to move that the bill Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India be taken into consideration. अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे, कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है और ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक विधेयक, क्योंकि संसद के इतिहास में कभी कभार बहुत बरस गुजर जाने के बाद कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जबकि तत्कालीन माननीय सदस्यों को, सिटिंग मेंबर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि वो राष्ट्र की जीवन यात्रा को एक नया रुख दे सकें, एक नई दिशा दे सकें। और इसलिए यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास, तारीख लिखेंगी तो ये विधेयक एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह उल्लेखित किया जाएगा। एक ऐसा विधेयक, अध्यक्ष महोदय, जो
कभी किसी ने उम्मीद ना की, कभी कल्पना ना की, कभी तवक्को ना थी। और ये इसलिए संभव हुआ that we have a Prime Minister Narendra Modi ji, who has the capacity to take out-of-box decisions and to break the taboos of the past. इस विधेयक का टाइटल है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात जैसे आपने कहा शांति। और इस टाइटल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज से 60-70 बरस पहले जब हिंदुस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो दुनिया भर में एक बड़ा तनाव का माहौल था। हिरोशिमा नागासाकी को हुए कुछ ही बरस गुजरे थे और बहुत सारे देश हिंदुस्तान को शक की निगाह से देखने लगे थे। और उस समय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी भाभा, had declared to the world that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes. Speaker sir, today the moment of vindication has come, and the vindication was destined to happen through Prime Minister Modi. अब इस बिल को लाने का भाव क्या है, कारण क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। एंड इफ वी हैव टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इफेक्टिवली, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स, फॉलो ग्लोबल पैरामीटर्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल स्ट्रेटजीज। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की थी नेट ज़ीरो बाई 2070। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोलियम फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। उस सब को मिला करके जहां आज हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी मात्र 8.8 गीगावाट है, हालांकि जब ये सरकार आई तो तब इतना भी नहीं था, उस समय केवल 4.4 गीगावाट थी, दुगने से अधिक हम बढ़ गए। लेकिन उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाना ताकि 2047 में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का 10% हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी से आए, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज इन सम वेज सुपीरियर टू अदर सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, because renewable energy may not always provide 24/7 reliability of supply, which is only through the nuclear energy. और इसको लेकर के अगर आप कहें तो संक्षेप में मैं बताऊं कि क्या हम, ठीक है, अध्यक्ष जी का कहना है कि इसके बाद पूरा जवाब दिया जाएगा, अन्यथा अगर आपका आदेश होगा तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर उल्लेखित करने होंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अभी आपको ही जिम्मेदारी है। माननीय मनीष तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। Mr. Speaker, sir, I rise to oppose the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, alias the Shanti Bill 2025. This bill seeks to repeal two seminal legislations, Mr. Speaker, sir. The Atomic Energy Act of 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damages Act 2010, and replace it with a new architecture. Since the Honorable Minister, in his introduction, chose to speak about the history of India's nuclear program, allow me to spend 5 minutes recapping as to how did we get to this point. It was India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who pioneered India's nuclear quest. On the 3rd of August 1948, he set up the Atomic Energy Commission, which was anchored by the legendary scientist
the late Dr. Homi Bhabha. On the 3rd of January 1954, it was the Nehru government which set up the Atomic Energy Establishment in Trombay. And on the 12th of January 1967, after the very tragic demise of late Dr. Homi Bhabha in a plane crash, AI 101 went into Mont Blanc, the mountain, on the 24th of January 1966. The Atomic Energy Establishment in Trombay was dedicated in his name and renamed as the Bhabha Atomic Research Center. India's nuclear program till about the late 60s or even the early 70s was a peaceful quest. But it was on the 18th of May 1974 that Prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi, carried out the first peaceful nuclear explosion. The test was called the Smiling Buddha, and the Buddha did indeed smile. And it would be important here to recap that Bangladesh 1971, the peaceful nuclear explosion of 1974, and then the incorporation of Sikkim into India in 4 years, Mrs. Gandhi had changed the geopolitical map of South Asia and put India on the nuclear stage globally. However, when a nation takes bold steps, it comes with a consequence. And India's peaceful nuclear explosion came with the consequence that the P5 nations, those who had established the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1967, came together and formed the Nuclear Suppliers Group, but also called the London Club. And interestingly, these were about 14 countries which went across the Cold War divide, the East Bloc and the West Bloc. And the only objective of the Nuclear Suppliers Group or the London Club was to deny India access to nuclear technology. On the 11th and the 13th of May 1998, Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee, late Mr. Atal Bihari Vajpayee, carried out India's second series of nuclear tests, but the sanctions against India only tightened after that, despite the Jaswant Singh Strobe-Talbot dialogue, which went across a couple of continents at that point in time. Finally, it fell to a UPA government under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh to break that nuclear apartheid. And it was in the July of 2005 that the Indo-US nuclear deal was initiated. On the 18th of August 2008, the India-IAE Safeguards Agreement was signed. On the 6th of September 2008, India got a waiver from the Nuclear Suppliers Group, and we've not got that waiver after that till now. It has been over 17 years, and we've not got membership of the Nuclear Suppliers Group. And finally, on the 10th of October 2008, the Indo-US Civil Nuclear Deal, also called the 123 Agreement, was signed. And ironically, while Prime Minister Dr. Manmohan Singh's government was trying to break nuclear apartheid, जो परमाणु रंग भेद नीति थी, उसको जब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे परम मित्र जो उस तरफ बैठे हैं, उन्होंने क्या किया? वो 23 जुलाई 2008 को उस सरकार के खिलाफ जो भारत की परमाणु रंग भेद से जो पीड़ित था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। It is important that you reflect on your own conduct. When the UPA government was trying to break India's nuclear isolation and nuclear apartheid, you brought
a vote of no confidence against that government. It's another matter that no confidence motion was defeated 275 to 256 with 11 abstentions. Now let me, अरे इतिहास तुमको समझाना बहुत जरूरी है. History is very important because you people try to derail India's nuclear program. You tried to derail India's nuclear program. You were an impediment in breaking India's nuclear apartheid. That's a history that you should not forget. That's a history you should not forget. You covered yourself with ignominy. आपने भारत का जो परमाणु ट्रैजेक्टरी थी उसको डिरेल करने की कोशिश की राजनीतिक कारणों से. अध्यक्ष जी, प्लीज एड्रेस द चेयर. इनको बिठाइए. लेट द हाउस बी इन ऑर्डर. लेट द हाउस बी इन ऑर्डर. लेट द हाउस बी इन ऑर्डर. सर, सच्चाई कड़वी होती है अध्यक्ष जी. I will be giving opportunity to you to अध्यक्ष speak. जी, Let him complete. सच्चाई कड़वी होती है. Now let me, Please address the chair. आप बैठिएगा, please. now Mr. Chairperson sir. अरे तो शुरुआत है अभी. अनुराग जी जरा बैठ जाइए. Now let me, Mr. Chairperson sir, come to the merits of this bill. Now government has brought the present bill to open up the civilian nuclear sector to private participation. Clause 3-1-C of the bill. There's speculation that government wants to bring in 49% to 100% foreign direct investment into the sector. What strikes me as very strange, Mr. Chairperson, sir, that a conglomerate which has built an empire on leased public assets announces its intent to enter the nuclear energy sector in late November 2025, and in December 2025 we have this bill. Is it a coincidence that the Adani group of companies announces its intent to participate in the civilian nuclear sector, and within a month we have this bill in the House? Is it a coincidence? I'm merely raising a question. I'm not imputing any motives. I am not insinuating anything. I am merely... 1 second, please. Honorable Minister, sir. Mr. Chair, I'm not yielding. I'm not yielding. The minister can reply when he has to. No, I am not yielding. No, I am not yielding. No, I am not yielding. The Honourable Speaker asked me to be brief and not to touch upon the salient features of the bill. Otherwise, I was going ahead with that. Now, nowhere in the bill has there been any intention, obviously or inadvertently, reflecting that this is meant to benefit a certain house. Now, this is an allegation which puts the entire house into entire house into disrepute. We are practicing the highest norms of democracy, and nowhere in the bill. So this is totally an unfounded and a politically motivated charge which has no reflection on the body of the bill. Mr. Chairperson, sir. Honorable Minister has replied. Mr. Chairperson, sir, I wasn't making any insinuation. I wasn't imputing any motives. I was just saying that is it just coincidental that this has happened? Honorable MP, sir, you already mentioned it could be a so coincidence. let me go further, Mr. Chairperson, sir. And let me come to, since this bill seeks to repeal the Civil Liability for Nuclear Damages Act 2010, let me also recap what happened in this House on the 25th of August 2010, since I had led the debate on that particular bill on that particular day in this very House. So on the 25th of August 2010, the then MOS Prime Minister's office, Mr. Jiten Singh's predecessor, Mr. Prithviraj Chavan, came before this House and he said, and I quote, and I'm quoting from the proceedings of the Lok Sabha, "Sir, I have come before this House
and say with all humility that there is an unprecedented political consensus across the political stream, including the civil society or whatever people we could bring on board. There was a slight contention about a few items. We explained the logic of why we brought in some of the amendments, particularly the amendment to clause 17. Now, what is this clause 17? Specifically clause 17B, let me read it out for the perusal of this House. So the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 said, and I'll read 17B, the operator of the nuclear installation, after paying compensation for nuclear damage in accordance with Section 6, shall have a right of recourse where B says the nuclear incident has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material with patent or latent defects or substandard services. Now, this was a clause on which there was a consensus across the House, across all political parties, that this needs to be included. Now, let me contextualize it. Why was this important? Because the Department of Atomic Energy, which leads India's nuclear program, felt that if we are going to be going into a collaboration where foreign suppliers are going to come in, there needs to be a clause in the bills or a section in the Act whereby if there is a nuclear incident because of the design in the product which has been supplied, that nuclear supplier should be made liable. And this was supported by the then by the former External Affairs and Finance Minister of the BJP, who unfortunately had been expelled from the party in August 2009, came back on the 24th of June 2010, and this debate was happening in the August of 2008. And let me quote late Jaswant Singh Ji. So late Jaswant Singh Ji, while speaking on the bill, he says, it is really clause 17B of the bill dealing with the operator's right to recourse or the right to recourse, which then became a bone in our throat. बोले वो हमारी गली में हड्डी फंस गई. You have worked overtime to remove that bone. So late Mr. Jaswant Singh, the left parties, every other section of this House was unanimous that suppliers' liability should form a part of the civil nuclear liability regime. And what do I find? What I find is that when you read clause 11 of the present bill, and the minister is here, if I'm making a mistake, I'm open to be corrected. But I did not find a single clause or a single word which says anything about supplier liability. The supplier liability has been completely removed. Now, God forbid, if a nuclear accident or a nuclear incident was to take place, and since we are going to be dependent upon foreign suppliers, especially when we are opening up the nuclear energy sector to private participation, we are going to allow foreign direct investment, 49%, 51%, 76%, 100%. I do not know how much to come in. Then, under those circumstances, shouldn't the supplier be liable? If there is a defect in the product, in fact, it is going to indemnify your own domestic players about whom you made such a big noise a while ago. God forbid, if some incident was to take place. And so therefore it is very important
I know a large number of countries around the world have had reservations with regard to suppliers' liability, now going back 15 years. And I do not want to get into the business of naming countries or companies, but it is important to understand, and the minister must explain, how removing the supplier liability clause is actually going to help. In my humble estimation, it is going to harm India. Now let me move on to the next aspect, clause 70. Now the Atomic Energy Regulatory Board. There has been a lot of concern now going back many, many years, Mr. Chairperson, sir, that is the Atomic Energy Regulatory Board really autonomous? Or is it an extension of the Department of Atomic Energy? If we are opening up India's nuclear energy sector to private participation, what you require is an autonomous, independent regulator who can be a neutral umpire. Since there is no clarity in the bill about how independent or autonomous the regulator is, I would definitely want the minister to clarify with regard to this. Next, I come to clause 13, the liability clause. Now, Mr. Speaker, sir, there have been a couple of big nuclear accidents. The 3 Mile Island accident on 28th March 1979, Chernobyl 26th April 1986, Fukushima 11th March 2011, and there is continuing concern over the Zaporizhzhia nuclear reactor in Ukraine, which is now under Russian control. So therefore, when you talk about nuclear energy or you talk about a nuclear incident, the consequences can be absolutely alarming. Now, clause 13 limits the liability to 300 million SDR, special drawing rights, which is approximately about 410 million US dollars. Even in the case of the Bhopal gas tragedy, the compensation awarded was $470 million. And this I'm talking about 15 years back. Why is the government imposing these liability caps? In fact, the liability should be at least 10,000 crores, irrespective of whether a reactor is 3,600 megawatt or a reactor is 100 megawatt, because God forbid if a nuclear incident takes place, the damage either ways can be catastrophic. So I have not understood this concept of a graded liability, and I would be very happy to be enlightened by the minister on this. Now I come to clause 15.3 of the bill. Anurag ji, Shanti rakho. Shanti rakho. Shanti rakho. Shanti rakho. Shanti rakho. Now I come to clause 15.3 of the bill, Mr. Chairperson, sir. Now it exempts government-owned nuclear installations from insurance cover. It says government-owned nuclear installations do not require insurance cover. I ask why. And if the answer of the government is going to be that government-owned nuclear installations have a sovereign cover, then that should be made a proviso in the bill. Yes. Then there should be a proviso in the bill that should say that the central government will assume liability in case of a nuclear incident installing any of the government's nuclear installations. That should be explicitly stated in the bill. Then let me come to clause 19A, clause 25, subclause 4, subclause B, disposal of radioactive waste. Now, Mr. Chairperson, sir, spent fuel, uranium and plutonium remains toxic for thousands and thousands of years. Most countries store this in the facility itself. Now, this bill, except mentioning this fact, does not provide a robust framework as to how radioactive waste needs to be dealt with. It cannot be
a function of delegated legislation, left to rules and regulations. This is a very serious issue. There has to be a schedule to the bill which explains as to how radioactive waste should be dealt with. My penultimate 2 points, and I'm going to conclude, Mr. Chairperson, sir. Now, what this bill is doing, it is prioritizing uranium-based reactor technologies, which undermines the entire third stage of India's nuclear program, which is thorium-based, and also the molten salt technology, MSR reactors, which should have been the logical path or the logical corollary of India's nuclear trajectory. Now, when I looked at this bill, and I looked at it in great detail, the sense that I got that if this bill goes ahead in this present form, it will undermine India's energy independence, and it will also undermine India's commitment to its clean energy goals. So under those circumstances, with the greatest amount of humility and an absolute sense of profound responsibility, I would humbly like to demand, request, beseech the government that this bill is very important. Please send it to a joint parliamentary committee. And by the way, Mr. Chairperson, sir, since there was a paucity of time, I've only made the highway points, what we in law call the highway points. There is a lot of devil in the detail, which I have not even come to. And so therefore, this bill needs to be examined word by word, line by line, and only after that should this bill come back to this House. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, Mr. Chairman, sir. माननीय श्री शशांक मणि जी। प्रणाम देवरिया। अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक मेरे हिसाब से देश को नई गति देगा और विकसित भारत के रथ को आगे बढ़ाएगा। यह बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्यक्ष नेतृत्व के कारण इस सदन में उपस्थित है और इस बिल के कारण मेरे हिसाब से देश के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति 2025 बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल, एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे आया है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो हमारी बिखरी हुई पिछले विधेयक थे, जिसमें 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल समाहित हो गया है, एक एकाग्र रूप से समाहित हुआ है। और इसमें मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके प्रयास की भी ऊर्जा है। इसमें न केवल सरकार, समाज और प्राइवेट सेक्टर का पूरा निवेश होगा, और उसी के साथ साथ सबसे ज्वलंत समस्या हम सबको दिख रही है कि कैसे हम लोग अपने आधारभूत ढांचे को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को आगे ले जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग अपने पर्यावरण का भी ध्यान दें। लेकिन इस बिल में अध्यक्ष महोदय अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख है, जैसे कि इस बिल में परमाणु टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से, कृषि उद्योग में, हमारे फूड सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य केंद्रों में, उद्योग में, अन्य चीज़ों में भी बहुत बड़ा निवेश होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल की उपयोगिता न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज़्यादा बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में बहुत सालों से परमाणु उपयोग में आगे बढ़ता रहा है। कुछ लोगों को उल्लेख किया गया, लेकिन उसमें होमी भाभा जी और विक्रम साराभाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पे इन महापुरुषों का नमन करता हूं, क्योंकि उनके होते होते आज की तारीख में हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने आप को संभल रखा है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं विपक्ष को, जिन्होंने बात करी परमाणु बम की, तो जब तक अटल जी ने यह निर्णय नहीं लिया कि हम लोग अपने परमाणु में सिक्योरिटी में 1978 में पूरी तरह से 1998 में पूरी तरह से अपने आप को सक्षम करेंगे, तब तक 24 साल तक पूर्ववर्ती सरकारें शिथिल बैठी रहीं, स्टेल्थ मोड में चलाती रहीं। ये गलत है।
हम लोगों ने पहली बार इसका नेतृत्व किया और उसके होते होते आज की तारीख में हम लोग सशक्त राष्ट्र हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सुरक्षा से आज की तारीख में काम नहीं चलेगा। आज की तारीख में परमाणु उपयोग का मेरे हिसाब से प्रयोग कई अन्य दिशाओं में भी होना चाहिए और इसके लिए सबके प्रयास की जो आभा इस बिल में है उसकी मैं सराहना करता हूं, उसका मैं एक तरह से साधुवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग ने इस बिल को लाए हैं और उसमें थर्मल पावर की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को अपने एनर्जी सिक्योरिटी के होते होते आगे चलना पड़ेगा तो इसमें प्रदूषण बहुत होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ थर्मल पावर के साथ साथ टिकाऊ व्यवस्था, जैसे कि आज की तारीख में डेटा सेंटर में 24/7 बिजली की आवश्यकता है और उसमें हम लोग को टिकाऊ बिजली की आवश्यकता है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत बड़ा प्रयोग होगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि हम पहले ऐसे देश नहीं हैं, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने टिकाऊ व्यवस्था में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस को देखिए, फ्रांस में लगभग 65% बिजली आज की तारीख में न्यूक्लियर की व्यवस्था से हो रही है और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी प्राइवेट सेक्टर उसकी 80% की बिजली ले रहा है। मतलब विश्व की बिजली का सबसे बड़ा खपत यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, वहां पर लगभग 30% बिजली न्यूक्लियर की है, वहां पर 80% प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। तो जो सेफ्टी की बात विपक्ष करता है उसमें सिद्ध हो गया कई सालों से कि प्राइवेट सेक्टर भी सेफ्टी के मामले में हो सकता है यदि उसको ठीक ठाक रूप से सुचारू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के होने के लिए मैं 5 बिंदु रखना चाहता हूं। क्या कारण है इस बिल को ले जाने के लिए? सर्वप्रथम, विकसित भारत के लिए, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, हम लोग को 100 गीगावाट की आवश्यकता है जो कि परमाणु से हुआ है और उसमें अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो 9 गीगावाट की व्याख्या की गई, उसमें आज की तारीख में सिर्फ 2% बिजली न्यूक्लियर की है और उस समय 10% हो जाएगी। अगर इस 100 गीगावाट को आगे ले जाना है तो उसमें आज की तारीख में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन 50 की जिम्मेदारी ले सकता है। लेकिन अन्य 50 के लिए हमें और साधन चाहिए, हमें और टेक्नोलॉजी चाहिए और लोग चाहिए ताकि इसमें विकसित भारत में कोई कमी न रहे। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को लाएं, हम लोग अन्य निवेशों को लाएं, बहुत महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ दूसरी आवश्यकता ये भी है कि हम लोग आने वाले समय में NPCL जो एकाग्र रूप से आज की तारीख में हमारे देश में इसका नेतृत्व कर रहा है, उसमें एक मोनोपोली पावर है। जब किसी भी चीज़ की मोनोपोली होती है तो उसमें मेरे हिसाब से नवाचार नहीं होता है। नवाचार के अभाव में अपना ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसके लिए अध्यक्ष महोदय बहुत आवश्यक है कि हम लोग अन्य लोगों को लाएं और इसके होते होते इस बिल में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कैसे हम लोग प्रौद्योगिकी, पूंजी और प्रतिभा के आधार पर अन्य चीज लाएं और उसके लिए 20,000 करोड़ का निवेश आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में SMR रिएक्टर के लिए दिया था, क्योंकि SMR के माध्यम से आज की तारीख में न्यूक्लियर पावर भी विकेंद्री हो रहा है। SMR मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से इस प्रकार की आभा चल रही है। तीसरा कारण यह है कि विधेयक में परमाणु प्रौद्योगिकी को भूमिका का भी विस्तार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें ईंधन चक्र की गतिविधियां, उपकरण निर्माण, बिजली उत्पादन और संयंत्र संचालन भी शामिल है, यह भी कड़े सुरक्षा मानकों की निगरानी में। इसके अतिरिक्त इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 49% का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग को धन की आवश्यकता होगी तो कोई कमी नहीं होगी उस विकसित भारत के रथ को आगे ले जाने के लिए। मैं बताना चाहता हूं सदन को कि जब मैं सिंदूर के लिए वॉशिंगटन DC गया था तो कई वहां के पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछे, उत्सुकता थी। मेरा पूरा विश्वास है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगा। चौथा कारण यह है कि विधेयक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसकी चर्चा भी की गई, उसके माध्यम से नियामक ढांचे को सुदृढ़ करता है जो उद्योग के लिए सुरक्षा सहित सभी आवश्यक नियम सुनिश्चित करेगा। यह ध्यान देने के योग्य है कि परमाणु ऊर्जा 1962 से लागू हुआ है और तब से अब तक प्रौद्योगिकी और प्रक्रियात्मक में व्यापक परिवर्तन हो चुका है। यह नया नियामक ढांचा सुनिश्चित करेगा कि उद्योग कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करके अनुसंधान एवं विकास R&D सरकार के साथ ही रहेगा। ये भी इस विधेयक में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परिवहन, निगरानी और ईंधन वापसी के जुड़े हुए नियमों का प्रारंभिक हस्ताक्षर कर रहा है और यह नियम इसके अनुरूप चलेगा। अंत में यह विधेयक परमाणु उद्योग के लिए आधुनिक और एकीकृत कानून ढांचा प्रस्तुत करेगा। अभी इसका उल्लेख कर रहे थे, जिसमें एक समर्पित
परमाणु न्यायाधिकारी परमाणु दायित्व व्यवस्था में सुधार और निवेश का आकर्षण होगा। मैं समझता हूं जिस जोखिम की बात की वो सरासर गलत है। इसमें बहुत जिम्मेदारी से इसका संचालन के लिए आकार दिया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो SDR का उल्लेख किया गया था वो बड़े जिम्मेदारी से किया गया है और मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से किया गया है। और मुझे बताया गया है कि 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए मुझे पहली बार इस सदन में अंग्रेजी में बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं अंग्रेजी में। स्पीकर सर, एट द आउटसेट the bill clarifies the scope of nuclear energy for modern India. The definition clauses explicitly extend nuclear applications to healthcare, agriculture, food preservation, water management, industry, research, and emerging sectors such as artificial intelligence, quantum technologies, and semiconductor fabrication. Speaker, sir, this is a very important point. It legally recognizes nuclear energy not merely as a power source, but as an enabling infrastructure for a technology-driven economy. This is extremely important, sir, because in this case, the definition of nuclear energy and nuclear power has been transformed by this bill. This is fundamental. For instance, by defining radiation facilities separately from nuclear power plants, the bill brings medical imaging centers, cancer radiographic therapy units, and industrial irradiation facilities within a uniform safety framework, reducing regulatory ambiguity and improving compliance. Adhyaksh Mahoday, one of the most consequential features of the bill is the introduction of a structured licensing and safety authorization regime under Chapter 2. Clause 3 allows not only government entities, but also government companies, private companies, and joint ventures to apply for licenses to set up, operate nuclear facilities subject to strict conditions. This marks a clear policy shift towards controlled private sector participation. And I emphasize the word control, the Honourable Speaker, sir. At the same time, the bill draws a firm red line by reserving sensitive activities such as fuel reprocessing, enrichment beyond notified thresholds, and high-level waste management exclusively for the central government. This balance helps attract investment and technological collaboration without diluting sovereign control over strategically sensitive parts of the nuclear fuel cycle. Safety is non-negotiable. Clause 4 mandates safety authorization for all users of radioactive substances and radiation-generating equipment, including their manufacture, transport, storage, and disposal. This support will allow the regulator to track radioactive sources through a national register and intervene during radiological emergencies. The bill empowers the government to take over unsafe radioactive material and recover disposable costs from the operator, creating a strong deterrent against negligence. The provision of mining resources under Clause 5 reinforces India's long-standing policy of state control over uranium and thorium. Any discovery of such materials must be reported to the government, and all extracted material vests in the central government. This ensures resource security for India's three-stage nuclear program and its long-term goal of thorium utilization, while also allowing compensation where private interests are affected. From a national perspective, this prevents speculative exploitation of strategic minerals and aligns extraction with national energy planning. Chapter 3 addresses a long-standing concern around nuclear liability and public confidence. The bill clearly fixes primary responsibility for nuclear damage on the operator, while also defining circumstances where liability is excluded, such as exceptional natural disaster or armed conflict. My honourable friend made a lot of song and dance about this, but this has been very well researched and has been put extremely very carefully by a number of experts who have been behind this bill. Clause 13 caps liability in line with international norms by linking in the special drawing rights, which is also mentioned. Clause 14 makes the central government responsible for compensation beyond the operator's cap or in government-owned installations. This clarity is important for two reasons. First, we want to reassure our citizens that they have this recourse. And second, it provides certainty to investors and insurers, which is critical for expanding nuclear capacity. The provision requiring operators to maintain insurance or financial security before operation further strengthens accountability. Institutionally, this is a major point. Institutionally, the bill gives statutory backing to Atomic Energy Regulatory Board. My honourable member mentioned that this has to be independent. It is fully independent under Chapter 4 by detailing appointment procedures, tenure,
conflict of interest restrictions and powers. It strengthens the regulator's autonomy and credibility. I would invite the opposition to join hands in making sure that this is fully independent instead of criticizing it. Clause 24 grants the board wide-ranging powers to set safety standards, regulate radiation exposure limits, conduct inspections, and engage transparently with the public. This is significant because regulatory credibility is a key determinant of public trust. आज की तारीख में जो पब्लिक का विश्वास है उसको जीतने के लिए इस बोर्ड की बहुत बड़ी आवश्यकता है. At the same time, Clause 25 allows the central government to carve out strategic and defence-related activities from civilian regulation, preserving much-needed national security imperatives. The enforcement framework under Chapter 5 and 9 is notably robust. Inspectors are empowered to enter facilities, conduct investigation, seize material, and suspend operations where safety is compromised. Penalties and criminal liabilities are clearly laid out for violations, including for companies and government departments. This reduces regulatory capture and signals that nuclear safety is not merely advisory, but legally enforceable. Finally, the bill establishes specialized mechanisms for dispute resolution and compensation through Atomic Energy Redressal Advisory Council, an appellate tribunal, and a Nuclear Damage Claims Commission by excluding ordinary civil courts from jurisdiction in these matters. This is a major issue because people felt that they would be involved in long litigation. It aims to ensure technical expertise, fast education, and consistency in decisions. For affected communities, this offers a cleaner, more accessible path to compensation. In summary, Honourable Speaker, Sir, this bill benefits the country by positioning or repositioning nuclear energy as a cornerstone of India's energy transition, industrial competitiveness, and technological self-reliance, while simultaneously strengthening safety, liability, and regulatory oversight. Its clause-by-clause design reflects an attempt to reconcile expansion with caution, investment with sovereignty, and innovation with public safety. As a legislative framework, it is factual, comprehensive, and aligned with both India's international commitments and its domestic development priorities. अध्यक्ष महोदय, मैं इस कमेटी को और उन लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल को निर्धारित किया है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में मैं समझता हूं विशेषज्ञों का अनुपात है. इसमें मैं समझता हूं बहुत ऐसे लोगों से राय ली गई है जो इसमें विशेषज्ञ हैं, और इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं. और उसी के साथ साथ मैं पूरे सदन को बोलना चाहता हूं कि इस विधेयक से मैं समझता हूं जन कल्याण की भावना से हर व्यक्ति को आसानी मिलेगी. इस विधेयक से मैं समझता हूं उस महिला को आसानी मिलेगी जो आज की तारीख में रेडियोलॉजिकल मायने में लखनऊ में पढ़ी है, उस छात्र को आसानी मिलेगी जो मेरे गांव में लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा है, जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए, उस उद्योगपति को साधन मिलेगी जो आज की तारीख में डेटा सेंटर खड़ा करना चाहता है और उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है. मैं समझता हूं कई ऐसे लोगों को सावधानी मिलेगी जो आज की तारीख में उद्यम और भागीदारी से अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं. ये बिल मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देगा. इसका मैं आशा करता हूं कि यहाँ के सभी सदस्य इसको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. अंत में अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋग्वेदों में यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार से किस यज्ञ को निर्धारित किया जाए, और मेरे हिसाब से हमारे विकसित भारत की यात्रा भी उसी प्रकार का एक कर्म यज्ञ है. और कर्म यज्ञ में वो शांति पथ का उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है जो यजुर्वेद में है. और उसमें जो शांति पथ में कहा गया है उसको आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं. ओम दैव शांति, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष शांति, औषधि शांति, वनस्पते शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, ओम शांति शांति शांति. मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जिस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाने की अलख है, जिस प्रकार से विकसित भारत को आगे ले जाने की अलख है, उसमें शांति शब्द का प्रयोग ही एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है. मैं इस विधेयक को पूरी तरह समर्थन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद जी. माननीय श्री आदित्य यादव जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आज इस महत्वपूर्ण शांति बिल 2025 पे अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से पुरजोर विरोध करने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आज ये शांति बिल 2025 आप सभी के सामने न्यूक्लियर सेक्टर में 1962 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि आज लोगों के, जनता के साथ जिस तरीके के उनकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़
तथा जिस तरीके से विदेशी कंपनियों को एक रेड कारपेट देने का काम ये सरकार कर रही है, और इन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार खुद अपने किए हुए बातों को और अपनी की गई बातें जो इस सदन में की गई थी उनसे यू टर्न लेने का काम कर रही है, विधेयक आज उन सभी बातों को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पे जो इस बिल की सच्चाई, इस विधेयक की सच्चाई है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। जहां 49% एफडीआई अलाउ किया जा रहा है, वहीं पे सीधे तौर पे अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे वॉशिंगटन हाउस, फ्रेंच कंपनी अरेवा, इन सभी कंपनियों को देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग 49% से 100% तक का एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मेक इन इंडिया की बात की जाती थी, उस बात का क्या हुआ? आज इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को लेनी है तो हम लोग कुशल उन लोगों से सुझाव ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स को इस विधेयक में पूरी तरीके से कैप देने की बात की जा रही है, इसका भी मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सप्लायर और लायबिलिटी कैप, ऑपरेशन इंश्योरेंस कवरेज, जहां 1500 करोड़ का पर इंसिडेंट दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप फुकुशिमा दाकाशिनी का त्रासदी देखें तो जापान में जो त्रासदी हुई थी उस समय पे लगभग $1 ट्रिलियन यानी कि 82 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को देना पड़ा था इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए। वहीं पे सरकार इस समय पे 1500 करोड़ रुपए या उतने तक की अगर लायबिलिटी को कैप करने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं सप्लायर्स को बचाने की बात सीधे तौर पर की जाती है। अध्यक्ष महोदय, वहीं पे आपने देखा होगा, आपको याद होगा चेरनोबिल का जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसको क्लीन अप करने के लिए जहां $700 बिलियन का लॉस सरकार को झेलना पड़ा था, उस सबसे बड़ा मैं मानता हूं आज जिस चीज को हम आप सब झेल रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान। न्यूक्लियर डिजास्टर के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो दशकों तक हमने देखी है, जिसका नुकसान हम लोगों ने देखा है, ह्यूमंस को, लोगों को झेलना पड़ता है, वो है डिजास्टर के बाद एनवायरनमेंट का नुकसान, जानवरों का जो होता है उनको नुकसान, और किस तरीके से आने वाले समय पे आपने देखा है कि समुद्रों के अंदर भी जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको छोड़ के जो समुद्र के जनजीवन होता है उसको भी सीधे तौर पे नुकसान पहुंचाया जाता है। वहीं जब मैं बात करता हूं कि सरकार का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी करना, अभी तक जहां ये 8 गीगावाट तक पहुंचे हैं, वहीं सीधे तौर पे दिखता है कि इसको इन्हें 12 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम 12 गुना बनाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज होने का भी एक सवाल उठता है। इसको लेकर के हम लोगों ने क्या किया है, इसके ऊपर भी मंत्री जी बताने का कष्ट करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड। अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष में थे तब ये कहते थे कि ये लोग अब क्या ट्रंप को सीधे तौर पे फायदा देने के लिए ऐसा बिल लेके आ रहे हैं। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में अध्यक्ष महोदय हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ हम लोगों के ऊपर लगाया गया, उसके बाद जिस तरीके का दबाव भारत सरकार के ऊपर बनाया गया, क्या कहीं अंदरूनी तौर पे भारत सरकार ये तो नहीं सोच रही कि ये रेड कारपेट देकर कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों और फ्रेंच कंपनियों को फायदा देकर जिस तरीके का टैरिफ का दबाव ट्रंप बना रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास ये सरकार भी अंदरूनी तौर पे कर रही है, ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डिमांड एक्ट लेकर आए थे, तो इसमें बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो उस समय में राज्यसभा के ऑपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने 30 अगस्त 2010 में पार्लियामेंट में यह कहा था कि ऑपरेटर का राइट ऑफ रिसोर्स किसी रिटन एग्रीमेंट पर डिपेंड नहीं हो सकता है। अगर इक्विपमेंट में पेटेंट या लेटेंट डिफेक्ट हो तो सप्लायर की लायबिलिटी होनी चाहिए। इसमें आपको क्लॉज 17B की यूटिलिटी को सप्लायर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो क्या जो उस समय पे 2010 में जेटली जी ने बात की थी, आप उसको भूल गए? अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, बहुत सारे विषय हैं। मैंने आपको कहा कि हम लोग बहुत कम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे मेरे
सांसद हैं जो इस मुद्दे के ऊपर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग नहीं छू पा रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी की बात है, फॉरेन कंपनीज की इंटरेस्ट की बात है। वहीं पे आप देखा, जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके की हिपोक्रेसी हो रही है कि आज जहां पे महोदय इस बिल की एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 दोनों को अपोज करता है, वहीं पे 63 इयर्स बाद, 63 साल बाद पुराना कानून जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया था, आज उसको खत्म क्यों किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इसमें पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ही लेकर आने का प्रयास कर रही है। आज सरकार की स्थिति अध्यक्ष महोदय ये है, पूरे तौर पे अपने लब्बो-लुबाब इस बिल को लाने का सरकार का ये है कि जिस फाइनेंशियल परिस्थितियों में आज ये सरकार फंसी हुई है, जहां डॉलर 90 से ज्यादा निकलता चला जा रहा है, इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ऐसे में जब इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब कोई भी कंपनी नहीं आना चाहती है, वहां ये डॉलर के लिए और बाहर की कंपनियों को अपने देश में लाके या इन्वेस्टमेंट और अपना जो डेट है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी समाजवादी लोग इस बिल का विरोध करते हैं और आने वाले समय में पुरजोर तरीके से विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। प्रोफेसर सौगत राय जी। यस सर। बहुत अच्छा बोला सर। I shall be very brief. I've got only 5 minutes, and in that 5 minutes I oppose the Shanti bill. Sir, I oppose this because this bill opens up the nuclear power sector to private industry, both domestic and foreign. And also, their plan is to have Taj. 4 companies are vying for this: Tata, Adani, Ambani, and Jindal. They want to have a share in the nuclear pie. That's why it has been mentioned by Manish before. I oppose this bill. So the bill comes after the country had 75 years. Yes, sir. One second, sir. Houses which are being named by the honourable member, direct or indirect mention in the entire text of the bill. So please, this should be removed from the record. Earlier also the member mentioned, so attaching motives without grounds will send a wrong message and bring the house into disrepute. Sir, I have not named anybody. I have named some titles: Taj, Tata, Honourable member Ambani, has just now Adani, named and 3 houses and everybody has heard it. Sir, that is not all my point. Professor Saugat Rai ji, one second. One second, Professor Saugat Rai ji. All I want to say, why I am... I heard Honourable Minister raising this point 2 times during this discussion. Kindly refrain from taking any names directly, because you don't have any basis to raise any names. So we will look into the record later, but please do not take any names. Rule doesn't permit, sir. The rule doesn't permit, you know that. Yes, please go ahead, sir. Sir, the government is planning to have 100 gigawatts by 2047 through the nuclear route. It plans to have 22,000 megawatt by 2032. It says that it will reduce dependence on fossil fuels. But we must also remember that nuclear energy is a risky proposition. You know about the Chernobyl incident in Belarus, 3 Mile Island in the United States, and Fukushima in Japan. You are saying that if accident takes place, maximum liability will be 300 million. I say that this should be increased to 500 million. Why? It should be such a small cap. Liability should be full. Sir, we have shortage both of nuclear raw materials. As you know, all these reactors are fission reactors, splitting the atom. We haven't developed the technology to have fusion reactors,
where you combine two atoms into one. So these fission reactors have this problem, chance of accident. One should be careful about that. Sir, they say that this is to achieve low carbonization, zero carbon emission by 2070. But if in the process this accident takes place, the whole purpose will be defeated. Sir, new boards have been taken up. Atomic Energy Regulatory Board, Atomic Energy Redressal Advisory Council, Nuclear Damage Claims Commission. It's all right to have such regulatory bodies. But basically, if you bring in the private sector and foreign investment, there will be a basic problem in the whole nuclear. We don't have enough nuclear raw material. We have some uranium mines in this country, but you know, sir, uranium has to be put into a centrifuge so that it becomes plutonium. And latest nuclear. Yes? Conclude kar do? Sir, former Chief Minister. No, sorry, you came up to plutonium, you want to go to thorium, please go ahead. Yeah. It has to be put in a centrifuge. We are short of nuclear fuel. Now you are allowing import of nuclear fuel, import of equipment, and you are also allowing private parties to build nuclear reactors. So the whole thing should be considered afresh. The minister should send this bill without hurrying. He should not make haste or hurry. He should send it to a select committee. Let us consider all these aspects and then we can decide. That's why, sir, I oppose this bill and propose it be referred to a select committee. Thank you. Thank you, sir. Mananiya Shri Arun Nehru ji. Physics ka professor. Thank you, Speaker, sir. And thanks for the opportunity to present my views on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, which the short form is Shanti. And I think this is an oxymoron, sir. Nuclear energy has nothing to do with Shanti. You know, the powers that you deal with are extremely dangerous. So I think this is an oxymoron. Sir, the first thing that I want to start with is motivation, sir. Now, irrespective of being from wherever politics we are, the motivation is simple, is very different for private enterprise, and it's completely different for public enterprise, sir. Now, the private sector is answerable to the shareholders, sir. Every year, the private sector's pursuit is the pursuit of profit through economy and through business. It's always profit at the end of the day. So the bottom line matters for the private sector, irrespective of in any other business, sir. We have seen it in warfare scenarios. We have seen it in where humans have gone to inhuman ways to seek profit. So private enterprise in this particular scenario, it's still pursuit of profit, where public sector has a different motivation, sir. Public sector, it's state obligation. It's the obligation of the state. It's the prestige of the state to preserve and nurture and to showcase to the world that we're actually better off. And we have. In fact, in the last so many years, the atomic establishment in the country has been one of the finest in the country, and we have showcased ourselves to be a safe, responsible nuclear power. And now, one of the things is it's the commitment of the sovereign. So we take so much care, irrespective of the politics, to ensure that our image through the nuclear deterrence is actually shown to be a responsible power. Now, I will also want to tabulate the difference between a private enterprise and public enterprise across various industries, sir, and the outcomes that has happened because of a policy change allowing private enterprise to come in. I'm not against private enterprise, sir, but I want to point out to House in certain sensitive segments where the pursuit of profit has actually caused harm rather than, productivity in this country. You take energy, sir. Now, energy, there are a number of incidences where tragedies have happened. But let me stick to economics of the energy now. In the last 10 years, the cost of electricity that is being consumed by the consumers has actually increased by 25%, sir. When there's more private enterprise commissioning plants, which is a good thing, but the outcome of it is you have cost increase by 25%. On the public enterprise, we have superb enterprises like the NTPC, CIL, and GAIL, thanks to the stalwarts of liberalization who actually gave these products to us. Second, finance. In the industry finance,
Private sector has come up with innovation in finance in a number of ways. There have been so many good things, but I also want to point out that corporate write-offs in the last 10 years is increased by so many times, sir. I'm not trying to say that it is wrong, it's right, but an outcome of a policy which is allowing private players to pursue profit is actually corporate write-offs, where on the other side, we have companies, we have institutions, I would say institutions, public institutions, not even companies, like SBI and LSE, pursuing the public thing. The last thing that I want to, two more things, sir, is food and agriculture. You see, one of the outcomes of the private enterprise coming in is the shortage of fertilizer. I mean, it is because of so many other reasons, but one of the reasons is because the private has a very large share of fertilizer production in this country, and that is one of the consequences of having a shortfall in the last season of shortage of fertilizer. On the other hand, we have TN's horticulture mission, which is actually have policies to enable the largest per capita production of vegetables in the country, sir. The last point we have, in this case itself, nuclear, you have Fukushima and you had Chernobyl happen, which again is Fukushima is again a private enterprise, sir. Japan, a country with much higher technical capabilities because of their history, has actually shut nuclear production for a long period of time. So I want the House to note that even with technical expertise, this has to handle with utmost caution. And now we have on the other side, public enterprise of Kalpakkam, sir. Kalpakkam Nuclear Energy, where fast breeder reactors technology have been pursued, and it's still safe, and no incidences have been reported in the Kalpakkam, sir. Now, a very important point is the risk profile, right? Whenever our country has, is open, it's liberal, it's trading in dollars, we're exporting, we're importing. One of the things is that this bill opens up litigation to international forums. Previously, it was supposed to be within the jurisdiction of this country, and our courts had jurisdiction over nuclear incidences. What I want to point out here is this, sir, that it will have an implication when our private enterprise or when a country borrows in dollars, because our risk profile is also tied up to any of the litigation that may come up in the future, and because litigation and insurance is about future products, it's about a future risk. So the risk profile of our country, because of it being open up to international forums, is going to increase the cost of borrowing in international markets, and hence our exports are going to be expensive. I want the House to note that also, sir. Now, the next point that I want to note out is liability. The liability regime in this particular bill is actually pro-operator. The government has reasons to make it pro-operator because they want to say that, we want better technologies to come, we want better operators to come, we want large players to come. Yes, we all agree. But there are certain things which actually you should note, where the AERB, the Atomic Energy Regulatory Board, is given a statutory backing, which is long due, which is important. But there are certain provisions which a government can instruct ARB to. So the autonomous nature of ARB on a statutory role is actually short-circuited in this particular bill, sir. I would want the attention to happen. Now, there are strict time limits on claims. Anywhere in the country, sir, anywhere in the world also, whenever nuclear energy is present, there's always claims and counterclaims because of the nature of technology involved and its sensitivity. Now here, the government has come up with a particular section that says that any of the claims must be pursued through the claims commissioners. You can't approach the court system or the judiciary here. Again, what the government intends to do is basically say, look, we have given you a separate infrastructure so as to go to claims. But we know the history of claims, sir, and the jurisprudence in the country also. So there is enormous power from the government to the operator to actually execute the project in spite of the claims. So there is a need for the government to clarify that they can actually be fair to the claimants if there is any. Now, that is under clause 70, sir, where there is no, clause 70 says there is no individual settlement. Individually, you can't go and say, look, I have a claim. It will all come from a consolidated fund. So they have to group all the victims or claimants together and have, the claims commissioner decides a certain amount, and it has to be divided by the largest denominator, which is the number of people there, sir. So an individual claim has no merit here. So what the bill does is actually remove the individual rights, which you and I know, sir, it is enshrined in the constitution of the country, and it's sacred to all of us now. Now, clause 54 has fixed tariffs. The government wants to give clarity to the operator, I presume, because that is why they brought in clause 37. But it has a fixed rate, sir. It's not market linked.
And any fixed rate by a public institution like the government, sir, it is actually prone to misuse, because fixing of a rate, has completely, in the gray area. It is not market linked, it's not determinable, and there are so many factors which are in the gray area. So the government must come up with a clear plan actually fixing the price, sir. Now, the most important point which my colleagues have already pointed out is there is a staggered limit on the claims that can happen. The largest or the highest cap is 3,000 crores, sir. 3,000 crores. I will tell you why that 3,000 crores is minuscule compared to the project size, which I will explain in the next section, which is the economics. Now, members would note that anywhere in the world, nuclear fuel or the nuclear energy is only stopgap, sir. I mean, the Honorable Minister, when he started, he said that the wind energy and the solar energy had a lot of fluctuations because of the nature of the, the technology involved and the grid system. And he said nuclear energy will be a stopgap measure. So I would thank the minister actually reminding the House that nuclear energy is a stopgap. And I will explain the mechanics or the economics to understand why stopgap and the economy doesn't match. Now, the cost of nuclear versus different energies, sir. Any project has tangible cost and intangible cost. Tangible cost is something that you can measure. Intangible costs are those costs which is especially environmental factors, which comes through environmental clearance and the green tribunals that have been set up. Now, cost of production, capital expenditure. When you want to establish a nuclear power station or a nuclear project, cost per megawatt is 30 crores, sir. 30 crores per megawatt. Coal is approximately 12 crores, sir. You can still do it lower, but 12 crores is, taking the latest technology in place, making sure clean fuel is available. So it's clean energy is available. So it's 12 crores, sir. Solar is 4.5 crore per megawatt. So this is the current, even in Indian conditions, because, foreigners, it's still very expensive because of the statutory norms and safety norms. Now, if you take the levelized cost of electricity, putting all the numbers together, I'm not great at mathematics, sir, but if you ask me, give me one number, what is the cost of per unit of electricity? Now, the localized cost of electricity, LCOE is called, is rupees 5 per megawatt when it comes to a nuclear station above 100 megawatts. Sir. You need that minimum scale because it doesn't come up with the investment if it's 1 megawatt or 2 megawatt. Now, for coal, it's 5.5 today in India's term. And for solar, it's 3 megawatt. Now, coming back to the stopgap, what the Honorable Minister had pointed out, sir. Now, this project of 30 crore per megawatt, a stopgap, is like a UPS in your home, right? You would spend 10 lakhs, 20 lakhs for your home, but the UPS will be less than 50,000 for the initiative that it provides, which is a stopgap, which is a ensure that there is uninterrupted power supply, but on a larger scale through nuclear source. Now, when you take this stopgap measure, the cost of each of the project, that to link to the dollar, because all of your technologies and the fuel come from dollar, not rupees, you are actually exporting or exposing the risk of the country to multitude of factors other than just cost of production, sir, which is actually intangible. We still don't know the intangible cost because advanced powers, where they have a matured nuclear industry, still haven't figured out the intangible cost, and you still have, so many litigations in the, Western Hemisphere on nuclear energy. Now, because of this exposure to the dollar, sir, you have to tap the international markets. The domestic markets cannot fund the size and scope of this particular project, and suppliers of technology will also want a stopgap because they will tap the dollar. Now, 1% increase in the interest rate, if the, from the borrower, impacts the cost of electricity production by 40 paise per kilowatt hour, sir. And you can multiply it by the thousands of the megawatt the government wants to bring in, it will actually make the project not feasible, sir. A 10% increase, which is about 5 rupees, and a 40 paise increase is a 10% increase, sir. Would you think the consumers or the government or the private industry, I don't think it's going to be liable, sir. The last point that I want to explain to the members of the House is safety. Now, the power of plutonium-2, there are a number of fuels, sir, but an isotope, which is a variation of the nuclear fuel, plutonium-239, which is actually used by India in the fast breeder reactors in the country, we have got very good expertise, has been the fuel, sir. Now, safety-wise, a lot of members don't know that there's something called the half-life period of this material, sir. And half-life period is the amount of time required for the energy to be reduced into half.
So if you produce 1 kilowatt, if 1 gram of fuel produces 1 megawatt of power, that 1 gram to reduce to 500 kilowatts, sir, takes 24,100 years, sir. 24,000 years, sir. We are not even, forget 5 years, 10 years, 24,000 years, sir. One small incident that on this, of course, the government is pursuing on the safety also. One small error is an error of 24,000 years, sir. It is epochs. So also, I'm finishing, sir. Last point, the geological storage of spent fuel in this country. We have still got geological storage, sir. Geological storage is the storage where you keep this fuel. Spent fuel, which can't be given outside, is approximately 10,000 years, sir. Forget about the policy continuity on 50 years, 100 years. 10,000 years, are you going to have a policy continuity? There are a number of risks, sir. I'm finishing last point, sir. The number of risks in this bill where the government's intention is to bring up innovation, bring up energy production. I think the government is at risk in terms of safety, in terms of statutory routes, and in terms of getting our engineers to actually come up to date. So I request the government to take note that there is a lot of risks which is opening our country into foreign, risks. So I request the government to revisit or revise to JPC. Thank you for the opportunity, sir. Honorable Member, Alok Kumar Sumanji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लेजिस्लेटिव बिजनेस के इस महत्वपूर्ण विधेयक द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। यह बिल देश के परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित और सस्टेनेबल उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति की पहल है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिपील करना है। इससे देश की वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की आवश्यकताओं को सस्टेनेबल रूप से पूरा किया जा सकेगा। महोदय, वर्तमान विधेयक का अनुमोदन होने से परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता और परमाणु ऊर्जा को संचालित करने में सहायता मिलेगी। हम यह कह सकते हैं कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य में आने वाली ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। 24 घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा से बहुत सहायता मिलेगी। महोदय, अगर हम विश्व की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो भारत एनर्जी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी स्थापित किया है और वर्ष 2070 तक डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए देश की रूपरेखा तैयार किया गया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 7.5 गीगावाट है। इससे स्वदेशी परमाणु संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। मेरा विश्वास है कि हम दूसरे देशों को भी परमाणु ऊर्जा की सही उपयोग के लिए सहायता कर सकते हैं। महोदय, 2047 तक बिजली की ज़रूरतों में 4 से 5 गुना की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार हो रहा है, लेकिन वे अकेले बेस लोड डिमांड पूरा नहीं कर सकते। अतः यह आवश्यक है कि परमाणु ऊर्जा को मुख्य साधन बनाया जाए। इसलिए 100 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रति वर्ष 4 गीगावाट उत्पादन करना होगा। महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि NPCIL अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का लगभग 100 गीगावाट का लक्ष्य को लगभग आधा हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखती है। NTPC के संयुक्त उद्यमी अश्विनी माही बसवाड़ा में 700 क्षमता वाले 4 PHWR के निर्माण का बीड़ा उठाया है। इन सभी गतिविधियों में इस विधेयक से सहायता मिलेगी। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा की शुरुआत की गई। कई आशंकाओं के कारण देश के परमाणु विस्तार में प्रतिबंध भी लगा, लेकिन मजबूत सरकार ने सारी चुनौतियों को सामना किया। महोदय, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मजबूत नेतृत्व में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 2 दशकों में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का काम प्रगति पर है, जिससे न्यूक्लियर पावर जनरेशन 10 गुना बढ़ जाएगा। महोदय, वर्तमान विधेयक के चैप्टर 2 में
ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन की बात की गई है। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 to 5 में सेफ्टी आदि की बात की गई है। मेरा यह सुझाव है कि यह फ्यूल को सेफ्टी स्टोर करने के लिए राज्य सरकार की भी सहायता लेनी चाहिए। न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए अधिकतम वाटर यूज होगा, इसके लिए भी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट से ओब्लिगेटरी सलाह मशविरा किया जा सकता है। महोदय, इस चैप्टर 2 का सेक्शन 4 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेगुलेशन और रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट की भी बात करता है। इसमें कहा गया है कि सेफ्टी ऑथराइजेशन बोर्ड से लेनी है। इसमें मेरा अनुरोध है कि लाइसेंस इशू करने की प्रक्रिया उच्च कोटि की होनी चाहिए। रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी पड़ने पर तत्काल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मदद मिलनी चाहिए। स्टोरेज वाली जगह सुरक्षित एवं हार्मलेस होनी चाहिए। महोदय, सेक्शन 6 में एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस और सेक्शन 7 में लाइसेंस ग्रांट और सुरक्षा की बात की गई है। इसमें मेरा यह कहना है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है और हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसके मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान का प्रस्ताव रखना जरूरी है। इसके मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान का प्रस्ताव रखना जरूरी है। अतः मेरा यह मानना है कि इस विधेयक के पास होने से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत ने काफ़ी हद तक उद्देश्य को हासिल कर लिए हैं। इसके अनुसार एनर्जी सेक्टर में अपने देश को 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करना है। वर्तमान विधेयक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मानकों को भी अनुरूपता को सुनिश्चित करेगा। बजट 2025-26 में भी परमाणु मिशन की शुरुआत की गई, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, ताकि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित की जा सके। महोदय, वर्तमान विधेयक का चैप्टर 1 में ड्यूटीज और लायबिलिटी की बात कही गई है। इस चैप्टर के सेक्शन 10 में सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ गार्ड्स के लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री मालिक, एम्प्लॉयर और माइंस के मालिक आदि लोगों की होगी। इसमें मेरा यह कहना है कि जो भी रिपोर्ट्स या रिटर्न्स केंद्र सरकार की जानकारी के लिए भेजी जाए, उस पर एक्सपर्ट लोगों से ही विचार विमर्श किया जाना चाहिए। महोदय, सेक्शन 11 में ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करने वाले की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई भी न्यूक्लियर इंसिडेंट्स न्यूक्लियर डैमेज होती है, इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियर इंसिडेंट्स की किसी भी हालत में न्यूक्लियर डैमेज न हो। वर्तमान विधेयक के सेक्शन 13 में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज 300 मिलियन रखी गई है। महोदय, मेरा यह सुझाव होगा कि इसको बढ़ाकर 4 से 5 मिलियन किया जा सकता है, तो बुरे वक्त में यह सहायता काफ़ी उचित साबित होगा। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्णा प्रसाद तेनेती जी। Honorable Chairman, sir, thank you very much for giving me this opportunity on speaking such a wonderful and very, very important and watershed bill for this year 2025. Dear sir, I rise today on behalf of my party and our honorable leader, Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu ji, to express the support for the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, in short, Shanti Bill 2025. The very name, sir, of this bill reflects our nation's resolve to harness nuclear energy responsibly and strategically for national development and long-term sustainability in line with the aim of an Atmanirbhar Vikasit Bharat by 2047. Honorable Speaker, sir, our country's journey in atomic energy is deeply rooted in scientific temperament and national foresight. Dr. Homi J. Bhabha, the architect of India's nuclear program, viewed atomic energy as a driver of development and self-reliance. His vision was complemented by the defense developments under Shri Babu Jagjivan Ramji, whose political resolve as defense minister showcased India's nuclear capabilities
on the international stage with smiling Buddha in 1974, thereby aligning scientific advancement with national security and sovereignty. Honorable Chairperson, sir, Dr. Homi J. Babaji has envisioned Atmanirbhar Bharat on 3 stages. We started by talking about uranium, and from uranium, after 2 stages to thorium, because I want the House to understand, India has 25% of the global reserves of thorium in our country. Had it not been for the NDA government and the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we couldn't have come to the 3rd stage. We paused for several years, nearly 50 years in between. We didn't go forward. So now we have come after the 2nd stage, from 2015 amendments which sped up development in nuclear energy to the historic entry into phase 2 of India's nuclear plan in 2024, wherein our Prime Minister witnessed the commencement of core loading in your own stage in India's first indigenous fast breeder reactor at Kalpakam. I will come to you, sir. I will come to you. Please recollect the core loading which happened in your own state in the India's first indigenous fast breeder reactor at Kalpakam in Tamil Nadu. Is it a fact or not? Honorable Chairperson, sir, globally speaking, where are we? Countries like United States of America, France, Slovakia, European Union countries, and Japan generate and consume a substantial share of their electricity from nuclear power, exceeding 50% of total electricity generation. Whereas in India, we are only at 3%. We have a long way to go. We should develop an ecosystem. We are on that path. We are on the way thanks to the vision of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. And this bill facilitates greater investment, innovation, and efficiency while maintaining sovereign control. I repeat, this bill facilitates greater investment, innovation, and efficiency while maintaining sovereign control. It enhances India's ability to attract long-term foreign investment in nuclear infrastructure, reactor components, and allied technologies. This roadmap will help us to scale up to 100 gigawatts by 2047. And again, I want the House to recall, today we are only at 8 gigawatts as compared to 98.7 gigawatts of America already. Now, there was a question raised, my friend has gone out, Mr. Manish Tiwari ji, about the foreign investment or the private sector role, and also about the accountability with respect to the supplier versus operator. Let me explain to you, to the House and to the people of my country, my people in my constituency, through you, sir. If you look at in America, the private sector companies, Constellation Energy, their nuclear capacity is 10.7 gigawatts in the private sector. Duke Energy, 10.7 gigawatts, whereas my country today is still at 8 gigawatts. Vistra Corporation, 6.4 gigawatts in USA. Tennessee Valley Authority, 8.3 gigawatts. Extra Energy is 6.2 gigawatts. I can go on. I have a very long list of private sector, and this is the role that private sector companies, while following the security protocols in America, are producing. Each company is producing as much as my entire country is producing. Sir, should not my country grow? Should not my country produce more? And we are on that path. We should do that. And, sir, when we are marching ahead, there are several people who will comment, but we should not look at them. We should march ahead. Sir, Honorable Chairperson, sir, nuclear energy offers 3 decisive advantages to us.
First, it provides reliable baseload power for more than 60 years. Second, it contributes significantly to carbon reduction. Third, a robust nuclear ecosystem catalyzes high-end manufacturing, research, and skilled employment. I would like to emphasize on this word, skilled employment. I'll come to it again, sir. Honorable Chairperson, sir, I wholeheartedly welcome and support the emphasis this bill places on research, development, and innovation, especially in regards to using nuclear energy for research into next-generation technologies focused on healthcare and agriculture. Clause 9 of the bill promotes research, development, design, and innovation in matters related to nuclear energy and radiation for peaceful purposes, while Clause 38 allows for patents in for the same. This is in line with the government's support for more than 15,000 crores for research, development, and innovation, further spurring the growth of scientific temper and research in our country. Finally, sir, with respect to the liability and accountability, my observation is, all of us are here can recall, the then Congress government of the 1980s, under incompetence in handling the Bhopal gas disaster, the world's worst industrial disaster, which led to generations of thousands of families suffering while those responsible for the disaster were allowed to fly out of the country. Exactly from this point of view, today we are now talking about this great bill where the entire onus is on the operator. No operator can run away from this country, and that is, he has to literally take care of all this. So therefore, right from the day one, from the day of supplies itself, the operator will have to be very, very careful, not only from installation of the plant, but also to the operation and the process of the entire process of generating power. Finally, sir, my final suggestion is, I would like to make a request to you, sir, through the Honorable Minister and to the government. We should also consider launching skill development initiatives and infrastructure to train our youth and give them the proper tools to benefit from us opening our doors of nuclear energy to the international markets. Sir, you may recall when the IT bubble came into our country in 1990s, because we have trained our youth much in advance. We're also now talking about cloud. Because we are training our youth much in advance, not only we are taking care of the requirements in our country, but we are also sending our youth all over the world, all over the globe, to take care of this industry, sir. So therefore, my request is, while BARC and NPCIL operate training schools, fellowships, and retraining schemes for engineers, scientists, and technicians, we must boost their efforts by upgrading and expanding the existing skill development programs of public infrastructure. Our youth should be trained to contribute globally in this industry also. In this spirit, sir, I would like to propose establishing a center of excellence in nuclear energy research and skilling in my home state, Andhra Pradesh, and new training programs and skill centers across our country, especially in my constituency, Bapatla, sir. Finally, in conclusion, sir, Dr. J. Babaji once famously said, "I believe in excellence. It is not enough to be good. We must be the best." Our youth should be the best. Inspired by this spirit and encouraged by our NDA government's strong track record under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji over the last decade, I stand in support of this bill and our vision for Atmanirbhar Vikasit Bharat and Swarnandhra Pradesh. Thank you so much, sir. Thank you, Honorable Member. माननीय सदस्य श्रीमती सुप्रिया सुले जी. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy of transforming India bill, sir. Sir, I would like to quote Dr. Homi Babaji, "No power is costlier than no power." So I appreciate the efforts of the Honorable Minister to bring in this bill today, because I think we all need to evolve with time, change with time, policies have to change with time. But I'm not sure whether the approach of this bill
is what we expected from this government. Well, like my learned friend Manish Tiwari ji said, I would like today, when we are talking about nuclear energy, the forefathers who have really contributed in the last 7-8 decades of India's growth story, starting from Pandit Jawaharlal Nehru ji, who actually sowed the seed of this new India that we all live in today. Dr. Homi Bhabha, Vikram Sarabhai, Dr. Manmohan Singh ji, and I wish my learned friend Krishna Teni ji, in his speech, he talked about the thorium changes that he wants. Yes, this government has contributed, but there are thousands and thousands of scientists, and I would like to put it on record, it was Dr. Anil Kakodkar who actually thought of moving from uranium to thorium. He is one of the tallest leaders as a scientist in India who has first thought of this idea, and now the government is taking it forward. I appreciate the efforts, but I think we must put it on record that yes, the government does it, but the real man behind this entire technology change is Dr. Anil Kakodkar. Sir, and now something else that India should be very proud of, and I'd like to put it on record, that recently in October, Professor Sunil Gupta was elected the President of International Union of Pure and Applied Physics during the 33rd Assembly held in China for a 3-year term, where this was the only job in the last 70 years which Homi Bhabha, Dr. Homi Bhabha got it, and this is the first time that we should all be proud that Professor Sunil Gupta, a proud Indian today, leads the global change in this nuclear power. So it's something very big for India, I think. In the Atomic Energy Act 1962 and the Civil Liability Nuclear Damage Act 2020, the amendment that has been proposed by this government. So I want to ask 2 questions to the Honourable Minister, since he's here, and my learned friend Shashank ji is also here, who is very, very good technically. I would like to seek 2 clarifications from him about this bill. In his speech, he said that he doesn't want monopolies. So I like that thought, that there should be no monopoly. But I would with full humility say, who is this monopoly you're talking about? It's the nuclear power, the NPCLI, which is the Nuclear Power Corporation of India, who had a monopoly, which is one of our PSUs, which has always been in profit. You want Indigo to have a monopoly and hold this country for ransom, but for a PSU like Nuclear Corporation of India, there is no sympathy in this government. The government must clarify when your lead speaker says that, oh, we don't want monopolies. So when it's private, I'm not against privatization at all. Let me put it on the record. We are a very modern party. Mr. Pawar has always talked about liberalization. So let me put it on record, but please do not hold up PSUs who have built this nation and say they are monopolies. They are not the monopolies. It's the oligarchs who are the monopolies, not the government of India in the last 70 years who's been a monopoly. Another thing that he mentioned, which is very important, we need to put it on record, since you want private players to invest in this company, it's very important to clarify. He said R&D will remain with government. Will R&D only remain with government? That needs to be clarified, because it came from the Treasury bench that R&D will remain. So I seek a clarification from the Honourable Minister that it's very important that when a Treasury bench says that it will remain, it's very, very alarming to hear that. The other few issues which need to know that NPCIL, the Nuclear Power Corporation of India, has done outstanding work in this country. They started the fleet mode. We've had amazing reactors that this government has built over the last 7 decades. So every government has contributed to this growth story of nuclear power. But I would like to ask, what is the future that the government plans? Because Dr. Kakodkar proposed uranium to thorium. Mr. From Chandra Babuji's party, he was talking about uranium to thorium. I appreciate what you said, sir. But what is the plan this government has specifically made? Because this whole fuel price, why are we looking for this energy mix to bring the cost down? Now, we have a lot of thorium in this country. And one biggest asset that the thorium has is it is proliferation resistant. So if it is resistant, then are we going to promote it is a clarification, because all the people who you want to invest, we need to know, because he was talking about only American corporations when he was taking names.
I mean, I'm a little worried after hearing that. I'm not against any country. Anybody who invests for the growth of India, we must, with changing times, the world has become flat, sir. So I would like to say that all those American corporations' names were quoted. So I'm little scared and worried that Professor Roy said maybe Indians are going to benefit, but after hearing an ally speech was only Americans benefited. I don't mind as long as Indians are benefited, but I hope India benefits. We don't mind foreign companies benefiting, but we must be very clear about that. So another case is, I would like to highlight, sir, 2-3 very small points. I would like to clarify, because Jaitapur is in my, you spoke about Tamil Nadu, the growth in, we should compliment the Tamil Nadu government for all the work they have done in nuclear with the government of India. But Jaitapur is a project which came in my state, sir. Jaitapur is a project which, Jaitapur nuclear power project, which still, you have also been in power, we've started it. But in the last 11 years, somehow this government has not been able to take it forward. So when you're looking at growth story, what about Jaitapur and how are you going to do it? So talking about OPEL, I would like to give one small point, since I will just make two very short, I won't repeat any other points. Sir, when you talked about the right to recourse, about suppliers' accountability, I would like to say the supplier liability. I'm not, the supplier is as guilty if there is a crisis. It cannot be a supplier immunity. And I would like to quote Sushma ji and Arun ji. With great respect, I would like to quote Arun ji's statement. Well, he had also said the same thing, so I want to remind this government about what Sushma ji and Arun ji said. It was in 2010. He was the LOP in Rajya Sabha, and Arun ji had said that in the Supplier Immunity Act, he fought to remove the word and to ensure suppliers cannot escape the law. Okay. My point is, the supplier has to be liable, so it is supplier liability. There cannot be supplier immunity. So much material goes into this. So please don't do it for us, but at least do it for what this party stands for, because your tallest leaders have been Sushma ji and Arun ji, who have actually brought you to power. So please don't pack that. One last two small points are this capping of financial liability of operators. How can you put a cap of 3,000? It is 3,000 crores, sir. It's a request to you, because I don't want anything to happen, but if anything happens, how will you cap it at 3,000 crores? I think that's how will you calculate it at 3,000 crores? How have you come to this magic number is my question to the Honorable Minister. Talking about the autonomy of the regulator has to be very, very strong. You are bringing in safety measures. And please, I will talk about two very small points which nobody else has made, sir, just very small. Now, decommissioning liabilities. These are very two small points nobody else has said, sir. Decommissioning of liabilities. I hope every investor comes and does well in this country. But if we ever have to decommission a plant, sir, what is the safety that you have put into this bill? Because if a private player comes, when NPCIL does decommissioning, they do an extraordinarily good job. What is the guarantee that a private player will be as careful? Because the toxic cleanup is very, very critical. And sir, in RTI, last 30 seconds, sir, in RTI, concerns regarding transparency in the bill, clause 39, does not allow RTI questions in this bill partially. I understand. If it is of national security, please don't reply to us. But if there are private players, where is the question of national security? So this RTI point, sir, we have a right to information. You say that it's a transparent and open government. So what is there to hide in this government? आप जवाब दे सकते हैं ना, खोल के जवाब दीजिए, आकर छुपाने के लिए कुछ नहीं. So I request this government that whatever you are bringing in, please, I consider it's a very important bill. I understand it's in the interest of larger interest of India. I recommend that please send it to the JPC. Let's deliberate more, think about it, and bring in a strong bill in a time-bound manner. Thank you. Thank you very much. Arvind Sawan ji. That's okay. Huh? Thank you, Chairman, sir. You're speaking immediately. The Sustainable Harnessing and Advancement of the Nuclear Energy and Transformation India Bill. I would like to express my views on it, particularly when you say that in the beginning itself, whereas India is having achieved self-reliant capability in production and use of nuclear energy, recognizes the potential it offers towards rapidly meeting the ever-increasing energy needs of the country to further research and development. That portion is correct. But when we have achieved it, why we are in such a hurry?
to grant permissions to all private sectors who are here. Number of people must have spoken about it. I will just point it out, certain things which are to be taken into consideration, because the bill, the Shanti bill penalizes the operators in case of a nuclear accident and asking them to compensate on the basis of the size of the plant operated. It's really a surprising one. How can you relate the size of the operation with the damage? Exactly. There is really, we have experienced what has happened in Bhopal, Union Carbide, how they escaped from all those things. They could not be penalized till date. And really here also some provisions are there, which I'm going to point it out to you, sir. Particularly, I'll go directly because I know the time, you won't permit me a lot of time, but then I'll go to that. What is required and what is missing in here? Dilution of a liability and accountability. Removal of a supplier liability means what exactly? Victims may not be fully compensated. Faulty suppliers may escape responsibility. Risk is shifted from corporation to citizens of the state. Safety risk with private operators. Nuclear power is not an ordinary commercial activity. Profit-driven operators may compromise on safety unless oversight is extremely strong. Low compensation ceiling. Then the regularity independence question. Is the nuclear regulator truly independent from operators and the government? Without autonomy, safety enforcement may weaken. Public consent and federal concern. Sir, we are facing in Maharashtra, Jaitapur, you know it. The concern of the public, the consent of the public is opposing it, and still we are forcing them. And that is what we need is that the fisherman community is really having, they are having a fear about it. What is about the tomorrow? What is about the fate of their life? If the water which enters into the sea has a very high temperature, and then naturally the temperature of the water is going to increase. And if the temperature of the water increases, it is going to reflect on the production of the fish over there, and it is going to reflect on the earnings of the fishermen over there on the coastal line. And that is what a very serious issue, and that is the reason they were opposing it consistently, and therefore public hearings should be given a nuclear waste is another issue, serious issue. Sir, it has observed, nowadays we are talking about even electrical vehicles. Nobody thinks about the battery. The battery is not perishable, sir. Who's going to do that? That battery is going to create a problem. We cannot perish the battery. And nobody is having a concern. When I was industry minister, I brought it to the notice of the people. Okay, for a pollution-free, we want that the battery-driven vehicles are required. But at the same time, who is going to do that? What is the waste of the battery? Nobody has thought it till date, sir. That is what is very concern over here. And therefore, how does the government ensure that the private operators have maintained the same safety culture as public sector units? The public sector, you see, we are doing a construction at Vadwan port, and the Tarapur reactors are very close to the Vadwan port. Have you ever thought of his safety? A drone can come from the Vadwan Bandar and watch the Tarapur entire reactors over there. So the radiation issue is going to be very serious in that case if the damage takes place, and the compensation of the damage should not be related to this. And finally, sir, two major points which I have come across, a rather surprising one. This is the point, sir. The clause 81 bill provides for exclusion of jurisdiction of civil courts. It provides that the civil court shall have a jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of which the central government provides that no civil court shall have jurisdiction to enter any suit or proceeding in respect of which the central government, the board, the Nuclear Damage Claims Commission or Claims Commissioner is empowered to adjudicate. Under the bill, it further provides that no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under the bill. Oh my goodness, it is like the Commissioner of the Election Commission. He is being given freedom
It will not be question his authority. This is what we are providing here also. 82, 81, 82 again. The bill provides for protection of action taken in good faith. What do you mean by good faith? Who is going to question that good faith? It's a good faith. I have taken action against the good faith. It provides that no suit, prosecution or other legal proceeding shall be against the central government or the board or the council or any person acting on behalf for anything which is in good faith done or intended to be done under the bill or the rules and regulation measures thereunder. Both these provisions are very serious, sir. And I am really, that's the reason I think my colleague Supriya ji has also said that why not send the bill to the JPC? Now I to demand that it needs an elaborate discussion in detail. Elaborate discussion is required, and therefore it should be sent to the, otherwise, see, I know that the privatization is very, very loving issue. Very, very concerned issue, because there are industrialists who are very close to, and you feel that once the freedom is given, they'll go on producing the electricity power for the country. This is not so. But the concern is, I have expressed my concern, and therefore I once again demand that the bill should be sent to the JPC. One can discuss this elaborately, and let us bring a unanimous bill for the country. Thank you so much, sir. Very good. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor. Thank you very much, Mr. Chairman. We stand here today at a critical juncture in our nation's history. This Shanti Bill, which is before this House, has the government speaking grandly of harnessing the immense energy released by splitting the atom. Yet it seems to have failed to expend even a fraction of that energy in drafting a bill that is coherent, rigorous, and not full of loopholes. This is full of loopholes. Where the late Pandit Nehruji had laid the foundations for our nuclear program, and Dr. Manmohan Singh ji carried the Indo-US nuclear deal of 2008 across the last mile and lifted India out of isolation into an era of strategic confidence in nuclear power, this bill now confronts us with a disappointing reversal, as a vision that once expanded horizons gives way to ambiguity, deepens uncertainty as to whether and where India's nuclear power framework is really headed. I have high regard for the Honourable Minister who is here today, but there are serious errors and omissions that other speakers have already pointed out. We have mastered nuclear fusion and fission, but not apparently legislative precision. The Shanti Bill is a milestone, Mr. Minister, but for the wrong reasons. It is written with exceptions, heavy on discretion, and largely indifferent to public welfare. I am not sure, Mr. Chairman, whether it is a nuclear bill or an unclear bill. Now, before I outline my concerns, I must candidly state that the bill in its current form contains such fundamental structural flaws, as colleagues have pointed out, that it requires comprehensive reworking rather than cosmetic amendments. Ideally, it should have been referred to a committee, a standing committee or a joint parliamentary committee for further consideration. But if we are going to discuss it today, sir, let me enumerate my critical concerns. The very preamble of the bill, which I have here, characterizes nuclear energy as a, quote, clean and abundant source for electricity and hydrogen production. No quarrel there, and I'm not against nuclear energy myself. But this language is dangerously misleading because it completely neglects the serious, massive and irreversible risks from radioactive leaks, long-lived nuclear waste that remains hazardous for millennia, and, of course, the potential for catastrophic accidents. Moreover, India's usable uranium reserves are finite. While we do possess significant thorium-232, including in my own state of Kerala, and those are significant reserves, and we should work on them, nonetheless, thorium-based reactors remain decades away from significant deployment. The full life cycle of nuclear fuel, from mining to waste disposal, is neither clean nor sustainable. We must be honest with the people of India about what we are asking them to accept. Now, sir, Section 3(1)(c) and (e) provide that any other company or any person explicitly permitted by the central government is eligible to apply for a license to set up and run nuclear facilities.
This effectively amounts to a blanket opening up of the entire nuclear energy sector, from mining to waste management, and this will open it up to a wide range of private actors with indeterminable and indeterminate qualifications. More troubling still, the bill allows for a single composite license for multiple activities across the nuclear fuel cycle. This means one entity could control mining, fuel fabrication, reactor operation, and waste handling. Such concentration of control in any single operator or corporate group heightens systemic risk exponentially rather than containing that risk. When profit becomes the primary motive across the entire chain, safety checks could be compromised at every stage. Such blanket opening up is potentially dangerous, and giving operational control of fissile and other highly radioactive substances to private entities driven by quarterly earnings reports and the bottom line of profit, I'm afraid significantly increases the possibility of nuclear incidents and accidents. The core of the liability reform caps total nuclear incident liability at 300 million special drawing rights, which is approximately today $460 million or 3,900 crores. Let this sink in, honourable members. This cap has not changed in 15 years, despite inflation, despite Fukushima, despite everything we've learned. For context, the Fukushima disaster cleanup costs have already exceeded $182 billion. Okay? That's several hundred times the cap proposed in this bill today in 2021. Chernobyl's total economic impact exceeded $700 billion. Yet we propose to cap liability at less than $500 million? This is grossly inadequate when measured against the potential long-term health, livelihood and environmental costs of any serious accident. This is not a safety net, Mr. Minister. It is a trapdoor through which victims could fall into decades of legal battles and inadequate compensation. The bill also removes the earlier provisions where the operator had the right to recover compensation from equipment suppliers. This means that even if an accident occurs due to faulty design, substandard parts, or negligent manufacturing by a supplier, that supplier walks away while Indian taxpayers have to bear the entire cost. This might, in cases of serious accidents, strain our economy significantly. We are effectively subsidizing the risk for private international corporations while they retain all their profits. The state underwrites catastrophic risk, Mr. Chairman, while private operators maximize returns. What kind of law is this? Chapter 3, Section 14(1)(a) makes the central government liable where the liability exceeds the amount of liability of an operator. In effect, public funds, our money, taxpayers' money, will compensate for all the damages caused by private facilities. This provision does nothing but further dilute corporate accountability for systemic failures. And Section 42 overrides the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code for nuclear facilities. So nuclear workers are removed from our country's general labour safety framework. Is this fair, Mr. Minister? The bill imposes a 3-year period for filing compensation applications, with extinction of the right to claim set for 10 years for property damage, 20 years for personal injury. Now, given the long latency periods of radiation-related diseases, cancers can appear 20, 30 years after exposure, and intergenerational genetic impacts, these limitation periods are, frankly, shamefully restrictive. They will exclude many genuine victims who develop serious health impacts only after years of exposure. Children exposed to radiation who develop leukemia at the age of 25 will find they have no legal recourse. This is not justice, Mr. Chairman. This is a statute of limitations designed to limit liability, not to compensate victims. इस बिल के हर वादे के पीछे एक कीमत छुपी है, मिस्टर मिनिस्टर, और अक्सर ये कीमत वही चुकाता है जिसका फैसलों में कोई हिस्सा नहीं होता। पर उन वादों की कीमत तुम क्या जानो सरकार, यही मेरी चिंता है। Here perhaps is the most egregious provision of all,
negligence by an operator or person is recognized as a cognizable offence, but only a person duly authorized by the central government or the Atomic Energy Regulatory Board can file a complaint. Let me stress this, sir. This means that if a nuclear facility operator is criminally negligent, affected communities cannot file a complaint. Civil society organizations cannot file a complaint. Even state governments cannot directly initiate criminal proceedings against the operator. This effectively excludes those most affected from seeking justice and concentrates gatekeeping power with the very institutions that have failed in prior oversight. By limiting judicial recourse and routing both civil and criminal actions. No, sir, I'm barely halfway through. You have taken 10 minutes. No, sir, I have been given enough time. Give me 5 minutes more. And criminal actions through central authorities, the bill restricts victims' access to ordinary courts and their fundamental right to seek effective remedies. For an ultra-hazardous activity that can devastate entire regions, such procedural barriers perpetuate a culture of impunity. Then Chapter 4, sir, on the Atomic Energy Regulatory Board, essentially retains a regulator controlled by the central government, the same government aggressively promoting nuclear expansion, and its agencies, rather than creating a truly independent, multi-stakeholder authority that will be insulated from political and corporate influence. Sir, I can go ideally into clause-by-clause detail, but since you've already told me my time is running out, let me just sum up very simply. The entire regulatory arrangement is an inside job with little or no room for Indian civil society or even meaningful parliamentary oversight. Instead of clearing the fog around nuclear regulation, this arrangement thickens the fog. So Chapter 6, Section 44, grants perhaps the most dangerous power in the entire bill, as it highlights the excessive executive discretion and exemptions of this bill. It allows the central government to exempt any plant from the requirements of license or liability if, quote, the risk involved is insignificant, unquote. The term insignificant risk is not defined anywhere. It's left entirely to the executive. This provision essentially negates the entire framework of the bill, sir. It creates a backdoor through which any facility can escape oversight if the government deems it convenient. Your point is sir, give me 3 minutes. This kind of broad subjective exemption power undermines the very safeguards the legislation claims to establish. It will provide laxity in due diligence in a hugely critical sector. And private players will lobby for exemptions to engage in profiteering at the expense of public safety. We cannot justify this under any democratic framework. Multiple sections are granting sweeping powers on vague grounds. The bill lacks enforceable public participation mechanisms, no mandatory public hearings before licensing, no environmental impact assessment disclosure periods, no community consent mechanisms, no regular public reporting of safety inspections or radiation monitoring, no mandatory tabling in Parliament. Kunalji, you have given 7 names. Sir, from your party, you have given 7 names. That's why I am requesting. Sir, I'll conclude in 2.5-3 minutes. Sir, मैं जो डिटेल बोल रहा हूँ सर सब कुछ जानना चाहिए ये तो रिकॉर्ड में आना चाहिए सर But 7 and finally sir, no mandatory tabling in Parliament of incident reports, internal or independent inquiry findings and periodic safety reviews. In other words, you're excluding the very people whose lives and livelihoods are at stake. And the past controversies referred to by other speakers at Jaitapur, Kuramkolam, Gorakhpur demonstrate what happens when communities feel excluded from decisions affecting their safety. This bill risks repeating those conflicts, undermining capacity expansion targets through local resistance and litigation. 2 more points, sir. Section 34B requires licenses, 35B, I beg your pardon, reserves spent fuel management for the central government, but again provides minimal implementation detail. When multiple private operators are generating significant spent fuel, unclear protocols will create operational uncertainty. The bill also lacks climate change provisions despite rising sea levels, extreme weather and water scarcity. Thank you very much. And post-Fukushima, sir, Japan comprehensively revised site selection for climate resilience. Our bill remains silent on that. I'll skip my other points. Let me give you one. Let me conclude, sir. Give me 1 minute to conclude. So I have taken up more than a minute in pleading for time. Give me time. There are 7 members of Parliament from Congress Party. I'm skipping half my point, sir. There is a time constraint. Please kindly conclude. Please kindly conclude.
Sir, before, beyond safety, okay, I won't talk about safety anymore, sir. Fundamental questions arise about economic wisdom of this bill. Nuclear projects are highly capital intensive with long gestation periods. In an era of rapidly falling renewable costs, battery storage costs, we must ask, does 19.3 trillion rupees towards nuclear represent optimal allocation versus accelerated renewable deployment, grid modernization or energy sufficiency? The opportunity cost must be gone into, sir. The Shanti bill represents a dangerous leap into privatized nuclear. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शक्ति बिल के We cannot allow the pursuit of capital to override the non-negotiable requirements of public safety, environmental protection and victim justice. The name Shanti means peace, sustainability. Let us ensure that this name is not a cruel irony in the aftermath of a preventable disaster. I think so. The promise of transforming India ought not to conflate the risk of scarring India. धन्यवाद सभापति महोदय। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शक्ति बिल का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक बिल है, माननीय मंत्री जी ने अपनी शुरुआत में ही कहा था। आने वाली पीढ़ी याद रखेगी मोदी जी को कि ये बिल वो लाए थे। 2047 के विकसित भारत का जो अभियान है, यह मील का पत्थर साबित होगा। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में परमाणु ऊर्जा में 70% की वृद्धि हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग हमने जैसा पहले भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोजन के लिए करते हैं तथा विकास के लिए करते हैं। अभी इस क्षेत्र में सिर्फ सरकारी पीयूसी है वही काम कर रही है। देश में तेजी से जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उस मान से ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखते हुए इसे प्राइवेट प्लेयर के लिए भी खोला जा रहा है। इस बिल में भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को आत्मनिर्भर बनाने का बिल है और 2070 में जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की घोषणा हुई है, उस घोषणा में ये मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में इससे 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन होना है और आने वाले 5 वर्ष में ये बढ़कर 23 गीगावाट होने जा रहा है। पर आने वाले विकसित भारत जो 2047 का विकसित भारत संकल्प है मोदी जी का, उसमें आवश्यकता है 100 गीगावाट एनर्जी की और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मील का पत्थर रहेगा। अभी बिजली का उत्पादन प्रमुखता से कोयले से होता है और हमें मालूम है इसकी सीमा है कोयले की और कोयले से कार्बन उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी सस्ती, स्वच्छ तथा कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन करने, लो कास्ट प्रोडक्शन वाली ये एनर्जी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग आज हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं हो रहा है, चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, R&D हो, इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। जिस तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डाटा सेंटर बढ़ रहे हैं, AI में काम हो रहा है, EV वाहनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन में काम हो रहा है, डिजिटल इंडिया में काम हो रहा है, इन सब में आने वाले 2040 में बिजली की खपत लगभग डबल से ज़्यादा होने वाली है। आने वाले 2030 में डाटा सेंटर के लिए भी 10 गीगावाट की बिजली की आवश्यकता होगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल में डाटा सेंटर के लिए कंपनी को छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर सेंटर अपने यहाँ बनाने की सुविधा रहेगी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से दुनिया में भारत डाटा और डिजिटल का हब स्थापित होने जा रहा है। सरकार ने छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को R&D के लिए आगामी 5 वर्षों में जो प्रावधान किया है, 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, इस बिल को तैयार कर, ये बिल ऐसे ही तैयार नहीं हुआ है, इस बिल को तैयार करने के लिए पूरी होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है और इस बिल के लिए अलग अलग मंत्रालयों से कंसर्न भी किया गया है। इस बिल के लिए नीति आयोग, विधि न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा आयोग, विद्युत मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों से सहमति के बाद ये बिल लाया गया है। इस बिल की लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरी स्पष्ट दी हुई है बिल में। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी के क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए वो भी इस बिल में बताया गया है। पूरा डिटेल में इस बिल में दिया गया है। मेरे विपक्ष के साथी ने बिल पढ़ा नहीं है। रेगुलेटर बोर्ड भी बनाया जा रहा है जो जिसमें प्रावधान रहेगा हर बात का, और इंस्पेक्शन हो तथा इन्वेस्टिगेशन हो, सभी का इसमें प्रावधान किया गया है। यदि कोई न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसके लिए भी मुआवजा और बीमे की राशि इसमें रखी गई है।
माननीय सभापति महोदय, न्यूक्लियर बिल को लेकर हमेशा दो बातें चर्चा में होती है। विपक्षी साथी भी कहते हैं कि इसमें एक रेडिएशन का प्रभाव रहता है और दूसरा वेस्ट का निष्पादन हम कैसे करेंगे। जहाँ तक रेडिएशन की बात करो, जो वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि रेडिएशन की बात करो, ये रेडिएशन इसमें न्यूक्लियर क्षेत्र में इस पार्लियामेंट से भी कम होता है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा, जहाँ तक वेस्ट डिस्पोजल की बात है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए उन्होंने कहा है कि वेस्ट डिस्पोजल हम लेंगे और उसमें भी प्रोसेस करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कचरे से कंचन, तो ये उसका जो वेस्ट रहेगा उसमें भी प्रोसेस करके हम कमाएंगे। इस बिल के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद का भी गठन किया जाएगा। इस परिषद के अधिकार व कर्तव्य इसमें स्पष्ट दिए हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में भारतीय परमाणु बीमा पुल जो परमाणु क्षति के लिए 2010 अधिनियम की तरफ से सिर्फ 1500 करोड़ की लायबिलिटी तय करता है, लेकिन इस बिल में न्यूक्लियर स्टेशन स्थापित करने वालों ऑपरेटरों के लिए विभिन्न लायबिलिटी क्लासिफाइड की गई है। अगर हम बात करें, कोई 1200 मेगावाट से अधिक का रिएक्टर बनाता है तो 3000 की लायबिलिटी रहेगी। अगर कोई 500 मेगावाट का रिएक्टर बनाता है तो उसको 1500 करोड़ की लायबिलिटी रहेगी। 250 मेगावाट से अधिक का रिएक्टर कोई बनाता है तो 750 करोड़ की लायबिलिटी रहेगी। 50 मेगावाट से अधिक का अगर कोई रिएक्टर बनाता है तो 300 करोड़ की लायबिलिटी रहेगी और 50 मेगावाट तक अगर कोई रिएक्टर बनाता है तो 100 करोड़ की लायबिलिटी रहेगी। किसी भी अगर कोई विवाद होता है, उस विवाद को निपटने के लिए, निराकरण के लिए परमाणु न्याय प्राधिकरण का भी इसमें प्रावधान किया गया है और इसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है, बीमे का भी प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति, मुझे पुरानी सरकार में, इनकी सरकार में हमने देखा कि किस प्रकार इस क्षेत्र में दो प्रमुख बाधाएं थी। एक तो पूरा जो ये नियंत्रण था वो सरकार के पास था और दूसरा प्राइवेट प्लेयर इसमें कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन अब इस बिल के प्रावधान में प्राइवेट प्लेयर भी आ सकते हैं। इस बिल में आने से बड़े पैमाने पर परमाणु क्षमता का विस्तार होगा, निजी निवेश आगे आएंगे, सुरक्षित और बेहतर रिएक्टर बनेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेंगे जो डाटा सेंटर और एआई के लिए आने वाले समय में आवश्यकता है। भारत इसमें आत्मनिर्भर बनेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है नेट जीरो 2070 में, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। अंत में सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत हो रहा है, उज्ज्वल भारत हो रहा है, आयुष्मान भारत हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, स्वदेशी भारत हो रहा है, शक्तिशाली भारत हो रहा है, स्वाभिमानी भारत हो रहा है, विकसित भारत हो रहा है, डिजिटल भारत हो रहा है। अब न्यूक्लियर भारत भी इस बिल के माध्यम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बढ़िया। श्री धैर्यशील माने जी नहीं है, नहीं बैठे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं सर्वप्रथम इस विधेयक के लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि ऊर्जा के डिपार्टमेंट में भारत को स्वयं पूर्ण बनाने का एक निर्णय इस देश की सरकार ले रही है और जिसके माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी का एक नया होराइजन अपने देश में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस दौड़ में बहुत गति के साथ भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 में देश को विकसित भारत में अगर परिवर्तित करना है तो ऊर्जा के डिपार्टमेंट में हमें स्वयं पूर्ण होना पड़ेगा। और लाल किले से जो मोदी जी ने भाषण दिया था, इस समय उन्होंने कहा था कि भारत ऊर्जा के डिपार्टमेंट में स्वयं पूर्ण होने के लिए अब पहल करेगा और उसकी नींव रखने का काम इस माध्यम से हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी का जो चर्चा हो रही है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। डॉक्टर होमी बाबा ने पहली बार ट्रॉम्बे में, पालघर जिले में न्यूक्लियर सेंटर ये शुरू किया। न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत हुई और अप्सरा नामक पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो देश में शुरुआत हुआ वो महाराष्ट्र से हुआ। महाराष्ट्र ने हमेशा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसको नेतृत्व देने का काम किया है। इसलिए अब जब शांति बिल लाया गया है, इसका नाम भी बहुत रोचक है आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अगर आपका सामर्थ्य है तो ही पड़ोसी आपके साथ शांति रखेंगे। आप एक न्यूक्लियर पावर नाम के माध्यम से आप दुनिया के पटल पे जब जाते हो तो 7th बिगेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा देश का है
इसके वजह से आस पड़ोस के देशों की तरफ आप देखो तो उनकी अवस्था क्या है, लेकिन तिरछी नजर से देखने वालों को भी न्यूक्लियर पावर से डरना पड़ता है। और इसका शुरुआत अगर किसी ने की होगी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, और उनके माध्यम से इस देश को एक नए आयाम पर ले जाने का काम तब टाइम में हुआ। तब भी ये कहा जाता था कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत भारत को क्या है, लेकिन अटल जी ने अटल निश्चय से ये साबित कर दिया कि आने वाला भविष्य एनर्जी का होने वाला है, और एनर्जी को अगर हम न्यूक्लियर पावर से ले पाए तो निश्चित रूप से जो पारंपरिक ऊर्जा होती थी उससे बचत करते हुए उन्होंने एक नया आयाम रखा। तब भी विपक्ष के लोग कहा करते थे कि भारत न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत एक नए विपक्ष के लोग तभी नहीं, आज मैं आपसे आप उनकी बात करें, कृपया बैठे बैठे आप किसी कोई बोलिए। और ये कांग्रेस का तब का कहना था कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन अटल जी के विश्वास ने लोगों को के सामने एक उदाहरण रखा, और अमेरिका जैसी देश भी तब इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपना लोहा मनाया, और निश्चित रूप से अटल जी के वजह से आज देश एक नए आयाम पे ऊंचाई पे जा रहा है। मैं कुछ प्रावधान जो यहाँ है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, वो मैं आपके सामने मद्देनजर रखना चाहूंगा। कुछ क्लॉजेस नए इसमें ऐड किए गए हैं। कड़ा लाइसेंस तंत्र इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से क्लॉज 3 और 4 के माध्यम से विपक्ष डर फैला रहा है कि प्राइवेट लोग आएंगे तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन क्लॉज 3 ये स्पष्ट करता है बिना सरकार के लाइसेंस और सेफ्टी ऑथराइजेशन के कोई भी इसमें काम नहीं कर पाएगा। इसका क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है। इसका फोकस SMRs पर भी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स देश में बनने चाहिए, इसके लिए इसकी योजना बनाई जा रही है। ये मोबाइल फोन की तरह छोटे छोटे पोर्टेबल होंगे, जिनके वजह से युवाओं को न्यूक्लियर वैज्ञानिक बनने में एक नया मौका बन जाएगा। क्लॉज 4 की तरह की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए सरकार ने विशेष शक्तियों अपने पास रखी है। संवेदनशील गतिविधियों, सेंसिटिव एक्टिविटीज केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी, यानी इनोवेशन प्राइवेट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल यह सरकार का ही रहेगा। निश्चित रूप से सरकार सुरक्षा कवच के रूप से इसमें देख रही है। क्लॉज 14 लायबिलिटी जो है, यह प्रावधान जनता के विश्वास के लिए सबसे जरूरी है। क्लॉज 14 में सरकार जिम्मेदारी ले रही है, परमाणु दुर्घटना अगर कोई हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। यह निश्चय के साथ सरकार इसके लिए आगे बढ़ रही है। इसके लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड भी अलग से बनाया जा रहा है। लोगों को सस्ती बिजली चाहिए सर, और अगर थर्मल एनर्जी हो या अदर रिसोर्सेस है, उससे सस्ती बिजली अगर हमें देनी है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसका प्रावधान करना बहुत जरूरी हो गया है। सस्ती बिजली की गारंटी देने के लिए आम आदमी का सवाल यही रहता है। क्लॉज 37 में सरकार यह अधिकार अपने पास रखती है कि परमाणु बिजली के टैरिफ का जो नियंत्रण है वो सरकार ही निश्चित करेगी। इसमें ईंधन की लागत हो, कचरे का प्रबंध, वेस्ट मैनेजमेंट हो का खर्चा हो, जोड़कर इसकी जो लागत है उसके बाद ईज ऑफ लिविंग के लिए इसका एक हिस्सा निश्चित रूप से सरकार करने का प्रावधान कर रही है। विवाद निवारण और नियामक क्लॉज 54, 57 और स्टैट्यूटरी स्टेटस AERB को तथा एक हमारा रेगुलेटरी AERB केवल एक बोर्ड था, अब इसे कानून के तहत वैज्ञानिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का प्रावधान है, मिल रहा है। वह अब सख्ती से काम कर पाएगा। निश्चित रूप से ये सारे प्रावधान जो बनाए हैं, ये सरकार ने अच्छी योजना के तहत ये बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होना चाहिए, लेकिन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने की जरूरत है, और जो अदर जो रिसोर्सेज है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी उसका नेगेटिव एनवायरनमेंट पे जो इंपैक्ट आता था उसको एनालाइज करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और
2247 तक 100 न्यूटन मीटर्स का उनका संकल्प है कि ये बढ़कर वहां तक यहाँ जाना चाहिए। मैं सरकार से ये कुछ मांगे इसके माध्यम से यहाँ रखना चाहूंगा और मेरे आखिरी शब्दों में मैं ये मांगे करना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो इचल करंजी, वो टेक्सटाइल का हब है। वहां पे सस्ती बिजली मिलने के लिए मेरे क्षेत्र में इचल करंजी, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है, मेरी मांग है कि इस ऊर्जा से बनने वाली बिजली का विशेष कोटा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलॉट किया जाए, जिसके माध्यम से कपड़े का उत्पाद बनने में इसका फायदा हो। कैंसर रिसर्च सेंटर सर, इसके माध्यम से उसको भी एम्पावर करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन एंड कैंसर रिसर्च सेंटर कोल्हापुर में स्थापित किया जाए कि जिसके माध्यम से मुंबई में जो काम होता है वो अगर कोल्हापुर में हो पाए तो उसका फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को होगा। मैं टेक्सटाइल के साथ ही निश्चित रूप से शांति बिल का मैं स्वागत करते हुए ये आखिरी पंक्तियां कहना चाहूंगा। ये नया भारत है, नई ऊर्जा से जगमगाएगा, विकास की यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा। यह शांति का बिल दस्तावेज है उस सुनहरे कल का जो 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Honorable. You want to speak just now or either you want to speak later on? Are you ready? Yes, I am ready. You can start. Thank you, sir. On behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2000. Sir, mic is not. There is no mic, sir. You start your Now it is speech. on. I think so Now you will it is get on. automatic. Sir, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for energy for transforming India Bill 2025. That means Shanti Bill 2025. Sir, before delving into today's topic, I would like to share something, sir. Sir, Enrico Fermi is widely credited with inventing nuclear power for practical use, creating the world's first artificial nuclear reactor in 1942. So, nuclear energy is a form of energy released from the nucleus, the core of atoms made up of protons and neutrons. This is done by splitting atoms named fission, and which is used in power plants. The primary atoms used in nuclear fission are heavy unstable elements like uranium, plutonium, and thorium as a potential fuel which are bombarded by neutrons to split their nuclei, releasing massive energy in a chain reaction for power or weapons. So these elements are all radioactive elements. So everyone can imagine how sensitive this area is, sir. India currently has 22 operational power reactors across several states. Amongst them, the 5 major plants are Tarapur in Maharashtra, Rawat Bhata, Rajasthan, Kundankulam, Tamil Nadu. Sir, Kundankulam is the largest nuclear power plant in India with a total capacity of 6,000 megawatt from 6 reactors. And number 4 is Kakrapur, Gujarat, Kaiga, Karnataka, sir. Sir, this House today debating a bill that will decide who controls India's nuclear future, who bears the risk, and who pays when things go wrong. So the Shanti Bill does not emerge from a regulatory vacuum. India has governed nuclear energy for over 6 decades. Through the Atomic Energy Act 1962, this bill is therefore not a foundational statute. It is a restructuring statute. My question to the Honorable Minister, what problem is this restructuring actually solving, sir? Sir, in Section 3 of the bill allows not only government companies but also private companies, joint venture and even other persons notified by the center to build, own and operate nuclear power plants
and other nuclear facilities. Sir, privatization could lead to a threat to our national security and safety. How can the ministry ensure of this? Sir, Modi government is handing over our our pride. The 70 years of publicly funded research built by Pandit Nehruji, Dr. Homi Bhabha and Bikram Sarabhai sir. And this is not real competition. It is a crony control. The Modi government is opening the door for a handful of private players to enter the highly sensitive sector. The bill does not create any clear, independent and transparent process for selecting private licensee, nor any strong parliamentary or public scrutiny of such decisions. What we see here is selective privatization profits go to private companies, but control and risk management stay with the government. Here I would like to take a flashback to our history of British Raj in India. Power without responsibility, introduced by after the Battle of Boxer. This system gave the British East India Company control over revenue collection, that means Diwani, and military power. Responsibility without power, the system was designed so the British had power without responsibility, while the Nawab had responsibility but had no real authority, became puppet Nawab. Ultimately, British East India Company ruled over country and looted our wealth. Similarly, this government is now going to execute the same stature of puppet ministry as we are seeing like the civil aviation ministry, sir. Sir, in case of serious accident affecting thousands of people, victims will struggle to get fair compensation because the operator's liability is capped. The rest of the burden falls on the state and ultimately on common citizens through taxes. Sir, most advanced nuclear countries like Canada, like the United States, France have independent regulators with statutory protection. So these regulators can challenge government decisions. They have stable funding and they answer directly to Parliament or Congress. This bill does not meet those standards. It keeps AERB subordinate to the Department of Atomic Energy, which is a conflict of interest that no advanced country accepts, sir. Kindly conclude. Conclude, sir, I have given 10 minutes, sir. This bill allows extensive exemption in the name of strategic or insignificant incidents, including discretion not to notify a nuclear incident at all. Transparency is not optional in nuclear governance, it is fundamental. Even judicial oversight is curtailed. Section 81 bar the jurisdiction of civil courts. Appeals are channeled through specialized bodies whose members and procedure are again controlled by the executive. Access to justice become conditional, delayed and distant. So Chapter 6 completes the picture of excessive centralization. There is a time constraint. Section 32 to 37. Your party time is allotted for 12 minutes. Already one speaker has taken 6 minutes. You have taken 7 minutes. So please kindly conclude. No, sir, I have the time. 10 to 12 minutes, sir. Section, and you are, sir, always you are saying so. My time is going now. Don't disturb me, sir. It is a very tough topic. So, Section 32 to 37 allow the government to frame national policies, acquire plants and minerals, requisition substances, novate private contracts, and even fix nuclear electricity tariff, notwithstanding the Electricity Act 2003. Sir, federalism, sectoral regulators, and market mechanisms are brushed aside with a single notwithstanding clause. So, states where uranium mining, nuclear plants and radioactive facilities are located will bear the environmental and social burden, yet this bill given no meaningful role in licensing decisions, safety oversight, emerging planning or compensation. So states should have a say in deciding whether nuclear facilities are built on their soil. They should receive their compensation if their land is acquired or if there is contamination. So the bill places a duty on operator to ensure occupational safety and health, but it does not strengthen the position to worker to
demand safe condition or to report violations without fear or retaliation. Workers in nuclear facilities face unique hazard and radiation exposure, chemical burns and psychological stress, and they deserve strong protection, sir. In the bill, there is no mention about high cost of containment and the disposal of hazardous radioactive waste, sir. The House is being asked to sign a blank check to trust a government that has centralized power, weakened institutions, and repeatedly ignored expert advice with a nuclear law that expands its direction while limiting its liability. The bill shifts risk onto ordinary citizens, shields private and foreign suppliers. Everybody is talking about the we should take a lessons about the grave incidents, that explosion in Chernobyl, Ukraine, and the Fukushima Daiichi, Japan. But we must not forget about the incidents which happened in the Bhopal. Honorable Sir, Honorable Speaker, Honorable Speaker. Last line. Sir, last line, sir. Sir, during the introduction of 3 bills, including this Shanti bill, when some members of opposition raising their voice, Honorable Parliamentary Affairs Minister suddenly stood up and said, we will pass all the bills. Sir, this kind of arrogance we have. Honorable Speaker, sir, if this bill is called Shanti bill, then poison can be called prasadam. That's what the equivalent is. Sir, in this bill, I have a better name for this bill, sir. This bill is actually limited private liability, unlimited public suffering bill, sir. We can call it loose bill. Sir, it doesn't matter how we expand our nuclear energy matters, sir. 10 minutes. But how much we expand it. Sir, energy policy is not merely a question of megawatts or gigawatts, as you know, sir. It is a question of strategic autonomy, safety, accountability, and democratic control. Sir, nuclear energy, unlike any other sector, sits at the intersection of democratic civilian development and national security, sir. Decisions taken in this domain cannot be reversed easily, and hence, precisely the reason why this bill demands highest level of parliamentary scrutiny, sir. Sir, as you know very well, there are provisions in this bill which my other friends have also raised, especially the provision of limiting the liability of the private players. Sir, the moral question is, if profit is private, why pain is always public? Sir, here public pays, taxpayer pays, everybody pays, and the liability is capped for the private player. Sir, this liability capping is almost very similar to, sir, if you have a bridge and the bridge fails, then the contractor pays only half the amount or a certain cap, after which then it is taxpayers' money which has to compensate for all that. So, sir, there are major other issues that we have also raised, sir. It's the first time in Indian history this bill allows private companies to own and operate power plants. Sir, nuclear power plants. It opens the doors for joint ventures and foreign companies, so we have to be extremely careful, sir. So the government argues that these changes are necessary to meet India's ambitious nuclear capacity targets. Sir, we are also told that India needs around 100 gigawatts of nuclear power, but that actually deserves careful examination. Sir, Indian nuclear expansion has historically been constrained not by ideology, sir, but by 3 real-world factors: financing, land acquisition and public consent, and international technology denial regimes. Sir, none of these problems are solved just by privatization. Sir, financing challenges can be addressed through sovereign guarantees, green bonds, and public investment, as many other countries have done, sir. But public consent requires trust, transparency, and credible safety mechanisms. Trust that is harder to build when you have private players inside, profit-driven private players in this picture. Sir, what this bill does instead is to treat nuclear energy just like any other infrastructure sector, comparable to highways or telecom. Sir, this is a category error. Nuclear energy is not just another market. It involves radioactive materials, long-lived waste, and risks that no insurance market can actually truly price, sir. So energy security cannot be reduced to market efficiency alone. And I talked about the nuclear liability and capping it to
300 STR is not at all accepted, sir. Around 3,900 crores. Sir, then we should ask this question, why now? As we had already pointed out, there has been tremendous external strategic and commercial pressures on the government to do this. So in simple terms, sir, the government has sorted out yielded to these pressures, and especially to some friendly corporate houses. So let me be very clear, sir. India has always been a very strong player in this area, having a very good regulatory mechanism. But right now, this bill has put everything under big issue. Sir, also we should remember how our indigenous capability planning for nuclear sector has been compromised by this. So the Indian nuclear program is not merely an energy project. It is a scientific and a technological ecosystem painstakingly built over decades through indigenous efforts under conditions of sanction, technological denial, and international isolation. Sir, actually what has happened, we know very well, sir. I don't have to go into the history of how all this came. India's three-stage nuclear program based on pressurized heavy water reactors using natural uranium, followed by fast breeder reactors, and ultimately thorium-based system. This whole ecosystem is now being affected by this particular bill, sir. So now what will happen, sir? One large-scale private participation is allowed, especially with foreign technology partnership. The entire logic of decision-making changes, sir. Private operators accountable primarily to shareholders. They will prefer imported proven reactor designs. All these new technology and systems will be coming, which will actually spoil our long-term planning for the nuclear sector, sir. So at the end of the day, we are going to be dependent on foreign reactor vendors, foreign spare parts, and foreign fuel assurances in a very critical sector, sir. Sir, and I don't have to even tell about the regulatory overstructure. The entire regulatory mechanism is completely compromised. The government controls the appointments. The government controls even the search committee. It is like the government, which is the primary promoter, is also the regulator and also the person who allows justice mechanisms. If there is something which is going wrong, people are not even allowed to file a complaint. Even the players, civil society, or anybody who is affected cannot go and complain about any issue regarding this matter. The government needs to approve who will make a complaint on these matters. I don't really understand what is this logic of putting a restriction on the justice mechanisms as such, sir. In fact, I really don't understand and also my friend Arun Nehru had talked about the effect this bill will have on the pricing of the electricity which comes out of these reactors. So, in fact, I have also seen the government has made a provision in this bill to actually regulate that price of this thing. So, the Honorable Minister will also have to explain why this provision was brought inside this bill of regulating the pricing, where the normal regulators are kept aside and it is a bill. Sir, I just want to conclude by saying, sir, this bill is basically, sir, what we are actually asking is, we are not against energy security, sir. We are not against all this. But the point is, this bill requires scrutiny. This bill requires clause-by-clause reading. So we request the Honorable Government to rewrite the bill with full liability, with proper independent regulation, with open courts and honest disclosure. Sir, no development is worth health issues in this country for its citizens. So my request is, please put the bill to stronger scrutiny for a committee, or please rewrite the bill again. Thank you, sir. Thank you. Sri Biren Singh ji. धन्यवाद सर. That's why I'm sitting here to just heard you. मैं सतत दोहन तथा उन्नयन नाभिकीय ऊर्जा द्वारा भारत परिवर्तन विधेयक 2025 के विरोध में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हूं. माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार निजीकरण के नाम पर देश की हर चीज बेचने पर तुली हुई है.
हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, सार्वजनिक उपक्रम बिक गए। अब इस विधेयक के जरिए परमाणु ऊर्जा जैसे अत्यंत संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र को भी अपने चहेते लोगों के हवाले करना चाहती है। यह नीति नीलामी, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, जनजीवन और भविष्य की पीढ़ियों की कीमत पर कुछ चुनिंदा कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए जो है सरकार खुले तौर पर जनता की संपत्ति को निजी तिजोरियों में डाल रही है और इस सदन से केवल मोहर लगवाना चाहती है। तो सवाल यह नहीं कि सरकार यह क्यों ऐसा कर रही है, सवाल यह है कि अब देश की सुरक्षा भी जो है कि प्राइवेट लोगों के लाभ के लिए गिरवी रख दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो अधिनियम आया है उसके धारा 3 और 7 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धारा 3 के अंतर्गत निजी कंपनियों को ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी गई है और धारा 7 के माध्यम से लाइसेंस की शर्तें, अवधि और संशोधन का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। यह व्यवस्था परमाणु क्षेत्र में नीतिगत निर्णय से हटाकर प्रशासनिक विवेक के अधीन कर दिया गया है और इतना संवेदनशील क्षेत्र किसी भी स्थिति में लाइसेंस राज और नोटिफिकेशन राज से संचालित नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका ध्यान अधिनियम के धारा 9 की तरफ ले जाना चाहता हूं। धारा 9 में अनुसंधान, विकास, नवाचार और लाइसेंस की छूट दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब परमाणु पदार्थ और विकिरण शामिल हो तो छूट शब्द का प्रयोग ही खतरनाक है। यह प्रावधान भविष्य में निजी संस्थाओं को नियामक निगरानी से बाहर प्रयोग करने का रास्ता खोल सकता है। अध्यक्ष जी, धारा 11 से 16 तक धारा 13 में ऑपरेटर की देनदारी सीमित कर दी गई है और धारा 14 स्पष्ट करती है कि सीमा से अधिक नुकसान की जिम्मेदारी होने पर केंद्र सरकार इसे उठाएगी। जैसे दुर्घटना निजी संयंत्र में हो, निर्णय निजी संपत्ति का कंपनी का हो, लेकिन भुगतान राज्य और देश की जनता करे, यह इसे रोका जाना चाहिए। न तो यह नैतिक है न ही न्याय संगत है। हम आपका ध्यान जो है धारा 17 से 27 की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसमें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की नियुक्ति, विस्तार, हटाने का अधिकार सब कुछ कार्यपालिका के अधीन है और धारा 25 के तहत सरकार कुछ भी गतिविधियों को नियामक के दायरे से बाहर कर सकती है। जबकि नियामक ही स्वतंत्र नहीं होगा तो सुरक्षा केवल कागजी बन के रह जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 28 से 31 के बीच में जांच, तलाशी, कार्रवाई की शक्तियां मुख्यतः केंद्र सरकार और उसके अधीन संस्थाओं को दी गई है। राज्यों और स्थानीय प्रशासन और स्वतंत्र विशेषज्ञों का कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है, जो संघीय ढांचे के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष जी, अध्याय 5 के धारा 32 से 46 के बीच में जो नीति निर्धारण, अधिग्रहण, अनुबंध के अन्वेषण, छूट और आपात शक्तियां, ये सब कुछ सौंप देती है और वह भी पर्याप्त संसदीय नियंत्रण के बिना परमाणु शक्ति पर ऐसा केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए जोखिम है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं अंत में कि परमाणु ऊर्जा का विस्तार आवश्यक हो सकता है, लेकिन निजीकरण बिना कठोर जवाबदेही के अस्वीकार है और कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण संवैधानिक संतुलन को कमजोर करता है और परमाणु सुरक्षा को बाजार तर्कों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए और बिना व्यापक चर्चा के इसे पारित न किया जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री आर सचिदानाथम जी, आर सचिदानाथम। I rise to speak on the Shanti Bill 2025. The very name Shanti, meaning peace, immediately reminds us the irony embedded in this legislation. Much like Operation Smiling Buddha, this bill carries a name that suggests peace
while in reality it represents the absence of it. In fact, the name appears to symbolize not peace for the people, but the government's deep and continuing love for privatization. Honorable Speaker, sir, after repealing the Atomic Energy Act 1948, the Atomic Energy Act 1962 was enacted. Subsequently, this act was amended 3 times in a progressive manner. Each of these amendments gradually broadened the scope of the nuclear power generation, which was originally confined strictly to the central government. However, even with these amendments, the core principle remained intact, that atomic energy must be used solely for the welfare of the people of India. The atomic energy clearly ensures the nuclear power is the strategic national resource meant to serve people interest, national security, the people's welfare. Unfortunately, the proposed Shanti Bill 2025 departs fundamentally from this principle. This bill discloses the dangerous shift where atomic energy is no longer centered on public welfare, but it is being redirected towards corporate welfare, that is especially for Modi's best friend Adani. Honorable Speaker, sir, what is most alarming is that the sector, which was so far remained under 100% control of the central government, is now being systematically opened up to complete private domination. Commissioning of the first prototype fast breeder reactor at Kalpakkam by 2026 marks a major milestone in our 3-stage nuclear program. It proves that the public sector institutions like Bhavini and NPCIL are fully capable of expanding nuclear power safely and indigenously. Kalpakkam stands as a symbol of India's scientific self-reliance, where indigenous design, fuel fabrication and reactor technology have been achieved without dependence on the foreign or private players. This success strengthens our strategic autonomy and showcases the strength of public sector research and manufacturing. Today, India's nuclear capacity is steadily growing from 8.18 gigawatt to projected 55 gigawatt and ultimately 100 gigawatt, entirely through public investment and strictly regulatory oversight by the AERB. In this context, the Shanti Bill and the move to privatize nuclear power is unnecessary and dangerous. Nuclear energy involves high-risk technologies like fast breeder reactors and radioactive waste management, which cannot be driven by profit motives. This is not merely a policy change. It is a profound shift in the philosophy of the governance. Atomic energy is not an ordinary commercial commodity. It concerns national safety, environmental security, and the future of our people. Handing it over to private corporate interests raises serious questions about accountability, safety, and sovereignty. Through you, sir, I seek clarify from government of several serious concerns regarding the entry of the private sector into nuclear power generation. Who will supply the nuclear fuel to private nuclear power plants? Will it be imported by private entities or supplied by the government? How will spent fuel be stored, monitored and controlled? What mechanism will ensure the long-term safety and security of spent fuel? Who is bear the responsibility, sir? One minute, sir. Who will bear the responsible for the decommissioning the nuclear fuel plants after completion of the 40-year life cycle? In the unfortunate event of the nuclear accident, who will bear the nuclear liability and compensate the affected public? Honorable Speaker, sir, I wish to draw the attention of the House to reports published in the New York Times regarding the nuclear device that was installed in the Nanda Devi region of Himalayas and subsequently went missing. It was reported that the device contained nearly 1/3 of the plutonium used in the Nagasaki atomic attack. Even today, local leaders and communities fear that the plutonium from the last device may have entered a glacier
posing a serious threat to the people living downstream. Sir, even in the case of, just 1 minute, sir, case of the government-owned nuclear device, no authority has taken responsibility to this day. Therefore, Honorable Speaker, sir, I strongly urge the House to carefully examine the true intent of the consequences of the Shanti Bill 2025 and to ensure that atomic energy remains a public asset used strictly for the welfare of the people of India and not for the profit of the few corporates like Adani. Thank you very much, sir. Thank you, Chairman Sahib, for giving me this opportunity. This historic, sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025, Shanti Bill, otherwise 2025. Manya Pradhan Mantri, I support the bill under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The entire world, the leader of this world, is trying to make India in 2047 a Viksit India. For that, this nuclear energy bill, it is commendable and is acceptable in all spheres. The Atomic Energy Act 1962 was enacted after repealing the Atomic Energy Act 1948. After so many permutation, combination and rectification, the nuclear power production originally confined to the central government, to the government companies and joint venture companies. But now, with a strong research and development support since inception of the nuclear power program, India could achieve self-reliance in nuclear fuel cycle technology and has been carrying out the nuclear power program in the responsible manner. With adequate experience now in place, it is time to ripen augment its nuclear installed capacity to newer clean energy security and reliable round-the-clock power for national data center and future-ready. As Modi ji is trying, Bharat is trying to new India, new Bharat. So this is requirement of 100 gigawatt of nuclear power in 2047. The data centers, quantum computing is coming. Now it is 8 gigawatt only. So now this is a quantum job in electricity generation. So India has set up an ambitious plan to achieve the energy independence with a roadmap of decarbonization by 2070. So in this view, reasons mentioned, it is necessary to enact the new comprehensive legislation, namely the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 and to repeal the Atomic Energy Act 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010. So the new legislation is aligned to achieve the objective of increasing share of nuclear energy in the total energy mix of India, facilitating innovation in nuclear science technology, expanded in the application for non-power application, and continue to honor India's obligation towards safety, security, safeguards, and total nuclear ability. So future of India is going to depend upon this. So basic purpose and points of this bill are that to provide, authenticate the persons specified in Clause 3 of the bill for production of the nuclear energy and providing for the suspension and cancellation of such license and safety authorization in certain situations. To provide for regulation of application for nuclear and radiation technology in healthcare, basically healthcare, food and agriculture, industry, research and other non-power uses. So the future is AI, the future is EV and semiconductor. So this will definitely help this new Bharat. To exempt research, development and innovation action from licenses, to provide for a pragmatic civil liability regime for nuclear damage, to confer statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board, which is reorganized, to strengthen the implementation of security, safeguards the provide policy framework and quality assurance or smooth coordination of emergency preparedness and response. So the bill has a permits the Department of Government of India and company, joint venture, etc. to set up facilitation to undertake the activities specially in clause only under a license, a safety authentication. It further empowers the central government to reserve certain activities sensitive in nature under the exclusive control. Because
only government cannot do it, as 100 gigawatt of power is required. In government sector, you can go up to 50, as scientists have told. The next 50, it can by private sector handshaking. So the bill enables the Board of Regulating Manufacture, Use, Export, Import, Transport, Transfer, etc. of any radioactive substances and radiation generation equipment. The bill also empowers the central government to undertake exploration activities in uranium and other. As I have talked that you can have a with private partnership or other, the exploration can be taken in ocean and other areas also. India can be self-sustained in international market. So bill provides making up application and also provides a grant of license and safety authorization by the central government and board, subject to terms and conditions laid down in the rules and regulations respectively. It further empowers the central government and board to refuse the grant of license. So it has a control over anyone taking the license. It can refuse, it can deny or also cancel it. It bills provides the grounds of suspension, modification, curtailment and duration of cancellation of license and safety authorization, and the actions of central government or board may take precedent to such suspension. So the bill also pursues to carry out research development. As research development is a high-end topic, so handshaking with the private agency and other agency, research development takes a major role. So design and innovation of matter relating to nuclear energy and radiation for the peaceful use. And the bill provides duties of persons granted license fee and other things. And the bill also able to nuclear damage caused by nuclear incidents. So any damage in nuclear incident also it takes care occurring in nuclear installation as well as the nuclear installation occurring outside the nuclear installation involving nuclear material in the cost of carriage and before and after another operator has assumed the liability. So bill has various other activities also. The bill provides the circumstances under the operator shall not be able for nuclear damage, including where the nuclear damage is caused by nuclear incident. If there is a natural disaster on any war, between him and chair, you should not cross. Okay. Any nuclear disaster or civil war, so it will not take care. Thank you, Veraji. Only one minute. The bill imposes obligation on the operator to take out before beginning the operation of nuclear installation insurance policy and any such thing. So central government has control over this, any private agency, and I hope this bill will definitely create a new revolution in atomic energy sector. And for that, I demand also in my area, my Jaspur constituency, it is a steel capital of India. It is a mines and other lots of energy is required. If a nuclear energy station can put in my constituency, I will welcome it. Thank you. Jai Jagannath. Sri Y.S. Avinash Reddy ji. Very good. So thank you for this opportunity, sir. Sir, before talking about the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy bill, I would like to go one step back, sir. Sir, uranium is the primary fuel for nuclear energy, sir. My parliamentary constituency, Kadapa, has one of the highest uranium reserves in the country. Sir, Uranium Corporation of India Limited, UCIL, is running mining and processing plant at Tummalapalli village in my constituency from the last 18 years. Keeping in view of the national interest, our people from 6 villages have given their valuable lands to UCIL in spite of the knowledge of severe radiation risks because of uranium. Sir, yet the UCIL does not have any respect towards people, sir. They does not have any compassion towards their grievances. I have represented Honorable Minister also several times, sir, regarding hazardous chemical wastes at Tailing Pond, the need to shift Kotala village by providing R&R package. Yet no action is taken so far, sir. Sir, land acquisition issues and land loser quota jobs are still pending, sir. I request the government to create confidence and be liberal in addressing the grievances of our people, as they have sacrificed lands for a national cause and consented for uranium mining in spite of so many health risks, sir. Sir, coming to the merits of the proposed bill,
Sir, this bill provides long overdue regulatory clarity and institutional strengthening. Sir, by granting statutory backing and enhanced powers to AERB, the bill addresses a long-standing concern regarding the adequacy and independence of nuclear safety regulation in India. A clear licensing and safety authorization framework coupled with defined inspection and enforcement powers ensures that the expansion of nuclear energy is accompanied by robust safety and accountability mechanisms, sir. Sir, this bill promotes research, innovation, and non-power applications of nuclear technology. Sir, coming to the risks, this bill has environmental and long-term risks for future generations, sir. Sir, while the bill talks about safety and waste management, it does not clearly mention how radioactive waste will be safely stored and monitored over long term. Nuclear waste remains dangerous for decades, even centuries, but the law does not clearly fix responsibility for environmental cleanup once plant stops functioning. Sir, there are no clear legal duties on who will pay for and manage long-term waste storage and land restoration. Because of this, there is real concern that the cost and risk of nuclear waste management may be pushed on to the future governments and future generations. Such long-lasting environmental risk require clearer legal safeguard and stronger accountability, sir. Sir, in this bill, there is a gap in emergency preparedness at the local level, sir. Sir, the bill gives strong emergency powers to the central government, but it says very little about preparing people on the ground to handle a nuclear emergency, sir. Sir, district administrations, local hospitals, disaster response teams, and nearby communities are the first to face the impact of any accident. However, the bill does not clearly talk about training, medical preparedness, emergency drills, or public awareness programs in areas around nuclear plants. Sir, without strong local capacity and planning, central control alone may not be enough during a crisis, sir. This gap raises concern about whether our emergency response system is truly ready to protect lives of the citizens, sir. Okay. Sir, with these comments and with these suggestions, I support this bill, sir. Thank you. Thank you. माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। सभापति महोदय, भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 अधिनियम पर विशेष चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम 2062, 1986, 1987 तथा वर्ष 2015 में संशोधनों का निरसन के साथ वर्ष 2010 में व्यापक चर्चा और सहमति के आधार पर परमाणुीय क्षति के लिए, परमाणुीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व और त्रुटि रहित दायित्व व्यवस्था के माध्यम से किसी परमाणुीय घटना के पीड़ितों को शीघ्र प्रतिकर के संदाय का उपबंध के लिए अधिनियमित किया गया था, उसका भी आज यहाँ निरसन होने की बात है। मैं बात करना चाहता हूँ कि हरित ऊर्जा को लेकर के भी दो राय इस मामले में है कि यूरोप के कई विकसित देश परमाणु ऊर्जा से किनारा कर रहे हैं। खासतौर से जर्मनी अपने सभी पुराने परमाणु घरों को बंद कर दिया गया और वो एक वैकल्पिक हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं विरोध में इस बात को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो दो राय है उसको सदन के सामने में रखना चाहता था। तो तीसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में जो संशोधन है, मैं कोई निजी क्षेत्र का विरोधी नहीं हूं, लेकिन क्रिटिकल एरिया में परमाणु बिजली घर के क्षेत्र में निजी क्षेत्र खोलने का क्या औचित्य है? क्या देश की सरकार यह मानती है कि हमारे पास पैसे का घोर अभाव है, हम बिजली घर नहीं लगा सकते, या टेक्नोलॉजी को लेकर के इनके भीतर की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है? इसलिए मैं इस बात को चर्चा करना चाहता हूं कि एनटीपीसी इस देश में 54,000 मेगावाट बिजली कोयला के माध्यम से पैदा करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, तो आखिर परमाणु बिजली पैदा करने के लिए जो पहले से 8880 मेगावाट जो जनरेट हो रहा है, क्यों नहीं भारत सरकार उनका बजट बढ़ाने का काम किया और सरकारी क्षेत्र में बिजली घर लगाने का काम किया? बिहार में प्रस्तावित रजौली परमाणु बिजली घर
पिछले 20 साल से 2 दशक से आज तक उस पर एक ईंट नहीं रखा गया। ये प्रस्तावित क्या सरकार को कौन चीज़ ऐसा रोक रहा था इस काम को करने के लिए? जब 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जब देश का कानून आपको रोक नहीं रहा था, तो फिर रजौली में बिजली घर लगाने से कैसे रुका? अगर पैसे का अभाव था तो इस देश में कोयला आधारित बिजली घर और पन बिजली घर कैसे लग रहे थे? एक कंट्राडिक्टरी यह एक स्टेटमेंट सरकार के द्वारा दिया गया इस विधेयक को के औचित्य पर, वो हम लोग के समझ के परे है। इसलिए मैं कहा कि इसका विरोध इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिजली, परमाणु बिजली अगर पैदा ही करना है तो सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं बिजली पैदा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ ड्यूडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ परमाणु बिजली पैदा करने में जो संबंधित जो यूरेनियम है, अगर निजी क्षेत्रों के जरिए कहीं से लीक हो गया, जो अभी भी हो रहा है, कई जगह पे बिहार में यूरेनियम पकड़े गए, देश के कई हिस्से में यूरेनियम पकड़े गए, जबकि ये टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जिस दिन निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, ये सुरक्षा टूट जाने का खतरा। 1 मिनट सर दिया जाए, बिहार का सवाल है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस हरित ऊर्जा से देश के किसानों की भी चर्चा है, इसलिए मैंने बोला हरित ऊर्जा से जो पैदा होगा तो हरित ऊर्जा में हमको अभी केवल और केवल दिया जा रहा है सौर ऊर्जा, जो 8 घंटे हमको बिजली किसानों को मिलती है। बिजली विभाग ने अलग से फीडर बना दिया गांव के किसानों को कि 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं देंगे। क्या सरकार इसमें यह बात रिजर्व करेगी कि परमाणु बिजली से पैदा होने वाला 24 घंटा बिजली किसानों के लिए भी 24 घंटा उपलब्ध हो रहेगा? इसके लिए भी इसमें प्रावधान अगर करेगी तो बहुत अच्छा होता। इसके अलावा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 12 उपधारा 2, जहां किसी भी व्यक्ति की लापरवाही और स्वयं की भूल चूक के कारण कोई नाभिकीय नुकसान होता है तो प्रचालक ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि कोई दुर्घटना हो जाएगा वो मानवीय चूक से, तो उसके आधार पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं कह सकते। समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट सर। धारा 13(3) भारत सरकार अतिरिक्त पूर्ति करेगी, जबकि यह इसका मुनाफा निजी क्षेत्र को जाएगा। तो क्यों नहीं यह प्रतिपूर्ति केवल निजी क्षेत्र करेगा, सरकार क्यों करे? क्योंकि मुनाफा तो प्राइवेट सेक्टर को जाना है। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को नाभिकीय चूक पर कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा, छूट दे दिया गया जो 2010 के कानून में था। धन्यवाद जी, धन्यवाद। श्री संदन चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज सबसे पहले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपना जीवन लगाने वाले होमी बाबा जी को याद करते हुए द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन बिल 2025 शांति के बारे में आपने बोलने का समय दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, 2014 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 4.4 गीगावाट जो है कैपेसिटी थी। आज हम 8.8 में है 2025 के अंदर, और 2047 का विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है उसे पूरा करने के लिए 100 गीगावाट की आवश्यकता है परमाणु ऊर्जा की। इन ज़रूरतों को देखते हुए जहां थोरियम का बड़ा संग्रह भारत के क्षेत्र में है और पाया जाता है, वहीं इसे भारत के लोगों के कल्याण तथा अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग हेतु एक विधिक ढांचा प्रदान किया जा सके। इस बिल के आने के पश्चात परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, 1986, 87 और 2015 में जो संशोधन किए गए, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए मजबूती प्रदान करने का काम होगा। वर्ष 2010 में CLNDA जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, उसके अंदर जो बदलाव किए गए, कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परमाणु घटना के पीड़ितों को शीघ्र प्रतिकर एवं उपलब्ध कराया जाए, ये अधिनियम में किया गया है। मान्यवर, वर्तमान विश्व परिस्थितियों को देखते हुए और भारत जैसी बड़ी आबादी जिसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोकहित के अंदर ये बिल अति आवश्यक है।
भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी का संग्रह, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का संचालन, हमारे पास परमाणु अनुभव उपलब्ध है। यह समय भविष्य को तैयार करने के लिए और नए प्रयोगों हेतु विश्वसनीय 24 घंटे विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में परमाणु क्षमता को स्थापित करने और एसएमआर जो हमारा जो है एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान के विकास हेतु, क्योंकि लगातार सरकार और आदरणीय हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विजन इसमें ही दिखाई पड़ता है कि 2025-26 में 20,000 करोड़ का जो है निवेश किया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी जो है डिजाइन के हमारे एसएमआर जो है हम डेवलप कर लें, इसकी अति आवश्यकता है। माननीय भारत 2070 तक डीकार्बोनाइजेशन क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं ये हमारा बिल मददगार साबित होगा। जीवांश ईंधनों पर निर्भरता कम करने, रणनीतिक ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हेतु 2040 तक दोगुनी होगी, जो पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। मान्यवर, एआई एक सुझाव आदरणीय पूरे सदन के सामने है। एआई और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों म्यूचुअल बेनिफिशियरी हैं और एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं। जहां एआई सेफ्टी और एफिशिएंसी न्यूक्लियर ऑपरेशंस में इंप्रूव करने का काम करेगी, वहीं एआई की बढ़ती मांग को न्यूक्लियर पावर लो कार्बन ऊर्जा का स्रोत है। एआई न्यूक्लियर लाइफ साइकिल को डिजाइन से लेकर डीकमीशनिंग तक मदद करने का काम करेगा। एनहांस सेफ्टी और मॉनिटरिंग, न्यूक्लियर ऑपरेशन एफिशिएंसी, मेंटेनेंस, रिएक्टर डिजाइन एंड फुल मैनेजमेंट, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे सिक्योरिटी और सेफ गार्ड के क्षेत्र में हो, हमेशा इसमें एआई की मदद ली जा सकती है। आप समाप्त कीजिए प्लीज। आजा मान्यवर, एक मिनट के अंदर खत्म कर। मान्यवर, यह बिल सुरक्षा का भी सुनिश्चित करने की गारंटी देता है, वहीं ऑपरेटर और आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारियों को स्पष्ट में विभाजन करने का काम करता है। अनिवार्य बीमा के साथ साथ विनाशकारी घटनाओं के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करने का काम करता है। कन्वेक्शन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के साथ साथ डाटा सेंटर्स के लिए हमारा बड़ा संरक्षण हो, उसके लिए भी यह अति आवश्यक है और न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारत को बेहतर भविष्य के लिए ये बिल पक्ष विपक्ष को साथ मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए और यह बिल जहां शांति का रास्ता दिखाता है, वहीं शक्ति का अभ्यास करना सिखाता है। आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त। धन्यवाद जी। श्रीरामा प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदय, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 जन विरोधी है, पर्यावरण विरोधी है, सुरक्षा विरोधी है। विदेशी देशी कॉरपोरेट घरानों को निजी फायदा पहुंचाने के मकसद से लाए गए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं। इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विधेयक पर चर्चा हो रही है महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे अवसर पर जरूर सदन के अंदर रहना चाहिए था। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संचालन, सुरक्षा देने और विकसित करने में सक्षम नहीं है, जो एक एक करके देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले इन्हें करते जा रहे हैं। क्या हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे देश में आविष्कार करने वाले सक्षम वैज्ञानिक, इंजीनियर और धन की कमी है? क्या देशी विदेशी कंपनियों से राय करके उनके निजी फायदे के लिए ये विधेयक लाए जाते हैं? क्योंकि किसानों के तथाकथित फायदे के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों के समय भी यह दिखाई पड़ा कि सदन में विधेयक आने और कृषि कानून बनने के पहले ही
अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम अनाज रखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बन गए थे। महोदय, परमाणु सुविधाओं का निजीकरण वर्तमान में रेडियोधर्मी और निर्धारित पदार्थों की खरीद, प्रसंस्करण, उपयोग और निपटान केंद्रीय सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग, DAE, NPCIL, UCIL के अन्य कठिन नियंत्रण में है। विदेशी निवेश वाले निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति देने से यूरेनियम, प्लूटोनियम और खर्च किए गए ईंधन के प्रबंधन से देश में अकल्पनीय खतरा सुरक्षा पैदा हो सकती है। यह सामरिक संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण को कमजोर करेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अनुसंधान में छूट। महोदय, एक सेकेंड। धारा 9 लाइसेंस के बिना परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान विकास की अनुमति देती है। यह छोटी मात्रा का उल्लेख करती है, लेकिन इसका स्पष्ट माप देने में विफल रहती है। उच्च लागत के कारण केवल कुछ ही निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में एकल इकाई का एकाधिकार होगा और बिजली महंगी होगी। आप समाप्त कीजिए प्लीज। अंत में यह 2010 के देयता अधिनियम की पुरानी देयता सीमा को दोहराता है, जिसमें मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ा गया है। क्षतिपूर्ति की राशि मिलियन है, जबकि 1989 में भोपाल गैस कांड के समय यूएस के साथ $470 मिलियन का भुगतान किया गया था। महोदय, उत्तरदायित्व तो नहीं बनाया गया है कंपनियों को, बल्कि इसका उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इसका जवाबदेह जो है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र चलाने वाला मैंने ऑपरेटर होगा। कंपनियां इसके बाहर से बाहर है महाराज। डॉक्टर शर्मिला सरकार जी, पुनः इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद। Thank you, sir, for the opportunity to speak on an important bill, that is Shanti Bill 2025. I, on behalf of my party, All India Trinamool Congress, I stand to oppose the bill because of excessive privatization of a key sector. Sir, for decades, India treated nuclear energy as a strategic public responsibility, not because of ideology, but because of scale of risk. Nuclear power is not an ordinary sector. A single failure has consequences that last for years and generations. The bill is called Shanti, but it has done nothing than wreck the mental peace of Indian citizens. Clause 3 of the bill opens Indian nuclear sector to private companies and joint ventures. According to this bill, private firms can engage in fuel cycle activities, equipment manufacturing, power generation, and plant operation. The bill dismantled the principle that India stood for decades. This is not reform. This is just privatization without any accountability. The current disaster, that is the aviation sector, is an example of operation of monopoly in the skies. The government has bent rules, even suspended the flight duty time limitation rules, which are meant to ensure the safety of pilot and passengers. With this bill, there is no guarantee that rules will be conveniently bent or suspended to benefit some companies. Another problematic domain is the new bill to remove an earlier provision under right of recourse. This also has been removed in this current bill. Why? Why are you so anti-people, sir? Let me tell you. Because your foreign friends asked you to remove this. That's why. The bill limits liability of ₹1 crore in case of severe breach. Sir, they have put an amount of 1 crore on the lives of humans. This is the true face of BJP. BJP can put a cost of 1 crore on Indian citizens. The maximum liability of the operator has been fixed at ₹3,000 crore. Does this account for inflation, sir? Or long-term effect of nuclear accident? Almost 40 years ago,
after the Chernobyl nuclear accident, studies has reported that cancer, infertility, cardiovascular accident, and so many birth defects, so many things have been happening for more due to the damage to the DNA. Please. Sir, just a minute. Sir, I want to remind this House that in 2010, under the UPA government, brought an amendment to the Civil Liability for Nuclear Damage Bill. The BJP called the government a sellout. What is doing now? BJP is being a sellout, sitting on Bengal's right. You are sitting on Bengal's 2 crore dues. Sir, Banglar 2 koti taka atke rekhe, natural disaster 43,500 টাকা আটকে রেখে এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের 19,000 কোটি টাকা আটকে রেখে এটুকু প্রমাণ করেছে। হ্যাঁ বলছি, আটকে রেখে এটুকু বলেছে বাংলা বিরোধী এখন এই বিল এনে প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা ভারতীয় নাগরিকের বিরোধী। তো সেই জন্য আমি স্যার, though the bill is important but I oppose the bill and I demand the bill should be sent to a standing committee. Thank you, sir. Vamsi Gaddamji. Yes. Sir, I thank you for this opportunity, sir. So I want to first start off by saying, very unfortunately, this bill is named Shanti Bill, sir. It's cameras. Camera. Without camera, no talking, sir. Sir, yes. This camera, sir, camera. Sir, this bill has been named the Shanti Bill, sir. मेरे हिसाब से ये बिल तो एक अशांति बिल होना चाहिए, sir, because the points that are raised in this bill are very dangerous to the safety of our country, sir. So I want to raise a very important point. This government is showing no accountability, no responsibility, no answers to any issue that is happening around the country, and they are ultimately facing no consequences. Why I am raising this, sir? You talk about the recent attacks on our country, be it the Delhi terror attacks. Nobody talks about this subject. We all saw Rahul Gandhi ji raise that after Operation Sindoor, what is the government going to do when there is a next attack that is going to happen on our country? Unfortunately, nobody talks about this. When we try to raise it, there's no time allocated to that. When we talk about unemployment issues, the government doesn't take any responsibilities. They promised 2 crore jobs per year since the last 11 years. Nobody talks about that. You talk about Indigo crisis, there is no accountability on that. The government is encouraging private players. When Indigo makes 7,000 crores profit and Air India makes 10,000 crores losses the same years, the government doesn't talk. The rupee devaluates, the government doesn't talk. So why I'm raising all these important issues is, when this government introduces a bill like the atomic bill, removing the liability from the suppliers, who is going to be liable when an accident or an incident happens in the nuclear space, sir? So we have to understand the biggest disastrous change is the change to the civil liability law. If you are so confident that there are not going to be any accidents, there are not going to be any nuclear incidents, I've heard some of the members say that we are very safe, there's no incident going to happen, then why is this liability law being removed, is my question to the Honorable Minister through you, sir. So when we talk about France, Russia, China, South Korea, all of them are state-owned and government-owned, sir. Who will be responsible is the biggest question that comes when we talk about this bill. The government is passing this bill to put national security, national defense in the hands of private players, sir. I want to ask, what is it that the people have given mandate for? And are the people okay when we take such draconian decisions in putting such power in the hands of few private players, sir? So we all know, Honorable Member Manish Tiwari ji has rightly raised, when Adani has shown interest to enter the nuclear space, within a month, this bill is put up, sir. Is it a pure coincidence? Or are we repeatedly doing the same mistakes that were done in the last 10 years? Sir, we have to learn from history. We always keep looking at the mistakes that our predecessors have done
and we have to take forward-thinking actions. We have to take decisions which impact our children of the future for the better. But unfortunately, sir, this Shanti Bill is all about risk. And it's not about if it will happen, sir. It is about when it will be happening. And when such an untoward incident happens, if everything is safe, if everything is diluted, the liabilities are diluted, the nuclear danger, the nuclear incident does not care about intention, sir. It does not care if it is a private player that is owning the nuclear plant or it's a government player that is owning the nuclear plant. Radiation does not behave like a gas tragedy or a water tragedy, sir. It does not leak or does not disappear. We have to think about the children of the future. Radiation is zameen mein bas jati hai, sir. India's previous governments, previous leaders would take responsibility if there was any untoward incident, if there was loss of life to the people of our country. We have heard about resignations of ministers taking responsibility in our earlier governments. But unfortunately, today, we simply divert the topic and we go on to the next one. Sir, I repeatedly want to raise that sending this bill to the private players and giving private players whole and sole responsibility would be dangerous for the people of this country. I feel this bill is against the interest of our country, the safety of our country, and the safety of the citizens of our country. Privatization of nuclear power has failed repeatedly globally, and I urge this government to rethink its decisions, to have some liability on the private players and the suppliers in order to ensure safety and the security of our country. Thank you, sir. Jai Hind. माननीय सदस्य श्री अनूप धोत्रे जी. Thank you, Speaker Sir, for allowing me to speak on this important bill. The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025, known as the Shakti Bill. Honorable Speaker Sir, it is our Prime Minister's target to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by the year 2047. It has been observed in cities like Delhi, located near thermal power plant, experience nearly 30 to 40% of the total pollution due to emissions from coal-based thermal power plants. Additionally, coal transportation to thermal power station is predominantly carried out through Indian Railways, accounting nearly 49% of the total freight movement. This heavy reliance on coal freight occupies a substantial portion of Indian railway capacity, leading to constraints on passenger train services and the movement of other essential goods. Sir, nuclear power today is no longer merely a source of electricity. It is a strategic national asset. During 2024-25, India generated 56.68 billion units of nuclear electricity, thereby preventing an emission of 56.68 million tons of carbon dioxide in a single year, which was one of the lowest life cycle greenhouse gas emissions. Nuclear energy strongly supports India's commitment in achieving net zero emissions by 2070. Nuclear reactor produce hydrogen by using methods such as electrolysis and advanced thermochemical cycles or hybrid methods. Hydrogen is fuel of automobile industry with zero emissions. Sir, nuclear power also is cost effective and commercially viable. Some of the cheapest electricity in India today is generated by nuclear power plants. The Tarapur Atomic Power Station Unit 1 and 2 generate electricity at less than 1 rupee, which is highly competitive. Moreover, a nuclear power operator, NPCIL, is AAA rated company, consistently earns commercial profit, clearly dispelling the notion that nuclear power in India is not an economically viable option. However, the cost of establishing a nuclear power plant in India is approximately 20 crores per megawatt. Therefore, private sector participation is very essential. Sir, the bill replaces outdated legislation with a single, comprehensive and future-ready framework. It strengthens significantly our regulatory oversight,
rationalizes civil liability provisions, enable responsible participation with fully safeguarding national interests. It establishes a strengthened Atomic Energy Regulatory Board which clearly defines power for licensing, safety authorization, inspection, enforcement, emergency response and public outreach, thereby ensuring transparency and enhancing public confidence. Sir, the BARC has developed TAG24, which stands for Trombe Akola Groundnut 24, a popular and high-yielding groundnut variety through mutation and recombination breeding at its Trombe facilities. This variety was developed by crossing mutant derived from Spanish improved groundnut variety and was achieved in collaboration with Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapith PDKV, the Agriculture University serving my constituency Akola. This was a successful collaboration and stands a fine example how nuclear science and agriculture research can directly benefit farmers at grassroots level. Sir, I would like to also draw your attention Baba Atomic Research Center in field of agriculture applications. BARC has developed irradiation technology that significantly enhances the shelf life of agronomical as well as horticultural crops through controlled use of radioactive sources such as cobalt-60. This technology helps reduce post-harvest losses, improves food security, and increases farmers' income. I therefore request necessary enabling provisions and supportive amendments to be incorporated in the bill to promote wider application of such nuclear and radiation-based technologies in agriculture, which would be of immense benefit to the farmers. In conclusion, sir, I support this bill. This landmark legislation strengthens India's energy security, accelerates climate action, promotes technological leadership, ensures public safety. I strongly support this bill and urge the August House to do the same in larger national interest. Thank you, sir. Thank you. माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी पर बोल रहे हैं जी, हनुमान जी। सर, न्यूक्लियर एनर्जी बिल है। हाँ, उसी पर बोल रहा हूँ सर। आप देखिए, मैं बहुत ढंग से बात करता हूँ मेरी सर। सभापति जी बहुत विद्वान आदमी हैं, आप बोले कि नहीं बोलेंगे न्यूक्लियर पे। सभापति महोदय, सपोर्ट करने हैं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, विधेयक का उद्देश्य परमाणु शक्ति के लिए एक व्यवहारिक नागरिक दायित्व व्यवस्था बनाना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्राप्त करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रम रूप से आप निजी क्षेत्र को प्रवेश दे रहे हैं। सभापति महोदय, सरकार ने जो विधेयक लोकसभा में पेश किया है, उसकी जनता, देश की जनता को गहरी शंका और सख्त आपत्ति है, क्योंकि सरकार की मंशा के दूसरे पहलू को देखेंगे तो ये सामने आएगा कि विधेयक केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि ये हमारे संवैधानिक सिद्धांतों, जनता की सुरक्षा तो सरकारी जवाबदारी के सिद्धांतों में जड़ से बदलाव का प्रयास है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार परंपरागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहे नाभिकीय ऊर्जा पर निजी कंपनियों को खोलना चाहिए। परिवर्तन सिर्फ बाजार खोलने का पसंद नहीं, इसमें जोखिम की प्रवृत्ति, लाइबिलिटी, निगरानी संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। सभापति महोदय, हमें मानते हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, सख्त और जनता हित की शर्तों पर न हो तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सभापति महोदय, ये विधेयक पुराने एक्ट को बदलकर नई व्यवस्था लाता है, जिसका अर्थ है कि दशकों में बने सुरक्षा मानदंड और पीड़ितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम होंगे। इसलिए मंत्री जी, आप जो जवाब देते हैं जरूर बताएं कि नागरिकों की सुरक्षा और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का अधिकार कैसे सुनिश्चित रहेगा। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी ये भी पूछना चाहता हूँ कि विधेयक में देयता की सीमा और ऑपरेटर उत्तरदायित्व जैसे प्रावधानों का नई तरह से निर्धारण हो रहा है। कुछ कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये विधेयक इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि नाभिकीय दुर्घटनाएं स्थानीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय और पीढ़ियों पर असर डालती है। ऐसे बहुत सीमांत जोखिमों के लिए सीमित लाइबिलिटी पीड़ितों के पुनर्वास, पर्यावरण सर्वनाश के समय अपर्याप्त साबित हो सकती है। नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि इतिहास से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इतिहास अपना आपको दोहराता है। सभापति महोदय, निजीकरण, ये विधेयक नाभिकीय ऊर्जा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलता है। मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ये गारंटी दे सकती है कि मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निजीकरण वाला नुकसान आम जनता ने ही उठाया। दूसरा सवाल, दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन?
मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूँ, इस बिल में लाइबिलिटी को सीमित और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और लाइबिलिटी सीमित होगी तो पीड़ितों को मुआवजा कौन देगा? क्योंकि परमाणु दुर्घटना का असर केवल एक जिले एक साल तक नहीं रहता, उसका असर पीढ़ियों तक जमीन, पानी और स्वास्थ्य पर पड़ता है। समझ मोदे, मेरा आग्रह कि जनता को इसमें अंधेरे में क्यों रखा गया? क्या कोई व्यापक लोक परामर्श हुआ? क्या कोई खुली जन सुनवाई हुई? क्या सरकार का ऐसा रवैया नीतिगत व जबरदस्ती नहीं? मोदी मंत्री जी जब आप जी बताएं कि रेडियो धर्मी कचरे का स्थायी और सुरक्षित निपटान कहाँ और कैसे होगा, क्योंकि अगर आज इसका उत्तर नहीं है तो भविष्य की पीढ़ियों में जरूर ये जेल छोड़ के जा रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि विकास का मतलब ये नहीं कि सुरक्षा को कुर्बान कर दिया, जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया जाए। मंत्री जी, लाइबिलिटी कानून को पीड़ित केंद्रित बनाया जाए, परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे के अंदर रखा जाए। सभापति जी, ये अटल जी ने ये पोखरण के अंदर परमाणु जो परीक्षण किया था, और निश्चित रूप से उस समय बहुत बड़ा दबाव था। उससे पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ, और हिंदुस्तान ने बाहरी जितनी भी बड़ी ताकतें थी उनको दरकिनार करते, उनके दबाव को परमाणु परीक्षण करके ये वर्ल्ड में संदेश दिया कि हिंदुस्तान परमाणु क्षेत्र में बड़ी ताकत बन के उभर गया। लेकिन आज अपन जो करने जा रहे हैं, ये कोई खिलौनों की दुकान नहीं खोल रहे हैं, अपन खिलौना बना लिया कर लिया। ये हमारे पास अगर मेक इन इंडिया की अपन बात करें, जब परमाणु क्षेत्र में अपन प्राइवेट को घुसा देंगे सबको, तो अपन खुद क्या करेंगे? ये वर्ल्ड जानना चाहता है। ये मैसेज गलत वर्ल्ड के अंदर आपका जा रहा है। ये हमारी मांग है कि इसको एक बार आप पूरा सोच विचार करके और उसके बाद इसको पारित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। माननीय सदस्य श्री MP अब्दुल समद समादानी। Sir, thank you, sir. Sir, while taking part in this very important discussion on the Shanti Bill, I am reminded of a statement made by the famous American theoretical physicist Julius Robert Oppenheimer. Sir, when Oppenheimer witnessed the birth of atomic age, he is often called as the father of atomic bomb. When he witnessed the birth of atomic age, he recalled Bhagavad Gita, and he quoted these verses of Bhagavad Gita. Divi Surya Sahasrasya Bhaved Yuga Paduttida Yadibha Sadrishisa Syad Bhasastasya Mahatmana, which means if the radiance of 1,000 suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendor of the mighty one. Unquote. Sir, it is a verse of awe, also of a warning. Warning about a power that overwhelms human control. Sir, that warning must guide this august assembly, this house, when as we debate this Shanti Bill. Sir, the very acronym Shanti invokes peace, tranquility, and sustainability. But sir, it is very unfortunate to state that the bill, though it expands nuclear power generation, it leaves behind a statutory vacuum, especially in three very important, sensitive, critical areas. I draw the attention of the Honorable Minister. First of all, the bill fails to establish a truly independent nuclear safety regulator. Sir, such a regulator has to be made answerable to the Parliament, insulated from both the executive and the nuclear establishment. But sir, unfortunately, the bill does not have such a provision. Sir, in a sector where a single failure can cause irreversible harm, regulatory subordination is unacceptable. Secondly, sir, the bill ushers in private and foreign participation in one of the most strategically sensitive sectors of the Republic. Sir, the bill is indebted to privatization. And sir, handing over such a sensitive area, sensitive domain to the corporate interests. Nuclear power is not an ordinary power source. It is inseparable from national security, public safety,
and intergenerational responsibility. Sir, opening this domain to the profit-seeking private sector, it is equal to opening doors to the risks of regulatory capture, dilution of accountability, and erosion of sovereign control. Sir, nuclear disasters do not respect balance sheets. Chernobyl speaks a lot. Sir, the entire regions were rendered inhabitable, generations scarred, and costs were borne out not by the corporates, but by the people and the state. Sir, private and foreign investors may exit. Affected citizens cannot. Thirdly, sir, my criticism, my opposition, my accusation to this bill is that the bill is conspicuously silent on long-term radioactive waste management and emergency preparedness. Okay, sir, we have, sir, 7 minutes our party. No. 2 minutes, sir, I will conclude. Sir, with more important federalism, whenever the government is coming with a new legislation, always, sir, nowadays, recently, the casualty is the most important federalist character of the Constitution. Here also, sir, there is no mention of any sort of meaningful consultation with the states that bear the brunt of nuclear risk. Sir, federalism cannot be reduced to a procedural formality when the consequences are existential. Sir, India needs clean and reliable energy, no doubt. But, sir, nuclear energy without ironclad law, democratic consent, and sovereign accountability is not Shanti. It is equal to finding and making loopholes that may lead to Ashanti. It is a gamble with the lives of the people. Sir, in the bill, in the title, it is said that it is for transforming India. I would like to get an answer from the Honorable Minister, transforming which kind of India? Whose India? And also the bill is, sir, in the introduction, it is stated for the welfare of the people. Welfare of which section of the people? I can't understand. So, sir, for these reasons, I strongly oppose this bill. Thank you, sir. Thank you so much. श्री पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सीधा सरकार से है। सरकार संसाधनों के मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी होते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। और लोकतंत्र में सरकार ट्रस्टी होता है, दलाल नहीं हो सकता। मैं बराबर कहता हूँ और हमेशा ये शब्द हमारा रहता है कि सरकार जो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है या टेंडरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। ये अमेरिका और यूरोप आप कहीं जाइए तो सरकार किस चीज़ को बढ़ावा देती है, इसको पहले आपको समझना चाहिए। योग्यता नहीं, पहुंच देखती है यहाँ की सरकार। अनुभव नहीं, सत्ता से नज़दीकी देखी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूँ कि बार बार ये सवाल उठता है कि संसाधनों का असली मालिक भारत का हर नागरिक है, कोई कॉरपोरेट नहीं हो सकता। वही कंपनी, वही समूह, वही चेहरे। इन संसाधनों पर नियंत्रण तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी सवाल है। मैं सरकार से मेरे सीधे सवाल है, क्या सभी टेंडर में समान प्रतिस्पर्धा हुई है? क्या एमएसएमई, स्टार्टअप और क्षेत्रीय कंपनी को मौका मिला है? क्या हर सेक्टर में वही कंपनियां सबसे योग्य थी? इस टेंडरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़े लाभार्थी वही दो कॉरपोरेट समूह क्यों दिखते हैं? प्रतिस्पर्धा नहीं, पूर्व निर्धारित विजेता तय क्यों हो जाता है सरकार के द्वारा? और अनुभव नहीं, सत्ता से जो नज़दीकी वही क्यों बन जाता है? अगर हर नीति का लाभ कुछ इन्हें गिने लोगों तक सीमित रह जाए तो देश में पूंजीवाद नहीं, कॉरपोरेट साम्राज्यवाद को पैदा करेगा। मैं हमेशा से एक बात पर्यवेक्षक हूं, क्या बिना भरोसेमंद बिजली के डेटा सेंटर संभव है? एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जनाब, अमेरिका की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएमआर बनाम अन्न विकास, संक्षिप्त तुलना, कोयला, उच्च प्रदूषण, कार्बन दायित्व, लॉजिस्टिक निर्भरता, सौर ऊर्जा, स्वच्छ लेकिन अनियमितता, भूमि गहन, एसएमआर,
24/7 बेस लोड, कर्म भूमि, कम कार्बन, औद्योगिक और डिजिटल विकास के लिए उपयुक्त। भारत के पास विश्व का लगभग 25% थ्योरियम भंडार है। भारत की 3 चरणीय परमाणु नीति, यूरेनियम आधारित रिएक्टर, प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर, थ्योरियम आधारित रिएक्टर, SMR में ईंधन रिफ्यूलिंग अंतराल 5 to 10 वर्ष into 7। वैश्विक संदर्भ अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस ने SMR को राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति में शामिल किया। यूरोपीय संघ ने परमाणु ऊर्जा को ग्रीन टैक्सोनॉमी मान्यता दी। अमेरिका में SMR को डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की नीति बनाई। मैं चाहता हूं कि बिहार एवं पूर्णिया के लिए सीमित भूमि उच्च संभावित मांग 4-6 SMR यूनिट पुल 1.5 GW औद्योगिक क्लस्टर को अस्थिर बिजली डेटा सेंटर हब की स्थापना, स्थानीय रोजगार और निवेश। इसमें SMR को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में बेस लोड पावर के रूप में मान्यता आप में नहीं है। बिहार को SMR पायलट राज्य के रूप में प्राथमिकता और पूर्णिया को SMR आधारित औद्योगिक एवं डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना। बार बार मैं इस बात पर बल देता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, कोई भी विपक्ष आपके विरोधी नहीं। डेटा तकनीकी और दूरदृष्टि से बनती है। SMR कोई विकल्प नहीं है, औद्योगिक और डिजिटल भारत की अनिवार्यता है। इसीलिए इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था और इसी बात पर कि अनियमितता ऊर्जा स्रोत से उच्च स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभव नहीं है, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR क्षमता 50-300 MT प्रति यूनिट 7, न्यूक्लियर पावर के कैपेसिटी फैक्टर 90% से अधिक 8। इसके लिए SMR हेतु भूमि आवश्यकता सोलर की तुलना में लगभग 1.10 या उससे कम 9, परिचालन जीवन 60-80 वर्ष 8, कार्बन उत्सर्जन परमाणु ऊर्जा 12G CO2 NKWH, कोयला लगभग 820G CO2 KWH 01। ये मैं लास्ट कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पूर्णिया को एक औद्योगिक हब बनाया जाए, डेटा सेंटर, परमाणु ईंधन को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। मैं लास्ट कर रहा हूँ। मेरा आपको है कि ऊर्जा सुरक्षा डर से नहीं दृष्टि से चलता है। आप डर से मत चलाइए। मैं लास्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट उमास भाई पटेल लास्ट 1 मिनट। चिंता जो है दुर्घटना सर, स्थानीय जनता की समिति निजी क्षेत्र की भूमिका। थैंक यू सर। एक माइक और ये सबसे इम्पोर्टेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शांति विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव करता है, जो सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर होमी भाभा जी ने एक बार कहा था कि अविकसित देशों के पूर्ण औद्योगिकरण हमारी सभ्यता की निरंतरता और उसके आगे के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा केवल एक सहायक साधन ही नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है, और परमाणु ऊर्जा के उपयोग का ज्ञान मानव इतिहास के एक नए युग का प्रतीक है। इस विधेयक के माध्यम से हम उस दृष्टि को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। महोदय जी, यह विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की क्षमता रखता है। वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8,180 मेगावाट है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन का मात्र 2% से भी कम है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से $26 मिलियन का निवेश आ सकता है, जिससे 2040 तक 11,000 मेगावाट की नई क्षमता जुड़ सकती है और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी तकनीक का आदान प्रदान होगा, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से नवाचार हुआ है, और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह रिन्यूएबल एनर्जी की सीमाओं को, जैसे मौसम पर निर्भरता को पूरा करेगा, कोयला आयात पर निर्भरता कम करेगा, जो वर्तमान में 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, और ये आर्थिक विकास को गति देगा। उद्योग जगत और विदेशी भागीदारी के लंबे समय से चली आ रही मांगों को ये विधेयक संबोधित करेगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति का योगदान होगा।
महोदय, हालांकि परमाणु ऊर्जा में सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित जोखिम बहुत अधिक है। निजी क्षेत्र के लाभ को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे सुरक्षा मानकों में कमी आ सकती है। पिछले हादसे जैसे कि चेरनोबिल और जापान का फुकुशिमा हमें सतर्क करते हैं, जहां रेडियो एक्टिव लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा था। भारत में भी रेडियो एक्टिव सामग्री चोरी की कई मामले सामने आए हैं, जो प्रोफरेशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। साथ ही परमाणु कचरा प्रबंधन और पीड़ितों के मुआवजे में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। विधेयक में विदेशी नियंत्रण पर रोक अच्छी है, 49% की सीमा, लेकिन क्या भारतीय कंपनी पर्याप्त रूप से तैयार है? महोदय जी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की क्षमता भी सीमित है और प्राइवेट भागीदारी से नए जोखिम जैसे साइबर अटैक या आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। महोदय जी, मैं ठोस सुझाव देना चाहता हूँ, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र रखें और उनके लिए पर्याप्त बजट वर्तमान में जो है उनसे दुगुना तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करें, ताकि वह प्राइवेट प्रोजेक्ट की निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। सुरक्षा प्रावधानों को और मजबूत करें, नियमित ऑडिट, जन सुनवाई और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। सर, मैं 5 मिनट दिए, मैंने 3 ही मिनट हुआ। प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट अनिवार्य करें। साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए विशेष गाइडलाइन बनाए। निजी भागीदारी में 49% की विदेशी हिस्सेदारी को सीमा को बनाए रखें, लेकिन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया लागू करें ताकि भ्रष्टाचार न हो। प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर ऑपरेशन से दूर रखें, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक तक ही सीमित रखें। इन सभी बिंदुओं के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी आवश्यक विवरण सदन के समक्ष रखें, उचित और तर्कसंगत सार्थक चर्चा के माध्यम से चिंताओं का समाधान करें और ये सुनिश्चित करें कि ये विधेयक भारत के परमाणु कार्यक्रम की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेवारी तैयार करें। अंत में ये विधेयक अगर सही ढंग से लागू हुआ तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता न करे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री चंद्रशेखर, ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद सभापति जी। नाभिकीय ऊर्जा कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, यह सीधे सीधे जन सुरक्षा, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देना गंभीर चिंता का विषय। सरकार कहती है कि निजीकरण से दक्षता आएगी, लेकिन मेरा प्रश्न है, यदि दुर्घटना होगी तो जवाबदेह कौन होगा और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? यह विधेयक कॉरपोरेट को सुरक्षा और जनता को असुरक्षा देता है। सरकार कहती है कि नियामक बोर्ड में वैधानिक दर्जा दिया जाता गया है, लेकिन खंड 7 से और 20 देखें, नियुक्तियां सरकार करेगी, शक्तियां सरकार तय करेगी, हटाने के अधिकार भी सरकार के पास होगा। तो मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा नियामक वास्तव में स्वतंत्र होगा? नियामक संस्था को वैधानिक दर्जा देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि वह सरकार और निजी कंपनियों से स्वतंत्र होगी। सभापति जी, हम SC ST के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हैं। पिछले जितने सेक्टर प्राइवेट हुए हैं उनसे SC ST OBC के कर्मचारियों को चुन चुन कर निकाल दिया प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने। तो जब ये प्राइवेट हो जाएगा, निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, SC ST OBC कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा होगी, इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। खंड 3, 7 और 9 के माध्यम से नाभिकीय क्षेत्रों में निजी कंपनियों को लाइसेंस और सुरक्षा प्राधिकार देकर प्रवेश का रास्ता खोला गया है, लेकिन मेरा प्रश्न, क्या मुनाफे पर चलने वाली कंपनियां सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगी? महोदय, परमाणु दुर्घटना की कीमत कंपनी देश की जनता को चुकानी पड़ती है। खंड 11 से 15 स्पष्ट करते हैं कि नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही को सीमित और नियंत्रित कर दिया गया है। यह विधेयक 2010 के नागरिक नाभिकीय दायित्व कानून की मूल भावना को कमजोर करता है। खंड 12 और 13 में प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जैसे वाहनों के तहत देयता से छूट और सीमा तय की गई है। खंड 14 सरकार की देयता को भी सीमित करता है। नाभिकीय दुर्घटना का प्रभाव सालों तक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक रहता है, लेकिन यह विधेयक पीड़ितों के अधिकारों पर कानूनी कैप लगा देता है। महोदय, खंड 15 के अंतर्गत निजी संचालकों के लिए बीमा अनिवार्य है, लेकिन सरकारी नाभिकीय प्रतिष्ठानों को इससे छूट दी गई। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या सरकारी संयंत्रों में दुर्घटना नहीं हो सकती है? खंड 5 और 25 के तहत यूरेनियम, थोरियम अन्वेषण और संवेदनशील गतिविधियों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन विस्थापन, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी कचरे पर स्थानीय जनता की सहमति और पारदर्शी जन सुनवाई का कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। अंत में सभापति जी, हम विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन जन सुरक्षा कीमत पर विकास स्वीकार्य नहीं, इसलिए मेरी मांग है कि इसको JPC में भेजा जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। श्री N.K. Bremchandar. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I vehemently oppose this Shanti bill with utmost ashanti. Why I am opposing is, sir, this is 2 laws are being repealed. One is Atomic Energy Act of 1962, and another one is civil liability for
Nuclear Damages 2010. Sir, Atomic Energy Act of 1968 is with an intent to provide for a legal framework for the development, welfare and control of the atomic energy for the welfare of the people and for the peaceful purposes. And also the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 was enacted to provide for civil liability for nuclear damages and prompt compensation to the victims of the nuclear incident through no-fault liability regime. Sir, through strong development and research, country like India, we were able to have self-reliance in nuclear fuel technology and has been carrying out its nuclear program in a responsible manner even from the time of Pandit Jawaharlal Nehru, and still it is continuing in a responsible manner. We are using it. Sir, now we are planning to achieve zero carbon emission by 2070 and to achieve by 2047 to achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity by 2047. For this purpose, the Honorable Ministry is piloting this bill. Sir, my strong objection is, number one is regarding clause 3 of the bill. Sir, it is rampant and indiscriminate privatization of the nuclear power in the country. It is total privatization of the atomic energy, total privatization. Sir, kindly go through clause 3. It is very interesting to see that blank check is being given to the private corporations and multinational corporations. That license can be provided to any government company, any other company, a joint venture company, or any other person. Any other person, any other company, any government company or a joint company can have the license so as to produce the nuclear power. Means rampant and indiscriminate privatization of the nuclear power without having any regulations, without having any guidelines. That is a point which I would like to oppose. Sir, and also I would like to come, that is even 49% of the FDI in certain nuclear activities with an intent to bring both technology and capital in India. So hence, and also regarding another point, I would like to see clarification from the Honorable Minister in my constituency, that is regarding the beach sand minerals. My constituency is Kollam constituency, having monazite, ilmenite, salinite, rutile and so many other rare earth elements. And what would be the fate of the rare earth elements and mining and mineral separation of the beach sand minerals after passing of this legislation? Whether mining and mineral separation of these beach sand minerals will also be given to the private companies, because there was an assurance in the House that it will not be privatized, that the Mines and Minerals Development Regulation Act, when it is passed by this House, the Honorable Minister, the Mines Minister is here, he has assured the House in no way it will not be privatized. So I would like to ask the Honorable Minister, for when moving this bill, what would be the fate of, one more point, what would be the fate of these atomic minerals which are on the beach sand which is being seen? And the last point which I would like to highlight is, I fully support and endorse the views expressed by the eloquent speech and exemplary speech made by Sri Manish Tiwari in this House today in the morning. I fully endorse the views. I would like to reiterate clause 17 of the bill. Sir, with 1 minute I will conclude. Clause 17, sir, what is nuclear? See, the supplier's liability. During the time of the UPA government led by Dr. Manmohan Singh, it was clearly, explicitly made a provision in the bill, that is 17 of the clause, section 17 of the civil liability for nuclear damages. It is very clearly stated in section 17B, the nuclear incidents has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material. I'm finishing. With material with the patent or latent defects in subclass, then he is entitled to, to recourse what has paid for by the operator. If that be the case, I would like to know from the Honorable Minister why that provision, that is the supplier's liability, is missing in the present bill. That is to be answered by the Minister. With these words, once again I take this opportunity to oppose the bill. With these words I conclude. Thank you very much. Honourable Member, Ms. R. Sudha. Thank you, sir. Sir, I rise to oppose this Shanti Bill 2025. Sir, Prime Minister Nehruji passed an Atomic Energy Act in 1962 to provide a strong framework for the development and control the atomic energy for Indians' national interests.
thanks to the efforts of the Prime Minister Jawaharlal Nehru and Homi Baba and Prime Minister Indira Gandhi, under whose tenure India's first nuclear plant came in 1969, and Dr. Manmohan Singh, India boasts of 24 atomic power plants. Even most of the 10 atomic power plants under the construction right now are a continuation of the Congress started during our tenure, sir. Sir, the Congress party policy towards nuclear energy is built on a foundation that nuclear energy is too dangerous for the profit motive. A critical for Indians nation and energy security, sir. This government, Shanti Bill, inverts the logic, and BJP government is doing what it does best, sell, and what Indian National Congress built. Sir, through this Shanti Bill, the BJP government is playing with Indians' national and energy security. Let us explain, sir. You are allowing 49% of FDI in atomic energy production. This primarily benefits US companies, sir. Are you doing this as a sweeten before the US-Indian deal, or you seek more validation from President Trump, who slapped India with 50% of tariff and supported Pakistan after Operation Sindoor? In case of nuclear accidents, God forbid, sir, you will calculate the valuation of compensation for potential victims for the year of 2010. Plus, this government is limiting liability at a paltry of 3,000 crores, sir, if there is a nuclear accident. Compare this with rupees 16 lakh crore cost of real-world disasters like Fukushima in Japan. Sir, under the Class 12, this government has given a total waiver of compensation. Total waiver of compensation is nuclear material stolen for terrorism. Why this Modi government is showing very soft corner towards the terrorism, sir? After this Sindoor happened, we are not learned any lesson. This government is not answerable for this country. They almost bunged this parliament to discuss about the Operation Sindoor, sir. When our Rahul Gandhi and our Priyanka Gandhi and our parliament members requested to discuss about the Sindoor, this treasury bench denied that, sir. The Shanti Bill is also a war of federalism. A security reason, nuclear plants will be built away from Pakistan and China missiles. So mostly in South. What happened is there a nuclear disaster. Under this bill, and central government has limited liability, and private companies have even less. Sir, class 14 of this bill, sir, this government Shanti is a shameless attempt to turn the Indian taxpayer into a permanent free insurance for private nuclear corporations, sir. And Prime Minister Modi ji is a suit boot friends. Finally, sir, Section 81, Shanti Bill bars the jurisdiction of civil courts over matters decided under the bill. Section 82 further shields the government from legal proceedings for any disaster, sir. So, this government is handing over the fruits of 70 years of publicly funded research and nuclear development built by successive Congress governments under global sanction to private entities. The temples of modern India are being sold to the traders of New India. Sir, Mahatma Gandhi இந்த தேசத்திற்காக சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார். அவர் பெயரை 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நீக்குகிறார்கள். இந்த தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தவர் நேரு அவர்கள். அவர்கள் வரலாற்றை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையை உலகுக்கு பறைசாற்றினார்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள். அவர்களுடைய புகழை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் வலிமையையும் பொருளாதாரத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து சென்ற ராஜீவ் காந்தி அவர்களின் புகழை மறைக்க நினைக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த தேசத்திற்கு மக்கள் அத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த சட்டம் என்பது இந்திய மக்களின் மனித குலத்திற்கு எதிரான
எதிரானது. இப்படி ஒரு சட்டம் வரும் பட்சத்தில் இந்திய தேசத்தில் இருக்க ஒட்டுமொத்த மக்களும் இந்த அரசாங்கத்தின் மக்கள் விரோத செயலை மறக்க மாட்டார்கள். குறிப்பாக திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற முருகன் கூட இவர்களை வதம் செய்வார்கள். கோட்சேவின் மரபணுவாக இருக்கின்ற அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் கடுமையாக இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் எதிர்க்க போகின்றார்கள். RSS சித்தாந்தத்தையும் அவர்களின் எண்ணங்களையும் இந்த தேசத்துக்கு எதிரான பொருளாதார திட்டங்களையும் ஒட்டுமொத்தமான மக்கள் இணைந்து நாங்கள் போட போகின்றோம். இந்த தேசத்தில் இருக்க RSS சித்தாந்தத்தையும் பிஜேபியின் ஐடியாலஜியையும் கொன்று ஒழிக்க போகிறார்கள். அதில் எந்த அளவும் सभापति महोदय, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रोधा होमी भाभा जी और विक्रम साराभाई जी को नमन करते हुए मैं ऐसा चर्चा के में अपने भाग ले की शुरुआत करता हूं। आज इस सदन पे जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित एक साधारण विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसकी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से सीधा जुड़ा हुआ एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी विधेयक है। यह विधेयक, जिसे संक्षेप में शांति बिल का नाम दिया गया है, अपने नाम की तरह ही भारत के लिए शांति, स्थिरता और सतत विकास का मार्ग प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से आज जब इस हाउस में हूं और इस बिल पर चर्चा करते हुए अपने विपक्ष के सारे साथियों पर एक ही चीज देख रहा हूं कि उनमें भय का वातावरण है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सुरक्षा और दुर्घटना का ही केवल समावेश होगा? क्या भय में जीते रहना किसी राष्ट्र का भविष्य तय हो सकता है? सभापति महोदय, देश ये नहीं भूला है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के समय भारत पर बाहरी शक्तियों का दबाव रहता था, जिसके कारण परमाणु परीक्षण के विषय पर हमें बार बार झुकने को मजबूर होना पड़ता था। लेकिन इतिहास ने वह क्षण भी देखा है सभापति महोदय, जब भारत के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्व की परवाह किए बिना, किसी के आगे न झुकते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को आत्मसम्मान और सामरिक शक्ति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के इस भय के कारण 25 साल तक इस निर्णय को लंबित रखा गया। देश ये जानना चाहता है कि इस निर्णय में देर क्यों हुआ। अध्यक्ष महोदय, डर की परिभाषा अगर आप कांग्रेस के शब्दकोश में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो आजादी से आज तक अगर आप देखें तो हमने चीन को अपनी जमीन दी क्योंकि कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व डरता था। हमने पाकिस्तान को अपनी जमीन दी क्योंकि कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व करता डरते थे। सभापति महोदय, अगर केवल दुर्घटना के डर से निर्णय लेने बंद कर दिए जाए सभापति महोदय, तो क्या कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा? क्या सड़क दुर्घटनाओं के डर से सड़कें बंद कर दी जानी चाहिए? क्या विमान दुर्घटनाओं के डर से हवाई यात्राएं रोक दी जानी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, ये बात कांग्रेस के साथियों को समझना चाहिए। सच्चाई यह है कि आधुनिक भारत ने हर क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण की क्षमता विकसित की है और मोदी जी के राज में इसके पीछे मजबूत नीतियां, तकनीकी और जवाबदेह शासन है। अध्यक्ष महोदय, देश यह भी जानता है कि यूपीए शासनकाल में दुर्घटनाएं, अव्यवस्था और लापरवाही आम बात थी, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सुरक्षा के साथ साथ नीतियों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। आज विपक्ष का काम नीति पर सुझाव देना कम और डर, दुष्प्रचार फैलाना अधिक हो गया है। लेकिन मोदी सरकार डर के आधार पर नहीं, अध्यक्ष महोदय, तथ्य, विज्ञान
और उत्तरदायित्व के आधार पर निर्णय लेती है। और यही कारण है आज हम परमाणु क्षमता में भी बढ़ रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर रहे। तो शुरू किए, 1 मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट तो देना होगा। अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। इस परमाणु ऊर्जा से जो आज जिस बिजली को हम लोग रिप्लेस करेंगे, थर्मल पावर को, आप हमारे क्षेत्र में हजारीबाग के, झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा इन जिलों को देखेंगे तो कोयले के परिवहन और छाई के परिवहन से, मैं करता हूँ अध्यक्ष महोदय, छाई के परिवहन से हम वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है अध्यक्ष महोदय। आज इस ऊर्जा से जो है हम लोगों का जीवन अध्यक्ष महोदय में सुधार आएगा। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विधेयक भविष्य की जरूरत है, वर्तमान की चुनौती का समाधान है, भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पुष्पेंद्र सरोज। So thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on this bill. Sir, firstly, on behalf of my party and my leader, Shri Akhilesh Yadav ji, I would like to oppose this bill. And my first objection is regarding the name of the bill, Shanti. So the most powerful energy in the world, the most unstable energy in the world, and the name of the bill, Shanti. Thank you. So, sir, firstly, I would like to quote what my senior N.K. Premchandra ji also said yesterday, that there's a specific provision in the legislative process, Kaul and Shatkar, in very specific ways, said that the title of the bill should convey the message regarding the intent and the content of the bill, which has to be explicitly given to the public or given to the people at large. So the title should be clear enough while it is being drafted, sir. But it is quite unfortunate that this bill, by its very title, by its very virtue, does not intend that. सर, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान भारत के एक भयावह त्रासदी के ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी। सर, 1984 एक ही रात में 3000 से अधिक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, 15,000 से अधिक लोगों को जान उसके कई वर्ष के बाद जो उससे उनको डिजीज हुई उसमें गंवानी पड़ती है, और अभी तक 5 लाख से अधिक लोग बीमारियों और दूषित जल के प्रभाव से झेल रहे हैं। सर, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो कंपनीज थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को नजरअंदाज किया गया। इस त्रासदी ने हमें एक राष्ट्र सबक सिखाया। जब खतरनाक उद्योगों में लायबिलिटी को कमजोर किया जाता है तो न्याय सबसे पहले मर जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति बिल ठीक उसी सिद्धांतों पर प्रहार कर रहा है, उसी सिद्धांतों को समाप्त कर रहा है। यह बिल ऑपरेटर की लायबिलिटी को सीमित करता है और सप्लायर लायबिलिटी को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे भविष्य में किसी भी परमाणु दुर्घटना का बोझ सीधे पीड़ितों और जनता पर आ सकता है। सर, जो कैप 3000 करोड़ का लगाया गया, उससे मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं दैट द भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट टाइम द लॉसेस वर 4000 करोड़ सर, एंड इफ यू आर कंपेयरिंग न्यूक्लियर ट्रेजेडी टू न्यूक्लियर ट्रेजेडी, दैट इज द चेर्नोबिल न्यूक्लियर ट्रेजेडी, the losses extended to more than 16 lakh crore sir. So where is the liability sir? Sir, 2010 में जब सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लाया गया था, तब खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी जी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि परमाणु सहयोग कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज वही चेतावनी इस बिल के पूरी तरह अनदेखी की जा रही है सर। माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल एक और खतरनाक प्रावधान लाता है, परमाणु दुर्घटना के मामलों में नागरिक न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना। आर्टिकल 81 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में जाने का अधिकार ही छीन लिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु आपदाएं पीड़ितों और पीढ़ियों तक असर डालने वाला क्षति पैदा करती है सर। फिर भी अदालतों को बाहर रखना यह न्याय का नहीं, अन्याय का एक रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यूक्लियर वेस्ट पे बोलना चाहता हूं। यह बिल न्यूक्लियर वेस्ट और जल सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पे भी पूर्णतः मौन है। दुनिया के समृद्ध देश आज तक रेडियो एक्टिव वेस्ट को सुरक्षित रूप से निपटने में विफल रहे हैं। सर, भारत के पास आज तक न्यूक्लियर वेस्ट के लिए कोई भी स्थायी स्थल नहीं है। हमने देखा है कि ग्राउंड वाटर के तहत नदियों के माध्यम से किस तरीके से ये डिजीज फैलती है सर। अध्यक्ष महोदय, जब तक कचरे और जल सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक
लायबिलिटीज को कमजोर करते हुए परमाणु क्षमता बढ़ाना जनता, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के लिए खतरा है सर। जो सरकार सर एयर पोल्यूशन पर डिस्कशन नहीं करना चाहती, आज इंडिया में 13 से ज्यादा टॉप 20 सिटीज एयर पोल्यूशन है सर। जो सरकार अपने खुद गंगा और यमुना जो वेस्ट है उस पर नहीं करना चाहती, वो न्यूक्लियर वेस्ट पे कैसे बात कर सकती है मुझे नहीं पता सर। सर मैं बस 1 मिनट लूंगा, जस्ट 1 मिनट प्लीज कंक्लूड सर। बस लास्ट में 1 मिनट आई वुड जस्ट टेक। जो मोनोपोली क्रिएट होगी, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर सर, जो आज मोनोपोली क्रिएट होगी, वी हैव सीन दैट विद इंडिगो एज वेल सर, हाउ मोनोपोली इज क्रिएटेड विद दिस बिल। They are introducing another monopoly, sir, in the nuclear sector, which we oppose, sir. And mark my words, this monopoly will get created, and tomorrow the people of India will suffer because. Just last, sir. Just one, sir. Sir, I would like to tell this government, we might have political differences, we might have ideological differences, but in the national interest, we are with you. But don't make this about companies. Don't make this about privatization. Thank you. We are with you, sir. But just last, sir, हमारे गांव, in villages we say when the people don't do, when the MPs don't do any work, they change the name of पुराने MPs. Please. जब वो नाम बदल देते हैं सर, वो पत्थर बदल देते हैं, अपना नाम रख देते हैं, यही वो सरकार कर रही है। और अंत में मैं बोलना चाहूंगा, वो हर एक पहलू का अंजाम बदलने में मस्त है, कहीं चुपके से कहीं खुलेआम बदलने में मस्त हैं। जिन्हें चुना था देश ने हालात बदलने के लिए, आज वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में मस्त है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। Robert Bruce, Honorable Member Robert Bruce. Thank you very much, Speaker sir. I am from Tirunelveli Parliament constituency that hosts Kudangulam nuclear power plant, and therefore bears the direct consequences of every nuclear policy decision taken by this House. There will be, for my constituency, sir, nuclear policy is not a white paper. It is a daily life of my people. Hence, I am strongly opposing this policy, sir. That means, while I am saying this, don't think that the Indian National Congress is not anti-science, not anti-technology, and not anti-nuclear energy. Sir, this bill concentrates extraordinary powers to the hand of the union government. For example, even for land acquisition, which is vested with the state governments, this bill takes care of land acquisitions also. Sir, the states are reduced to silent spectators, even through land, water, health, and disaster responses. The union government take away all these things from the state government through this bill, sir. Sir, this bill claims the Atomic Regulatory Board, but let us read carefully. The chairperson and members are appointed by the Government of India on the recommendations of committee constituted by the Atomic Energy, sir. Especially if you read the sections 54 to 56 deals with the compensation. This section reduces the compensation, not only reduces the compensation, but also this section entrusted the compensation with the tribunal or an authorized person. It deletes the trial of the court to decide the compensation. One second. And also this, yes sir, 1 minute sir. Also there is no time frame is fixed for issuing the compensation also sir. And mainly sir, 2 minutes I will finish it. Just started, sir. 2 minutes. About clause 26 allow the central government to decide whether the nuclear incident is significant enough to notify. If a radiation occurs in Kudangulam, will the people of Idindagarai, Kudangulam and Kuttanguli will wait for some order passed from the Delhi, sir? And there is no facility there. If the serious incident occurs in Kudangulam, if fishing grounds are contaminated, if lives are destroyed for generations, this government should not forget about the incidents happened in Chernobyl, 3 Mile Island, 3 Mile Islands and Fukushima, sir. Mainly, I would say that this bill allows the private sector to enter into the nuclear energy, sir. We really suspect this introduction of the
bill for the private sector, we feel and we suspect that this government wanted to give the nuclear energy also to the private party like corporate companies like Adani and Ambani, sir. So I strongly object the bill and ask the government to refer it to the Joint Parliamentary Committee or Select Committee, sir. Thank you so much, sir. Honorable Minister. Honorable Minister, please. Thank you, Speaker, sir. At the outset, I have to thank the honorable members. इस बिल का टाइटल था शांति, and I have to compliment you all for living up to this title in the letter and spirit of the title. बड़ा शांति पूर्वक ये सारी चर्चा संपन्न हुई है, इसके लिए धन्यवाद भी और बधाई भी। इससे पहले कि मैं कुछ आगे कहूं, माननीय जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया उनका नाम लेते हुए उनका धन्यवाद करना है। मनीष तिवारी जी, हमारे मित्र, शशि शशांक जी, सौगत राय दादा, अरुण नेहरू जी, कृष्णा प्रसाद जी, सुप्रिया सुले जी, अरविंद सावंत जी, शशि थरूर जी, शंकर लालवानी जी, दरियाशील राव जी, प्रतिमा मोंटाल जी, शशिकांत सेंथिल जी, वीरेंद्र सिंह जी, सचिदानंदम जी, रविंद्र नारायण जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, सुधाकर सिंह जी, चंदन चौहान साहब, सुदामा प्रसाद, शर्मिला सरकार जी, वांसी कृष्णा कदम, अनूप संजय दोत्रा, हनुमान बेनीवाल जी, सामदानी साहब, पप्पू यादव जी, प्रेमचंद्रन जी, बाबू भाई पटेल, चंद्रशेखर जी, सुधा जी, मनीष जायसवाल जी, पुष्पेंद्र जी, सब ने अपने अपने ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। रॉबर्ट क्रूज, सॉरी, मैंने ये सब बिंदु लिखित में अपने पास रखे हैं, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय का ये कहना था कि ये तमाम बिंदुओं पर विस्तार में तफसील में बात उत्तर में आए, इसलिए उस बात का लाभ लेते हुए और साथ ही साथ कुछ एक बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा चंद एक मिनटों में। लेकिन शायद बिंदु ना रखने के वजह से ये भी हुआ कि बहुत सारे मित्रों की ओर से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई which were contrary to the facts in the bill itself. Some observations which are also self-contradictory. Some observations which were possibly appearing to have been misinterpreted. I don't know whether by design or default or out of ignorance. और कुछ एक, चूंकि अगर मुझे आरंभिक समय में ज़्यादा वक्त मिलता तो मैं वजाहत करता कि मुख्य तौर पर दो प्रावधान थे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। जैसे मनीष जी ने भी कहा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और CLND 210 2010, बीच में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया गया एक एग्जीक्यूटिव सब ऑर्डर के तहत, जिसको अब स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जा रहा है। अब इस नए प्रावधान को लाते हुए नई व्यवस्थाओं को स्थापित करने के बजाय या उनमें परिवर्तन करने के बजाय ये मुनासिब समझा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नया बिल लाया जाए जिसमें इन सभी प्रावधानों की भी जगह रहे और जो समय के अनुसार जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक उनको एड्रेस भी किया जाए। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है अध्यक्ष जी इस बिल में जो पहले से ही मौजूद था। अब इन दी हेस्ट समटाइम्स टू अपोज द ट्रेजरी बेंचेस हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कुछ एक ऐसे प्रावधान है जिनका हमने विरोध किया जो हमारे ही लाए हुए। अब बार बार ये कहा गया
कि आप सरकारी रिएक्टर्स को इंश्योरेंस के कवर में क्यों नहीं लाते। ये सच है, सभी मान्य सदस्यों ने नेहरू जी को श्रेय दिया, हम भी देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो पहला रिएक्टर स्थापित हुआ था इस देश में, उसका नाम था अप्सरा रिएक्टर। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कायम हुआ था। साल 1956 का था। देश के प्रधानमंत्री कौन थे आप सब जानते हैं, और उसको इंश्योरेंस कवर में ना रखने का निर्णय लिया गया था। 1956 में प्रधानमंत्री कौन थे, और उसके पीछे शायद ये भाव था कि ये रिसर्च रिएक्टर है, इसको इट इज नॉट ए कमर्शियल पर्पस और फॉर पब्लिक यूज। उसके बाद ये कहा गया कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में उस तरह की ऑथराइजेशन नहीं है जैसे होनी चाहिए। मनीष जी ने भी कहा, दूसरे मान्य सदस्यों ने भी कहा। हकीकत यह है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड स्थापित किया सन 1983-84 में। तो प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हमने तो इसको स्टैट्यूटरी बनाया है, बल्कि इसको और मजबूत रुतबा देने का प्रयास किया है। तो यानी इंश्योरेंस की बात भी पंडित जी की समझ से आई, आप ही ने इनकी तारीफ की। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मिसेस गांधी के समय में बना, हमने उसको बल्कि और जो आप कह रहे हैं उसी बात पर अमल करते हुए वी हैव ट्राई टू गिव इट मोर ऑफ ऑथराइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। फिर ये कहा गया कि CLND में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसमें कैपिंग क्यों है। अब फिर हम भूल गए कि सन 2010 में जो CLND बिल आया था, कैपिंग उसमें थी, और प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमने तो उसको रैशनलाइज किया है, वी हैव डन डिफरेंट ग्रेडिंग, अब वो भी आएगा। और फिर ये कहा गया कि व्हाट हैज द साइज ऑफ द रिएक्टर गॉट टू डू। नुकसान ज्यादा है तो भला 3000 की कैपिंग कैसी है? 3000 की कैपिंग, क्योंकि हो सकता है कि वक्त ना मिला हो माननीय सदस्यों को, हालांकि 2 दिन थे। कैपिंग इज फॉर द ऑपरेटर। अगर 1000 करोड़ का भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई पूरी की पूरी मिल जाएगी, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेज विल बी न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड, जो सरकार की तरफ से होगा। वो इस बिल में मौजूद है, जो पहले ना था। फिर उसके बाद, सिंस वी आर ऑल्सो सिग्नेटरीज टू द CSC, which is the Convention of Supplementary Compensation, further compensation would be available through that source. अब ये कहा गया, क्योंकि उसके बाद मैं फिर ठोस बिल पर भी आता हूं, कि जब आपने लायबिलिटीज में संशोधन किया है, सेक्शन 17 CLND, तो आपने A, B और C में ये माना कि B हमने हटा दिया। B था कि सप्लायर को भी लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, वो हटा दिया। लेकिन माननीय सदस्यों ने बार बार ये कहा कि ये C वाली बात रखने की क्या औचित्य है, कि C यानी द नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी। हम फिर भूल गए, ये तो हम ही ने लाया था सन 2010 में। CLND जो 2010 में पारित किया गया, उसमें सेक्शन 17 A, B और C थी। हम सिर्फ B को रिपील कर रहे हैं, जिसमें के सप्लायर्स को उससे बाहर रखा गया। वो अब आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं वो बता रहा हूं कि जहां जहां वेयर यू हैव मिस्ड रीडिंग योर ओन डॉक्यूमेंट। सो शुरू में मैंने कोशिश कर रहा हूं कि वो बातें कि जो हमारे ही बिलों के द्वारा लाई हुई है, सन 1962 में, सन 2010 में, और बाकी जहां तक हमारे कमर्शियल रिएक्टर्स हैं, NPCIL पूरी तरह से इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस पूल है थ्रू GIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सौजन्य से काम करता है। तो ये भी कहना दुरुस्त ना होगा कि इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है।
अब बात आती है कि साहब सरकार को प्राइवेट की क्या जरूरत पड़ गई, सरकार खुद क्यों नहीं कर पा रही। सन 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बजट था 13,879 करोड़, 13,879 करोड़। आज इस बजट में एटॉमिक, एंड द फिगर्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, द फिगर इज 37,483 करोड़, almost 170% increase in the last 10 years. यानी जब ये दुहाई दी जाती है कि सरकार इज नॉट डूइंग इनफ, तो हम शायद अपना आंकड़ा नहीं पढ़ते, और वी आर ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड हेस्ट। अब बात आई है जो बात सुबह रह गई थी, जहां से वहीं से शुरू करते हैं कि ऐसा निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि अगर हमने अपने लिए ये लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट by 2047, so that we move as close as possible to the goal of use of clean energy sources, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, पेट्रोलियम और फॉसिल प्रोडक्ट्स पर हमारी निर्भरता घटेगी, तो आत्मनिर्भर भारत का भी उसी से लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त होगा। And as I said in the morning, if we have to envisage a global role for ourselves, we have to follow global strategies. The age of silos is over. अगर हम समझें कि हम अलग थलग अलग नीतियां बना करके और फिर भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वो शायद होती रही। गते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। द स्पेस सेक्टर वॉज ओपनड अप and media fancifully said the space has been unlocked by Modi. And the results are miraculous. 5 years back, we were a dismal economy in space. I'm just giving one sentence of the space example. Today, we are $8 billion. In next 7-8 years, we hope to go up 5 times to $40-45 billion. The concept of a startup in space sector was unheard of. Today, we have close to 300 to 400 space startups, some of them of global potential, some of them millionaire entrepreneurs, and we hope to again go in a very faster pace than ever before. और इसलिए जैसे सुबह भी कहा गया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आएगा और बात कही गई हेल्थ की, इस बिल में ये भी कहा गया है कि our nuclear energy escalation, upscaling is being done also to address the health sector, the agriculture sector and the nuclear sector. फिर शायद सुप्रिया जी का कहना था कि रिसर्च को क्यों छोड़ा। ऐसा नहीं है सुप्रिया जी, इस बिल में प्रावधान है, I'll just give you the section also, where we have opened up the research to the private sector, which is of course in acknowledgement of the fact that we have several private sector institutes which are doing excellent research in several science domains. So why not get their benefit even in the atomic energy sector? अब अगर हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस समय हमारे पास 8.9 गीगावाट कैपेसिटी है, वो भी 2014 के मुकाबले में दुगने से अधिक हुई। उस समय हम 4.7 गीगावाट थे और हमारे पास 25 रिएक्टर है, जिसमें से एक अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, एक सदस्य ने ठीक फरमाया कि यूएसए इज 97 गीगावाट with 94 reactors, China is 55 gigawatt with 57 reactors. और हमारी contribution to the overall requirement is just 3%. And of course, our renewable energy will also go up, but it may not be able to serve all the purposes, particularly in an era where we are going to go in a big way for the artificial intelligence, data processes and other things. And therefore, पहले तो ये समझना जरूरी था कि हमें what were the constraints in spite of all this. It is this government actually which in 2015 took the decision of opening the atomic energy sector to joint ventures.
albeit joint ventures with public sector units, not with private. उससे पहले तो ये भी नहीं था। एक गोपनीयता के पर्दे में इस तरह से बंद रखा गया था कि हमने अपने साधनों को सीमित कर दिया। We became prisoners of our limited resources. लेकिन अब जब लगा कि as I said we have to follow the global strategies, तो हमारी कंस्ट्रेंट्स थी कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाई जाए, हमारे रिसोर्सेज में बढ़ावा हो, हमारे गेस्टेशनल पीरियड्स रैशनलाइज हों, हमारे कुछ embargoes which could be done away, because this is the government which has been very forthcoming in also doing away with some of the rules which had lost their relevance with the passage of time. And therefore, as a part of this entire thinking, the entire idea was to bring about an enabling law for an enabling ecosystem without, and underline, without, of course, compromising the security concerns of the nation. और इसलिए इन दोनों बिलों को और रेगुलेटरी बोर्ड के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 1 साल तक बड़ी गंभीर मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ. There were series of meetings at different levels, interministerial level, intersecretary level, with the scientific experts, with the industrial leaders, industry leaders, with stakeholders. We tried to understand their concerns, their requirements. And the idea was simply to move on, not to score political points. And I never meant to so. बट चूंकि बार बार कहा गया कि नेहरू जी ने किया और आपने क्या किया, तो मैंने वो बताया कि जो नेहरू जी के किए हुए की ही नुक्ताचीनी की गई. So without denying what he has done, we are only, बिल्कुल फाउंडेशन भी उन्होंने रखी, पहला रिएक्टर भी उन्होंने लगाया, उसको इंश्योरेंस में नहीं रखने का काम भी उन्होंने किया. हाँ, हम थे नहीं उस वक्त, जब हम आए तो हमने सजेशन दिया. लेकिन पहले चूंकि इसलिए बिकॉज आई वांट टू कम बैक टू दी नॉन पॉलिटिकल लाइन, इसलिए मैंने कहा पहले पॉलिटिकल स्कोरिंग वाला काम समाप्त हो जाए. अब इसमें इस बिल में 10 चैप्टर्स हैं, उसमें मैं सब के टाइटल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चैप्टर 1 है उसमें न्यूक्लियर डैमेज को, जैसे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि एनवायरनमेंट का क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम the bill actually finds a mention of the environmental damage and the economic losses as a part of the overall damage definition. And the regulatory scope has also been defined, covering medicine, agriculture, industry, ionizing radiations, because we have come a long way as far as the nuclear medicine is concerned. Supriya ji will bear me out. The Tata Memorial Center in Mumbai is one of the best in the world today. And I am proud to share with this House that very recently, in the last few years, 4 or 5 years, we are among the first to have come out with a nuclear medicine remedy for acute lymphoblastic leukemia for children, which is a kind of a blood cancer for children, and also a nuclear medicine-driven remedy for, or possible remedy for prostatic cancers, which is on the increase with the aging and the long span of India's population that we are seeing these days. आप बात नहीं समझे, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ. अब ये पॉलिटिकल बात पे आप आ गए, अब उसको भी आप स्केल करने की जरूरत है. या आई एम कमिंग टू दैट. टाटा की भी एक्सपेंशन इसी सरकार ने की. इफ यू वांट टू बी पॉलिटिकल, टुडे वी हैव 11 टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, आउट ऑफ विच 9 आर फंक्शनल. अब मैं आपको 9 फंक्शनल है. बेटे जवाब दोगे और ये बोलेंगे और ये बोलेंगे, आप किसी का जवाब. और न्यूक्लियर ग्रिड हमने स्थापित की है, कैंसर ग्रिड स्थापित की है, जिसमें 300 से अधिक अस्पतालों में किसी न किसी तरह से टाटा मेमोरियल सेंटर की कोई ना कोई कैंसर केयर सुविधा प्रोवाइड की है. वो भी इसी सरकार ने की है. लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि उसको भी आप स्केल करना जरूरी है, जैसे दादा कह रहा है, तो कहाँ से करेंगे. और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के प्रावधान का अध्ययन करने का प्रयास हुआ. अब जहां तक सेक्शन 3(1) है, तो उसमें जैसे सब जानते हैं, उसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है. उसमें कोई भी कंपनी उसका हिस्सा बन सकती है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक सेक्टर यूनिट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकता है. और सेक्शन 3(2) में अब ये कहा गया, अच्छा एक और बात कही गई
कि साहब ये आपने स्पेंट फ्यूल की सही तरीके से रख रखाव नहीं किया। अब शायद हमारे दिमाग से निकल गया है कि स्पेंट फ्यूल का एक प्रावधान कायम है। देयर इज अ SOP for some time it is kept within the reactor, then afterwards about close to the reactor, which is called away from reactor, it is put about 10 meters deep for 30-40 years. And during the construction of the plant also, जब नया प्लांट होता है, जो सेफ्टी की बात की गई, हर 3 महीने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो हर 6 महीने बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, इवन व्हेन इट बिकम्स फंक्शनल। फिर हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होता है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी भी सुपरविजन रहती है। अब ये SOP कौन बना गया? आपको जानकर अच्छा लगेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के एक्ट में। अब आप कह रहे हैं इसमें गलती निकाल रहे हैं। ये वही SOP है जो 1962 की चल रही है, इस बिल में नई नहीं लाई गई। इन योर हेस्ट possibly to oppose the bill, आपने इसको किया। The same safety measures are in place which were there in the Atomic Energy Act of 1962 under the then Prime Minister. अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जिन बातों के लिए सेक्शन आपका जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा, वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस। वो पहले भी था। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है। द सोर्स मटेरियल फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी है। स्पेंट फ्यूल जिसके बारे में चिंता की गई है, उसको कहीं भी प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं किया गया उसका चार्ज। चाहे प्राइवेट पार्टी का भी रिएक्टर होगा तो जो स्पेंट फ्यूल है, जो मैंने प्रक्रिया जिसका विवरण किया कि कैसे उसको रखते हैं फिर कुछ सालों बाद, वो सारी जिम्मेवारी सरकार के ही पास रहेगी। द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू लिफ्ट अप स्पेंट फ्यूल। इसी तरह के यहां तक कि हैवी वाटर, अब हैवी वाटर कोई एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, इट इज सिंपली DTO। जो यहाँ केमिस्ट्री पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा कि पानी को कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O2। ये है DTO, डेट्रॉइट ऑक्साइड। सो इससे थोड़ा सा वो न्यूट्रॉन का एलिमेंट बदलता है उसमें, और उस ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा देर ये कूलेंट का काम कर सकता है, तो इट इज़ प्रेफर्ड। उस पर भी हमने प्राइवेट पार्टी को उसकी जिम्मेवारी से बाहर रखा है। हैवी वाटर ऑल्सो विल बी हैंडल्ड ओनली बाई दी गवर्नमेंट। अब क्योंकि इसलिए कि कहीं उसका कोई गलत मिसयूज करने का प्रयास ना करे। सेक्शन 9 है of the bill allows for a person to carry out research, development, design and innovation. It is there. And Section 7 of Chapter 2, grant of license for central government, rejection for security safety reasons, same security reasons which were there in the 1962 bill brought by the then government. We are not changing it. So I don't know why it is being objected to, because it has been lost sight that it is their bill. We have just added on or made some suitable provisions which are relevant to the contemporary times. Yes, financial, technical, management and other organization committees also will be there. Then
The Chapter 2, Sector 4 also refers to Chapter 2, Section 4 refers to the medicine, industry, agriculture uses. So we have rather put it on record that this, I think India has created a model of the use of atomic energy for the purpose of creating ease of living in different sectors, for infrastructure use, in food industry, in health. That's why in the morning we said, now the moment has arrived to vindicate what Homi Bhabha declared to the world, our nuclear program dedicated to peaceful purposes. In Chapter 3 of Section 10, the duties of the licensee have been very clearly defined. जो आप कहते हैं कि वो भी शंका के दायरे में है. Number 1, he will operate strictly as per the guidelines laid down in the 1962 bill of the then government. वो तो आपको मंजूर होना चाहिए अगर रह गया था. Must comply with the regulatory documents, maintain accounts, inspection reports, etc. ये पहले भी लागू होते थे, लेकिन सरकारी दायरे में रिएक्टर स्थापित किया जाता. फर्क सिर्फ इतना है, अब प्राइवेट दायरे में हो रहा है. रेगुलेशंस वही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स वही हैं जो 1962 में नेहरू जी छोड़ गए थे. Number 3, must maintain financial security for decommissioning, waste disposal, compensation of non-nuclear. अब आया liability of nuclear damage. Liability of nuclear damage in installation or transport. वो तो अब नेहरू जी बता सकते हैं. बहरहाल liability of nuclear damage in installation or in transport. Another, जब तक ऐसा नहीं है कि सप्लायर, सरकार को बाधा ये आ रही थी, and all the members across the party lines will appreciate that the collaborators had reservations in coming forward. अब ये कहा गया कि 2010 में अरुण जेटली जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन आप ही ने कहा कि वक्त बदल गया. जब मैं बात करता हूं आपकी बात को नकारता हूं, कहते हैं वक्त बदल गया. जब मैं कहता हूं तो वक्त नहीं बदला. तो वक्त तो सबके साथ बदल रहा है. 2010 और 25 के बीच में the technology has changed. No, please, I am speaking strictly on scientific rationale. You can contradict me. The technology has changed. We are into big way to small modular reactors, which was unheard of in 2010. And this budget in its nuclear energy mission has laid down 2-3 important points. 1, allowing private sector. 2, 100 gigawatt. 3rd, small modular reactors, which will be beneficial for our dense areas, which will be beneficial for upscaling our energy source of clean energy, and which are usually considered to be below the strength of 200 to 300 megawatt. And we have already laid down for ourselves the target of producing at least 5 small modular reactors by the year 2033. The safeguards have changed. The risk of any catastrophe happening, which of course is unlikely in any case, has also now undergone a change. So in a changed scenario, this bill is coming. This bill is coming simply because the scenario has changed. ऐसा नहीं है कि उस वक्त क्या कहा. अब फिर तो मैं कहूँगा साहब नेहरू जी उस वक्त क्यों लिख गए कि ये पाबंदियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मैंने फला प्राइवेट कंपनी को लाना था, उसके लिए मजबूरी हो जाएगी. No, but we have retained what is relevant today. We have tried to introduce what is relevant in the changed context and also try to slightly modify. Agar now, no, I'm not yielding. Let me finish. Now, इसमें operator को चल ये कहता है इसके बाद आप वकील साहब माननीय वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी आप हाई कोर्ट में हो, इसलिए नहीं क्यों नहीं मंत्री महोदय, आपको मैं आज फिर बोल रहा हूँ, सभी माननीय मंत्री महोदय को बोल रहा हूँ, आप कभी भी स्पीकर के डायरेक्शन देने की आदत मत बनाओ.
जी आप कैसे बोल रहे हो कि बोलो? आप बैठिए। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है माननीय मंत्री महोदय के। एक मिनट, माननीय मंत्री महोदय के बाद आपका क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा। माननीय मंत्री महोदय के बाद क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा, अभी नहीं करूंगा। 9 माननीय मंत्री जी, मैं करूंगा आपको 9 मैं अलाउ करूंगा, मैंने कह दिया। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके नहीं आए उपनेता। बीच में कभी भी डिबेट के बीच में किसी को नो नहीं होगा। पहले माननीय मंत्री जी का जवाब होगा, उसके बाद क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा। अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है तो दे दी है माननीय मंत्री महोदय। जहाँ तक सप्लायर का ताल्लुक है, अगर एक्सपोर्टर कोई एग्रीमेंट करता है सप्लायर के साथ, अगर सप्लायर अगर ऑपरेटर अपने स्तर पर कोई एग्रीमेंट करता है सप्लायर के साथ, वो भी लिखित में, तो वो अपने उसको निबटता रहेगा। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक रहेगा, हमारी डीलिंग केवल और केवल एक्सपोर्टर के साथ रहेगी। उससे बहुत सारी शंकाएं जो सप्लायर्स के मन में हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ऑफ कोर्स विद द नेसेसरी सेफगार्ड्स। मैं करूंगा इनके जवाब के बाद। और उसमें भी कुछ एक और प्रावधान लाए गए हैं कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कहीं कोई ऐसा हादसा होता है तो उसकी भी जिम्मेवारी एक्सपोर्टर पर होगी। अगर कंसाइनमेंट दी जाती है तो जिसने दी है उसका होगा तब तक जबकि उसने दूसरी पार्टी से कोई रिटर्न में ना लिया हो। आप भी खड़े हो जाते हो। कुछ एक ऐसे माननीय मंत्री जी, कुछ एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां लायबिलिटी नहीं होगी। Up now what I am going to say is, you will appreciate with what grade of sensitivity and depth this has been studied and worked out. We have exempted operator also from liability under certain conditions where he would not be obviously responsible. Like for example, suppose a natural calamity happens, भूचाल आया, इमारत उड़ गई, तो we will not expect him. We have been fair to each stakeholder. So this is actually a stakeholder-friendly bill, with all the security concerns very much in place as they were earlier, sometimes even more stringent, from the very fact that Atomic Energy Regulatory Board, which was formed during Mrs. Indira Gandhi's time, was formed by simply an executive order. We are today giving it a statutory stature by including it in this act. दूसरा, अगर कहीं इंस्टॉलेशन या उसकी प्रॉपर्टी की साइट पर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी जिम्मेवारी उस पर नहीं होगी। अब ये CLND का इन्होंने कहा कि साहब आपने कैपिंग कर दी 3000 करोड़, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 3000 करोड़ थोड़ी हो सकती है भी नहीं, बिकॉज दिस बिल हैज बीन ओनली हाफ रेड बाय सम ऑफ द फ्रेंड्स। 3000 करोड़ नहीं है, वी हैव रैशनलाइज्ड इट। पहले क्या था सर, फ्लैट रेट था 15,000, अब हमने रैशनलाइज किया कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आए हैं, वी डोंट वांट टू डिस्करेज देम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 150 मेगावाट का लगाता है तो उसकी लायबिलिटी रहेगी 300 करोड़, अगर कोई 750 लगाता है तो 150। सो वी आर गिविंग डिफरेंट लेवल्स सो दैट वी ऑल्सो डोंट डिस्करेज द स्मॉल इन्वेस्टर। अब कोई छोटा रिएक्टर लगाना चाहता है उसके ऊपर देना, लेकिन अगर डैमेज, अगर ये आप बात ध्यान से सुने, अगर डैमेज 3000 से ज्यादा होता है, 3000 करोड़ से ज्यादा होता है, तो जिसका डैमेज हुआ है उसकी भरपाई पूरी होगी। Yes, only the exporter will be liable to pay that much, because that may be beyond his, the operator will be liable to pay that much because that may be beyond his capacity. Then the government is putting in place what is going to be called as a nuclear liability fund, which would be, pooled through tariffs, etc. And of course, when the rules are framed, we will also work out that in detail. The government will compensate for that. And once that also crosses certain margin, which is drawn by special drawing rights, as was mentioned by Munishji. So after we cross that limit, then we become part of the benefit of the CSC, the compensation for supply for compensation, convention for supply. वो तो आप कल कहेंगे कि इंश्योरेंस वाला भी पब्लिक का ही भरपाई दे रहा है।
वो आप इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हैं दूसरे के टैक्स में से, है वो ठीक है आपके लिए। We are following the norms of the Constitution which are already there in place. We are not violating any of the existing norms of the Constitution. हम सिर्फ संविधान हाथ में उठा करके नहीं चलते, हम उस पर अमल करते। अब मैं थोड़ा ही समय और लूंगा सर। अब आप कह रहे हैं कि सप्लायर को क्यों हटाया गया। वेरी सीरियस थॉट हैज बीन गिवन एंड उसमें इसलिए कि अभी एडवांस सेफ्टी मेजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर द न्यू रिएक्टर्स। अब जब नए नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेंगे, डेंस पॉपुलेशन में लगेंगे, घनी बस्ती में लगेंगे, फैक्ट्री एरिया में लगेंगे। दे वर ऑलरेडी हैविंग ऑल दो सेफगार्ड्स इन प्लेस। देन there is a provision in the act for quality assurance, provision in the act for the inspection of the site, and provision in the act for the safety requirements to be followed by the regulator. अब इसके अलावा जो एक्ट में नहीं था, जो आपको जान करके खुशी भी होगी कि we have improved upon certain provisions of the 1962 Act of the Nehru government. हमने एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल भी गठित किया है। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल जो 1962 के एक्ट में जो नहीं था, उसमें भी क्या इंप्रूवमेंट की गई। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल विल बी फॉर रिड्रेसल ऑफ सम ऑफ द डिस्प्यूट्स विदाउट हैविंग टू गो टू द कोर्ट एंड गो थ्रू ऑल दैट हार्डशिप। एंड अभी किसी ने आपत्ति की कि साहब ये क्लेम कमीशन कहाँ से आ गया, क्लेम कमीशन कहाँ से आ गया, ये कौन होता है क्लेम। सम ऑफ द मेंबर्स वर रेजिंग क्वेश्चन। ये पीछे से आया है, कांग्रेस की सरकार से आया है। और उसके बाद CLND में वहां भी क्लेम कमिश्नर था, और ये था कि क्लेम कमीशन जो है उसके मेंबर्स रहेंगे चेयरपर्सन, जब लेकिन वो तब है जब कोई हादसा हो। आमतौर से इसकी संभावना बहुत कम है और शायद हो भी ना। पहले आपने जो एटॉमिक एनर्जी का एक्ट लाया सन 1962 में नेहरू सरकार ने, उसमें सेक्शन 70 और 71 अब इसमें ऐड किए गए। अर्लियर ऑल द ऑफेंसेस वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी किसी से कोई टाइपिंग एरर भी हो जाए तो उसको जेल खाने डाल दो। अब वक्त बदल चुका है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन है। सो वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर मॉनिटरी पेनल्टीज एंड ट्राई टू डीक्रिमिनलाइज। बाकी वैसा ही है जैसे पहले था। उसमें आपने लिखा था कि अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अनक्लीन ऑपरेशन। ये नेहरू जी लिख कर गए, वो वहीं कायम है। फिर लिखा था 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अनऑथोराइज यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी वही है। यानी आप उस चीज को विरोध कर रहे हैं जो आप ही ने लिखा है। हमने तो उसमें बेहतरी लाई है, एंड वी हैव गिवन इट अ ग्लोबल फॉर्मेट एंड द एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग इट। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तो सन 2047 तक, व्हेन वी एनविसाइज दैट at least 70-80% of our energy source would be from the non-fossil sources, from the renewable energy sources, from the nuclear energy sources. And nuclear energy, as I said, will be the more reliable source of energy at that time for the increasing requirements. And the small modular reactors, which we have already undertaken, this government has already earmarked 20,000 crore exclusively for the small modular reactors. And we are also taking this is a part of a whole ecosystem that is being built up in science and technology, including the 1 lakh crore of research and development innovation fund, which has been made available to catalyze the private sector. पहली बार शायद कभी सरकार की ओर से private sector को, because we also realize that private sector also will have to gear up itself for these new openings, new avenues. और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम भारत की जो तीव्र गति से यात्रा में एक रफ्तार आई है और इसकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ है. India is no longer a follower today. She beckons others to follow her.
and she beckons others to follow her. I think it should give as much delight and pride to this side as much to that side. And from that point of view, from that noble thought, this bill is being brought in this House. Thank you. सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रेय दिया। शायद पिछले 11 वर्ष में पहली बार ये हुआ है, तो ये बधाई के बात है। मेरी सिर्फ दो छोटे स्पष्टीकरण। I just have two small clarifications. Is it the position of the government that in the changed technological context of the past 15 years, the supplier should no longer be held to be liable? So therefore, is it the position of the government that if faulty equipment is supplied, because obviously you'll have to source equipment from abroad. One second, let me just complete. You'll have to source equipment from abroad. You know, nuclear reactor fabrication is not happening in India. Is it the position of the government that in today's context, the supplier is not going to be liable at all? And number two, on liability, is it the philosophical position of this government that privatizing profit and socializing liability is the philosophy of this government? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 2008 में में 1, 2, 3 के एग्रीमेंट होने के बाद भी भारत सरकार ने लगातार जो सप्लायर कंट्री है जो कि अपने को सप्लाई करना था, जो यूरेनियम को या थोरियम को या प्लूटोनियम को, जिसके आधार पर कि हमने इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था, भारत सरकार को क्या समस्या हुई जो आज तक जो न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं हमारे साथ एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए कि मनमोहन सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया था? थैंक यू मनीष। पूछ नहीं सकते मनीष तिवारी जी ने कहा कि चूंकि मैं यील्ड किया था इसलिए आप भी यील्ड करें, तो अध्यक्ष महोदय ने उसकी व्यवस्था दी है। आपका धन्यवाद। आई डिड नॉट गिव क्रेडिट टू नेहरू जी, आई गेव डिसक्रेडिट टू यू फॉर हैविंग कॉन्ट्राडिक्टेड नेहरू जी। I was saying you were contradicting a rule which I have incorporated in the bill from the 1962 bill of the Nehru government. So I was not giving credit to Nehru, I was giving discredit to you for having forgotten Nehru. So having clarified myself politically for the benefit of both of us, इसलिए वो आपके लिए भी वो ठीक रहेगा। वो आप अच्छा। Now, as far as the supplier is concerned, the supplier's responsibility will lie with the operator. It is not that he is going to get scored. Operator is free to have a written agreement with the supplier. Otherwise, जैसे निशिकांत जी ने कहा कि supplier is a very wide definition. उसका नतीजा क्या हो रहा था कि everybody was hesitant to come forward. Like for example, आपका अगर कोट खराब हो गया, तो जो कोट स्टिच करने वाला है वो कहता है साहब ये बटन का कसूर था, तो बटन सप्लाई करने वाले को लाओ। वो कहता नहीं साहब ये बटन तो ठीक था, जिस धागे से लगाया धागे का कसूर था, तो धागे वाला लाओ। सो दिस बिकेम एन अनएंडिंग चेन रिजल्टिंग इन अ काइंड ऑफ अ साइलेंट फोबिया among all the suppliers, and as rightly mentioned by Nishikant ji, in last 10 decades we lost out on collaborations. तो वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन as far as the government is concerned, the government will be dealing only and only with the operator. Now let it rest with the operator to settle the rest of the thing. Okay. प्रश्न ये है कि मैंने आपको अलाउ नहीं किया।
प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों का हुआ, निर्णय हाँ वालों में हुआ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री के राधाकृष्णन नो अमेंडमेंट എന്ത് ചെയ്യണം? श्री सौगत राय I move the amendment. कितना नंबर? आइटम नंबर 7 से 14। Sir, in page 7, line 7, omit or any other institution. आप मूव कर रहे नहीं कर रहे मोशन? हम मूव कर रहे हैं। ओके। प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। दादा आपके फेवर में कोई बचा ही नहीं है। जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री एन के प्रेमचंदन जी, अभय कुमार सिन्हा जी, के राधाकृष्णन जी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। सौगत राय जी, संशोधन संख्या 15। Sir, in page 7, omit line 11. Line 11 restored to any other company. प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 16। हाँ सर, ये कॉम्पेंसेशन के बारे में है। यहाँ है 300 मिलियन। आई वांट टू सब्स्टिट्यूटेड टू 500 मिलियन। आई मूव। प्रश्न ये कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। सौगत राय जी, संशोधन संख्या 61। हाँ, page 7, sir, I move that omit lines 12 to 14. प्रश्न ये कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 61 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 67। I move the amendment, Speaker, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 67 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 63। Sir,
I beg to move amendment number 63, page 10. प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 63 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 9 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 65। Sir, I move amendments number 65 in page 14, line 17. Omit lines 7 to 13. प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 65 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बना। डॉक्टर के कावया। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 68, 69 और 70। स्पीकर सर, आई मूव द अमेंडमेंट। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 68, 69, 70 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 12 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 16। Sir, I beg to move that for 300 million, please substitute 500 million. प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 66। Sir, the same amendment, page 14, line 17, I move amendment number 66. प्रश्न ये कि श्री सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक ही खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 16 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 17। प्रश्न है कि श्री सौगत राय जी मूव करने दीजिए। 1 मिनट बोल दूं, मूव कर देना। प्रश्न सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन 7 को स्वीकृत किया जाए। So I beg to move in page 15, line 21 for not exceeding 7, a new atomic energy regulatory board. Substitute not exceeding 5. प्रश्न है कि श्री सौगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन 17 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 17 और 18 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 17 और 18 विधेयकांग बना। प्रश्न है खंड 19 से 23 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 19 से 23 विधेयकांग बना। प्रश्न है कि खंड 24 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 24 विधेयकांग बना। प्रश्न है कि खंड 25 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 25 विधेयकांग बना। प्रश्न ये खंड 26 से 21 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 26 से 28 विधेयक का मंत्र बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 71। स्पीकर सर, आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 71 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 71 विधेयक स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 29 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 यथा संशोधित विधेयकांग बना। प्रश्न है कि खंड 30 और 31 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 30 और 31 विधेयकांग बना। प्रश्न है कि खंड 32 से 35 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 32 और 35 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 72। आई मूव द अमेंडमेंट स्पीकर सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष हाँ कहें, जो सदस्य विरोध ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 36 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 36 यथा संशोधित विधेयकांग बना। प्रश्न है कि खंड 37 से 39 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 से 39 विधेयकांग बना। संशोधन संख्या 24। नो, आई मूव द अमेंडमेंट। नो काफी ज्यादा नो। प्रश्न है कि खंड 40 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 41 से 46 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 41 से 46 विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 73, 74 और 75। आई मूव द अमेंडमेंट स्पीकर सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 47 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 47 यथा संशोधित विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि 48 से खंड 48 से 54 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 से 54 विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 76। संशोधन संख्या 76 को मैं मूव करता हूं स्पीकर मान। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 55 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 55 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 56 से 58 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 56 से 51 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 59 से 65 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 से 65 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 66 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 66 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 77। संशोधन संख्या 77 को मैं मूव करता हूं स्पीकर महोदय। प्रश्न है माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 77 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 67 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 67 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 68 से 70 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 68 से 70 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 78 और 79। सर आई मूव दी अमेंडमेंट्स। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 78 और 79 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 71 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 71 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 72 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 72 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 73 से 82 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 73 से 82 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 83 से 90 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 83 से 90 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 80 और 81। संशोधन 80 और 81 को मैं मूव करता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रश्न ये है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 और 81 को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 91 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 91 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची 1 से 30 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची 1 से 30 विधेयक का अंग बनी। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी प्रस्ताव पेश करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। स्पीकर सर,
I move that the bill may be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आज आप सब दादा के नेतृत्व में हो, पीछे वाले हो? आप पीछे वाले दादा के नेतृत्व में। आज दादा से सीखो। इस उम्र में भी बहुत गंभीर तबीयत खराब होने के बाद भी सदन में आते हैं, पूरे टाइम बैठते हैं। आइटम नंबर 28, विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वी राम जी, विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। माननीय मंत्री जी, कितने घंटे बोलना चाहते हो? कितने घंटे बोलना चाहते हो? क्या है? अब मैं दे रहा हूँ ना प्लान, आप तो गवर्नमेंट को छोड़ो। मैं हाँ नहीं, चर्चा आज कर लेते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सदन में अगर 300 सदस्य रहेंगे तो 10 घंटे चर्चा कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय, एक मिनट 10 घंटे चर्चा करा दूंगा सदन में 300 सदस्य रहेंगे तो। प्रेजेंट करो सदस्यों को, उपस्थिति करो। सभी दल अपने अपने तय करके बताना मुझे चेंबर में। आज बोलो, कल माननीय मंत्री जी की रिप्लाई कल करा देंगे। कल करा देंगे। श्री, अरे बोलो तो सही, बैठो तो सही सदन में। पूरा सदन बैठोगे तो मौका मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सबको मौका मिलेगा। बैठिए। मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, बल इतना निवेदन है, ये सदन ईंट-गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट मुंह कर दो पहले एक बार। थोड़ा बहुत बता दे 1-2 मिनट में आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विस्तार से चर्चा करूंगा। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई। श्री, मूव कर दिया ना? मूव नहीं किया सर, मूव नहीं किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित चर्चा की विधेयक पर चर्चा। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद जी अध्यक्ष महोदय। वरिष्ठ नेता है, गरिमा के अनुसार बोलना। सर आप रहिए सर, आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण योजना बिल थी जो 2005 में सर इस देश में लागू की गई थी और अब विकसित भारत रोजगार
आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिवर्तन प्रस्ताव का मैं स्पष्ट सशक्त तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सारा जो बिल है, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरी बात को सुन के जाना। मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चेयर सुन 2000 जयप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, मंत्री जी की बात कही मैंने जी, वो भी अपना, मैं गलत नहीं कहता, थ्रू आपके जाएगी मेरी सारी बात, मान लीजिए बस। तो जब ये बिल है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा में आया 2005 में सर, और उसको कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिलेक्ट उस पर संसदीय समिति को भेज दिया जाए, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संसदीय समिति को भेजा और सभी दल के नेताओं के विचार विमर्श के बाद, सभी दलों के हाँ भरने के बाद सदन में लाया गया। और जब ये सदन में इस पे चर्चा हो रही थी अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विरोध में बोल रहे थे, सर ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी हैं, ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते सर। तो मैं 2005 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, तो जब कल हमारे नेता ये चाह रहे थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए, तो किस बात का अंदेशा था कि आप इसको भेजते? क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम बदलना देश में सबसे बड़ा अपराध है सर। ये महात्मा जी थे, मैं बहुत देशों में गया हूं सर, जहां जाते हैं महात्मा जी के स्टैचू के ऊपर माला अर्पण करते हैं। दुनिया का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, वो जब हिंदुस्तान में आता है महात्मा जी की समाधि पे जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से इसलिए योजना चलाई क्योंकि इससे गरीब को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को, बैकवर्ड को गांव में अधिकार देने का इसने फैसला लिया था। तो इसलिए सर 2005 में जब ये लागू क्यों किया गया सर, बहुत सी ऐसी आवाज आई पूरे हिंदुस्तान से, गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज, कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए जिसको रोजगार की गारंटी का कानून माना जाए। और मनरेगा से पहले सभापति महोदय, पूरी दुनिया में मंत्री जी मानेंगे कि कानून नहीं था। आज भी जिन देशों में कानून है ये, उनमें पूर्ण रूप से लागू नहीं है, जैसे भारतवर्ष में लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट ने। लेकिन मनसा खराब है सर सरकार की। मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। 2005 में जब ये लागू किया गया, तब गांव में बड़ी परेशानी थी, गांव से पलायन हो रहा था गरीब लोगों का, शहरीकरण बढ़ रहा था, गांव में आजीविका के संसाधन नहीं थे। और जब खेती में मशीनरी का उपयोग बढ़ता गया, जो गरीब आदमी है गांव में, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, उनको रोजगार नहीं था, तो उसको रोजगार की गारंटी का कानून बनाया। ये बात अलग है, हमने रोजगार को गारंटी दी। लेकिन बड़ा खेद है, मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने तो एमएसपी को भी कानून की गारंटी नहीं दी जिसकी आपने हाँ भरी थी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या है, आदिवासी महिलाएं, दलित, भूमिहीन मजदूरों को केंद्र में रख करके, और सबसे बड़ा काम सर, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे करके ग्रामीण इलाकों में ढांचागत कमजोरियों को दूर करता है, जो ये मनरेगा था। और आज आपने जो लागू किया है,
पिछले कुछ सालों से सर बजट की कमी, भुगतान में देरी, डिजिटल बाध्यताएं तथा जवाबदेही को सिस्टेमैटिक तरीके से कमजोर करते हुए आधिकारिक आधारभूत ढांचा धीरे धीरे खोखला हो गया और इस मनरेगा को जानना चाहूंगा। हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने प्रश्न रखा था मनरेगा को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में वो मनोहर लाल जी चले गए, 8 लाख मजदूर पंजीकृत हैं सर, केवल 2100, ये मंत्री जी का जवाब है, 2100 लोगों को काम मिला। जो मनरेगा थी 8 लाख में 2100, मेरे हिसाब से 25% लोगों को सर। इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है सर? कानून की कमी को कसूर नहीं था, इच्छा शक्ति केंद्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े लोगों के विरोध थी, इसलिए लोगों को काम नहीं मिला। फिर जो मनरेगा का कानून, उसमें ये लिखा है अगर 100 दिन का काम ना मिले 15 दिन के अंदर अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, सुनो ना, वो आ गया है, जो बेरोजगारी भत्ता जिन 6 लाख लोगों को काम नहीं मिला, हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता कितना दिया, ये भी आप मंत्री जी बताएं, हम इसको भी आपसे सुनना चाहते हैं। तो सर धीरे धीरे करके इस मनरेगा को इतना कमजोर कर दिया। मंत्री जी भाषण देते हैं, मैं कई बार सुनता हूं, बार बार ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जब देश में 2006 में कुल 200 जिलों में था और 2 वर्ष के अंदर अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कांग्रेस पार्टी की, गरीब के प्रति पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया, और जब पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आज इस कानून को लेकर के केवल महात्मा गांधी से है तो परेशानी है, या गांधी नाम से परेशानी है, या क्या जाने, वो तो ये बताएंगे। महात्मा गांधी जी का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मंत्री जी 100-125 दिन आपने करने थे तो इसमें भी ला सकते थे, लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, धारा 5 के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, दिनों की संख्या में वृद्धि, मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार को गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन का प्रस्ताव है, ठीक है सर। हालांकि अपनी 2024 की रिपोर्ट में स्थायी समिति ने इसे बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की थी। आपने तो अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया। मैं अच्छा मानता अगर आप 150 दिन करते तो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हालांकि एक्ट के तहत अनुमानित कामों की संख्या बढ़ाकर 266 होने का वाला दिया गया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती है कि 266 दिन करते, तब तो नाम बदलने का कोई लाभ था? क्या लाभ? केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। धारा 6 के तहत सर किसान के साथ बड़ा अन्याय है सर, इसमें आप भी किसान है सर और मंत्री जी भी किसान हैं। यानी कि धारा 6(2) में कहा गया कि राज्य सरकारों का वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि से पहले नोटिफिकेशन करेगी, जिसमें सर बुआई कटाई की मुख्य कृषि मौसम शामिल होंगे। इस दौरान इस एक्ट के तहत कोई काम नहीं किया जाएगा। जब खेत में काम होगा तो नरेगा के लोगों का लाभ किसान को नहीं मिलेगा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। यानी कि इसमें बदलाव किया जाए, और इसमें जो हमने पहले भी बात उठाई थी कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, और खेती के साथ जुड़ेगा तो किसान को भी लाभ होगा सर और मजदूर को भी लाभ होगा। अब धारा 12 वंचित समुदायों को अल्पसंख्यक प्रावधान के सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में 1/3 एसटी, अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। यदि इस धारा में 11 में भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण अनिवार्य है। हालांकि बीबीजीजीआरएमजी बिल में धारा 13 के तहत स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण तो रखा गया, लेकिन धारा 12 के तहत सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए
आरक्षण प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं किया गया सर। इससे बुरी बात सर क्या हो सकती है? धारा 22 राज्यों में बढ़ती बोझ, वित्तीय स्थिति का बोझ बढ़ेगा। सर मैं हरियाणा के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी 65,000 करोड़ कर्जा था सर। आज 11 साल में 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा हरियाणा के सिर पर। हरियाणा सरकार दिवालिया हो चुकी है और यदि उसके ऊपर 40% बोझ डाल दिया गया तो गरीबों का बहुत बड़ा शोषण होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसको भी वापस लिया जाए और जो कांग्रेस के टाइम में था राज्यों पर 10% बोझ डाला जाए। मेटेरियल साथ में आ जाएगा। धारा 1 मिनट सर, अभी थोड़ा सा अब शुरू करे ऐसे किसान की बात करता हूं। धारा 20 सोशल ऑडिट सामुदायिक निगरानी को कमजोर करना। सर जो धारा इनकी 20 है उसके तहत बिल में कहा गया कि सभी मजदूरों को सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हालांकि सोशल ऑडिट करने का तरीका, प्रक्रिया और तौर तरीके बिल में तय नहीं है किए गए सर कि उसका ऑडिट कैसे करना है। इस सारे बिल को एक थोथा रखा गया, एक डरावना रखा गया, एक बहकाया गया। तो इसलिए मैं इस बिल की इसलिए निंदा करता हूं क्योंकि आज हालत क्या है सर देश की? देश में मनरेगा के समय मजदूरी मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलती तो 15 दिन के अंदर अंदर उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मंत्री जी ये भी बताएं कि जिन परिवारों को वो नहीं मिला तो भत्ता कितना मिला? हमारे जो वेट है सर, 1 मिनट सर, 18 स्पीकर हैं आपके। 1 मिनट सर, मैं तो सर मनरेगा वेटों की आज तक कैसे वेणुगोपाल जी, देयर आर 18 स्पीकर्स फ्रॉम योर पार्टी। सर मैं बड़ा टाइम ले लूंगा सर। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। इस कानून में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटों को मंत्री जी ये भी बताएं सदन को 2 साल से नरेगा मेटों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। इससे बड़ा गरीब के साथ अन्याय क्या सके। इसलिए सर हम इस सरकार को हमेशा कहते हैं ब्रीफ केस की इस पार्टी को जिसमें सब लोग शामिल हैं, ये जो सामने वाले हैं, ब्रीफ केस का मतलब ये साहूकार की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब का, मजदूर का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, किसान का इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और ना इस सरकार उनके हित में, इस गरीबों के हित इनके यहाँ सुरक्षित रह सकते। इस करता हूं और महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का जो षड्यंत्र रचा गया है, एक योजना नहीं सर, अगर आप इसमें देखोगे सभी योजनाओं के नाम बदल दिए। इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या नाम बदलने से कोई लाभ हो सकता है? क्या नाम बदलने से अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है? अर्थव्यवस्था को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। रोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ब्रिजमोहन जी, गांधी जी भी राम का नाम लिया करते थे। हाँ ब्रिजमोहन जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बिल लाया गया है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाएगा, भारत के गांवों को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, भारत के गांवों को साधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों को सिंचाई से युक्त करेगा, भारत के गांवों को संसाधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों में सड़क, पानी, बिजली ये मिलेगी, भारत के गांवों में जल संसाधन मजबूत होंगे। बाढ़, सूखा और भूकंप आने पर भारत के जो गांव हैं, अगर कोई ऐसी महामारी आएगी तो उसका सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसा एक विधेयक इस सदन में 2005 के मनरेगा विधेयक को विलुप्त करके और नया विधेयक लाया जा रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय,
अभी माननीय जयप्रकाश जी बोल रहे थे, देखिए प्रभु राम जी अगर चाहते हैं, 500 साल तक प्रभु राम जी का मंदिर नहीं बना था। प्रभु राम जी ने जब चाहा तो राम जी का मंदिर बन गया। अब प्रभु राम जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो। प्रभु राम जी चाहते हैं कि विकसित भारत के साथ साथ में विकसित गांव बने, और इसके लिए प्रभु राम जी ने, शायद शासन ने भी नहीं सोचा होगा। वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब, जी का मतलब है गारंटी, और आर का मतलब है रोजगार, आजीविका का मतलब है आर, मिशन का मतलब है एम। जी राम जी बीबी, जी राम जी नाम अपने आप आ गया, इसको किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। राम राज्य लाने के लिए इस देश में राम राज्य लाने के लिए, अरे हमारे गांव-गांव में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, उसी राम राज्य को लाने के लिए और यह विधेयक लाया गया गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए। आपने तो गांधी जी के नाम, खाली गांधी जी का नाम लिया है, उनको ब्रांड के रूप में उपयोग किया है। अगर गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, देश के गांवों के बारे में 1960 में भी सोचा गया, 1971 में भी सोचा गया, 1980 में भी सोचा गया, 1993 में भी सोचा गया, 1999 में भी सोचा गया, और 1977-78 में तो एक अजूबा हो गया कि काम के बदले अनाज देंगे। इस देश के प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था कि गांव के लोगों को दवाई खरीदनी होगी तो कहां से खरीदेंगे। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। एक सेकंड। My request to the members of the House is that we will extend the time until 10 p.m. if everybody agrees. Please carry on. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। 1977-78 में इन्होंने एक बड़ा काम किया जिसको पूरे देश के लोगों ने आलोचना की कि काम के बदले अनाज देंगे। अमर्त्य सेन जो इस देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि गांव के लोग दवाई के बदले क्या अनाज देंगे, उनको दवाइयां मिलेंगी, इलाज करवा पाएंगे। देश के आयोग ने कहा कि आप 1 रुपए के अनाज के पीछे 3 रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, 2 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो रहा है। इतनी अनीति करने वाले लोगों के साथ में अन्याय करने वाले लोग आज यहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा से आते हैं, जरा अगले महीने की जो तनख्वाह है वो जरा कोटा की कचौड़ी के रूप में इनको दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और राहुल गांधी जी को तो हरियाणा की जलेबी पसंद है, उनकी तनख्वाह जलेबी के रूप में दे दीजिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? जब आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपने इतना घोर अन्याय क्यों किया था कि लोगों को काम के बदले अनाज देकर उनके रोजगार छीनने का काम किया था, उनके साथ में उनकी अर्थव्यवस्था को आपने ठप कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नरेगा में ही बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नरेगा है ये 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देगा। इसका क्या आप स्वागत नहीं करते हैं? इसका क्या आप स्वागत नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? क्या ये उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर में उनको रोजगार देना पड़ेगा, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं?
क्या विकसित ग्राम पंचायतों को बनाने का आप स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शासन की जवाबदेही तय होगी, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, टिकाऊ परिसंपत्तियां बनेंगी, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? पहले तो क्या होता था, गड्ढे खोदते थे, गड्ढे भर देते थे, क्या निर्माण का काम हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी जांचें हुई, कितने लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई। मनरेगा को खाली कांग्रेस ने अपने जेब भरने का साधन बना लिया था, फर्जी मास्टर रोल का साधन बना लिया था। आज उसमें सुधार करने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो खेती किसानी से आते हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सांसद हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज वो मंत्री हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक लाया है। पहले फर्जी हाजिरी के रजिस्टर होते थे, वो फर्जी हाजिरी के रजिस्टर को समाप्त कर डिजिटाइज मास्टर रोल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय सभापति महोदय, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, यही मोदी जी की सरकार है जिसने राज्यों की सहायता को 42% से बढ़ाकर 42% किया। क्या आप उसका स्वागत नहीं करते हैं? यही मोदी जी की सरकार है जिसने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने सौर सुजला के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के कनेक्शन दिए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने ग्रामीणों को 5 लाख रुपए का इलाज मुहैया करवाया। यही मोदी जी की सरकार है जिसने रूफटॉप बिजली लगाने के लिए, सौर बिजली लगाने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की। यही मोदी जी की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घर घर में नल जल योजना का प्रारंभ किया। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? अब ये जो रोजगार गारंटी जी राम जी योजना आ जाएगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी, गांव में सड़कें बनेगी, गांव में बिजली मिलेगी, गांव में पानी मिलेगा, गांव में पंचायत भवन बनेगा, गांव में स्कूल भवन बनेगा, गांव में अगर किसी प्रकार की पहले इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि आपने 60-40 कर दिया। अरे हमने 32 से भी 42 किया है। और इस योजना के माध्यम से राज्यों की बाध्यता होगी कि ग्रामीण के विकास के लिए राज्य भी अपना शेयर दे और केंद्र सरकार भी पैसा 60% देगी तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय सभापति महोदय, गति शक्ति योजना और विकसित भारत योजना के तहत सभी कामों को एडजॉइन किया जाएगा। सबमर्जेंस के तहत वहां पर विकास के काम किए जाएंगे। गांव को आजकल हम देखते हैं कि शहरों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है, लोग अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। जब विकसित गांव होंगे तो फिर वहां का नौजवान शहरों में नहीं आएगा, वो अपने गांव में ही काम करेगा। जब खेती के लिए सुविधाएं होंगी तो अपने गांव में ही काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, ये आर्थिक बदलाव होगा जब गांव में, अभी केंद्र सरकार ने तय किया है, कांग्रेस के जमाने में रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ मिलते थे। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद 60,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में 1.5 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च होंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए। इन 1.5 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से गांव का विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा काम, आपने कभी इसकी चिंता नहीं की। भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान परेशान होते थे कि खेती के समय पर उनको मजदूर नहीं मिलते थे। अब यह कर दिया कि राज्य सरकार 60 दिनों का समय खेती के लिए तय कर सकती है और उन खेती के दिनों में ये रोजगार गारंटी के काम नहीं खोले जाएंगे, खेती के लिए मजदूर मिलेंगे, हमारे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बड़ा क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? कितना बड़ा निर्णय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने लिया है
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं, इसके अगर आप उद्देश्य पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति चलन योजना और पूर्ण सरकारी परिधान को संस्थागत करने हेतु भू स्थानिक प्रणाली, डिजिटल लोक अवसंरचना तथा संचालित ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ऐसी योजनाओं के साथ जिला और राज्य योजना का तंत्र बनाएंगे। कंक्लूड कीजिएगा। एक केंद्रीय तंत्र बनेगा, एक राज्य का तंत्र बनेगा, एक जिले का तंत्र बनेगा और उसके लिए पूरे नियम अगर कोई बनाएंगे तो केंद्र की सरकार बनाएगी और उस तंत्र के माध्यम से पूरे देश के गांवों को विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। माननीय सभापति जी, बस 3-4 मिनट लूंगा आपका। धन्यवाद जी। मैं पहला वक्ता हूं तो कृपया मुझे समय देंगे तो अच्छा होगा। नहीं, आप समय। माननीय सभापति महोदय, नहर, बाढ़, विपतन जलमार्ग, चेक बांध, मोहरबंद तथा भूमिगत बांध का निर्माण, तालाब, टैंक, रिसन, पुनर्भरण, गड्ढे, पुनर्गरण, साफ्ट, अंतर सबसेक्शन, कुएं, सहबद्ध जल संचयन संरचना का निर्माण, पुनरुद्धार, खुले कुएं द्वारा सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, जलमार्ग तथा क्षेत्रीय जल वितरण प्रणाली, सामुदायिक। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मुझे विकसित भारत गारंटी और रोजगार। एक सेकेंड मैं समापन कर कंक्लूड कीजिए। आप कंक्लूड कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं इस जी राम जी विधेयक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बिल लाया है और पूरे सनातन की भावना, पूरे हिंदुत्व की भावना कि जी राम जी का ऑटोमेटिक नाम उभर कर सामने आ गया। इसके माध्यम से जब जी राम जी का नाम लेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार रुकेगा, इसमें गलत काम रुकेगा और जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। मैं प्रधानमंत्री जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हुए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। और छत्तीसगढ़ का भी विकास तेजी से होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। और वहां का सभापति महोदय, मुझे विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का तथा अपने सचेतक धर्मेंद्र जी का और अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मानवर, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक कानूनी अधिकार है। रोजगार का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। इसे हटाना या प्रतिस्थापित करना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध को तोड़ने जैसा है। महोदय, सरकार कहती है कि इस विधेयक के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है। सवाल यह है कि क्या गरीब को वास्तव में 125 दिन काम मिल पाएगा, क्योंकि इस विधेयक की असली तस्वीर इसके अन्य प्रावधानों में छिपी है। मनरेगा के तहत अकुशल श्रम की पूरी मजदूरी केंद्र सरकार देती थी, अब राज्यों को भी मजदूरी सामग्री और प्रशासनिक खर्च उठाना पड़ेगा। कई राज्य पहले से वित्तीय संकट में है। अगर राज्य पैसा नहीं दे पाएगा तो सबसे पहले गरीब का रोजगार कटेगा। रोजगार का अधिकार राज्य की तिजोरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नॉर्मेटिव एलोकेशन का है, अब केंद्र तय करेगा कि राज्य कितना खर्च कर सकता है। अगर मांग ज्यादा हुई तो राज्य को खुद खर्च उठाना पड़ेगा। ये मनरेगा की मांग आधारित आत्मा पर सीधा प्रहार है। ये गारंटी नहीं बल्कि कोटा सिस्टम है। साथ ही सहकारी संघवाद पर भी हमला है। कृषि मौसम में 60 दिन तक काम रोकने का प्रावधान का है। ग्रामीण जीवन कैलेंडर से नहीं चलता, वह बारिश, सूखे और मौसम की मार से चलता है। जलवायु संकट के दौर में काम रोकना गरीब को और असुरक्षित बनाना है। नए बिल को और पीएम गति शक्ति को जोड़ना है। ग्राम पंचायतों की भूमिका कागज पर है, लेकिन असली नियंत्रण ऊपर से होगा। लोकतंत्र में विकास बॉटम अप होना चाहिए, न कि डैशबोर्ड से गांव तक।
तकनीक का आत्मनिर्भर प्रयोग, बायोमेट्रिक और ऐप्स ने पहले ही कई मजदूरों की मजदूरी रोकी है। मेरे जिले फतेहपुर में कई गांव जैसे जरारा, लोहरी सराय, ब्लॉक कमोली आदि में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। महोदय, तकनीक सहायक होनी चाहिए, न कि शर्त होनी चाहिए। महोदय, मैं इस विधेयक के सबसे पहले प्रतीकात्मक और नैतिक पहलू पर आना चाहता हूं, नाम परिवर्तन। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है या जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो भारत की पहचान महात्मा गांधी के नाम से होती है। अहिंसा, सत्य, करुणा और यही भारत की आत्मा के प्रतीक है। लेकिन जैसे ही बात गरीब के रोजगार की आती है, आप उसी गांधी के नाम को योजना से हटा देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अहिंसा के पुजारी से इतनी नफरत क्यों? गरीब के अधिकार के साथ जुड़ा गांधी का नाम इतना असहज क्यों लगता है? महात्मा गांधी के रिप्लेस करने के लिए आप राम का नाम तो ले सकते हैं, सावरकर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मनवर, गांधी कोई पार्टी नहीं थे, गांधी विचारधारा नहीं थे, गांधी भारत की नैतिक चेतना थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सिर्फ नाम नहीं बदलता, यह दृष्टिकोण बदलता है। अधिकार से योजना की ओर और न्याय से बजट की ओर और गांधी से सुविधा की ओर। ग्रामीण भारत को नारे नहीं चाहिए मनवर, उसे काम चाहिए, मजदूरी चाहिए और सम्मान चाहिए। जब तक ये विधेयक इन तीनों की बिना शर्त गारंटी नहीं देता और जब तक गांधी के विचार को योजनाओं से हटाया जाता रहेगा, मैं इस विधेयक का पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मानवर विरोध करता हूं। मानवर, एक बात कहना चाहता हूं, इस बिल को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये ईंट गारे का भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। मानवर, पूज्य महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ और हमको लोकतंत्र मिला, जिसकी वजह से हम सब इस सदन के सदस्य बने, मंत्री बने। आप नाम बदलते हैं, भवनों का रंग बदलते हैं, लेकिन आपका यह ढंग ठीक नहीं है, जिसको पूरा देश देख रहा है। जनता आपकी नीतियों को और ढंग से बेहद दुखी है। उत्तर प्रदेश में शराब के गांव-गांव ठेके खुलवा रखे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ लिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा से जीत कर आया हूं। करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है, उनके भुगतान का क्या होगा? मनवर, इस बात को मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। माननीय श्रीमती महुआ मैत्री जी। Thank you, Honorable Chairperson, sir. I stand on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to stridently oppose both the renaming of the bill and the replacement of the Manrega Act by the VB G Ramji Bill 2025. In 2005, the Union government enacted the National Rural Employment Guarantee Act, which revolutionized rural India's idea of livelihood security. This very house, there was a historic consensus among all parties when they passed the bill, and everyone shouted, "Rozgar Guarantee Zindabad." This was the history of the original bill. For the first time, the central government aimed to provide in law 100 days of assured employment to one single member of every rural household, as long as there was an adult member willing to sign up for unskilled manual work. As long as you wanted it, it was available, it was demand driven. What else? Women were guaranteed at least one half of the jobs made available. The Narega scheme was aimed at creating durable infrastructure, so wells, ponds, roads, etc. Employment to be provided within 5 kilometers of an applicant's residence. So this was to prevent large-scale rural to urban migration. Minimum wage was to apply. Every state was notified with a minimum wage. On October 2nd, 2009, Gandhi Jayanti, in keeping with the vision of the father of the nation's vision for rural self-reliance in India, the name was changed to the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act. That is the history of this. Now, suddenly, 16 years later, with no consultation with anybody, you did not consult with the opposition, you did not consult with civil society, you did not consult with any stakeholders, the government has introduced a bill to repeal the Manrega. This is not an amendment, mind you. You are replacing it with something called a VB G Ramji bill. Now, it was Bengal's great son, Rabindranath Tagore,
who popularized the name Mahatma, meaning the great soul, for Mohandas Karamchand Gandhi. Some historians said that other people before Gurudev had called him the Mahatma. But it's ironic that the Prime Minister's home state, the Gujarat High Court, Justice Pardiwala, when he was there, he declared in February 2016, once and for all, that it was Rabindranath Tagore who gave the title of Mahatma to Mohandas Karamchand Gandhi, and that all school textbooks should give the credit of naming of the Mahatma to Tagore. And what have this government done today? You've changed the name. You are dishonoring both the Mahatma and Gurudev. Is it any wonder that Bengal and Bengalis call you Bangla Birodhi? Do you think, does this government think it's been very smart by putting the name Ram, by putting the acronym RAM in the name of the bill? What did Gandhiji say? I'm quoting Gandhiji. By Ram Rajya, I do not mean Hindu Raj. I mean divine Raj, the kingdom of God. Ram Rajya ensures equal rights of prince and pauper. It is a sovereignty of the people based on moral authority. By changing the name and repealing the act, you have destroyed Gandhiji's idea of Ram Rajya, both in letter and in spirit. Now, before the suspension of the fund releases in March 2022, West Bengal was among the top performers of Nanrega nationwide. Approximately 2.6 crore job card holders across 1.4 crore rural households were in Bengal. Since March 2022, the union government has not released one single paisa to West Bengal. As of today, the centre has outstanding Manrega dues of 52,000 crores. 52,000, 7,000 crores in unpaid wages and 45,000 crores in unpaid material and wage pending liabilities till date. We as members of the Trinamool Congress representing the people of Bengal, we have taken to the streets for our rightful dues. We've sat on dharna. Our Honorable Chief Minister has written innumerable times. We have complied with over 150 action taken reports. When we went to meet with the Honorable Minister, we as MPs were dragged by the Delhi police, dragged like animals. We were thrown into prison vans and we were taken to a godforsaken thana on the outskirts of Delhi. This is what we got. Even though the objects and reasons of the bill, I've got the bill, I'm looking at page 1. Now, if you look at the objects and reasons of the bill, it says to provide an enhanced statutory wage employment guarantee of 125 days in every financial year to every rural household. But actually, there is no one single element, not one, of the legal right to work retained in the bill, which was there in the original bill. That was a legal right. Nothing. Now, Manrega, the original Manrega provided some fundamental guarantees. The first, it was central government funded. The wage bill was met 100% by the central government. The second, it was a demand-driven employment program, as my honorable colleague Naresh Ji from the SAPA said. He said when people wanted to work, it was demand-driven. It was bottom-up. And the third guarantee was that 100 days of work across rural India, no matter where you were. There was no notified area, no this, no that. You wanted to work, you lived in rural area, you filled up a form, you were entitled to it. That was the right. Now this government, I'm looking at the bill, they've used the word guarantee 92 times. 92 times in this bill. But I'm going to go through just 4 provisions of the bill which demonstrates that the new Ramji bill provides no guarantees at all. Forget about 92, it provides not even one guarantee. So let me look at the first. First, if I'm looking at page 4, chapter 2, section 4, subsection 5 of the proposed bill. What does it say? The central government shall determine the state-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the central government. So the Manrega, which was a demand-driven employment program, has been now replaced by an allocation-based scheme, which the central government can alter at whim. So central government thinks they want to alter the quantum of allocation, it can. So this takes us back. This is retrograde. It takes us back to the pre-Manrega days when we had the Jawahar Rozgar Yojana, when we had employment assurance schemes, which basically used to give the people of India only about 10 days of employment. That's what you're taking us back to. The second provision, which is deadly, which I'm looking at the bill, again, page 4, chapter 2, subsection 5, section 5, subsection 1 of the bill. It completely destroys the idea of a universal legal entitlement across rural India. What does it say?
Save as otherwise provided, the state government shall in such rural areas as may be notified by the central government. So the center is saying that the scheme will run only in those areas which has been notified by the central government. So the state government has to provide for the 125 days of work, but the center is going to prescribe the norms. Brilliant. Wow, this is great. Now this 125 days that they're saying, this is all eyewash. In the last 5 years, what has been the reality? Due to squeezed allocations, Manrega has not been able to meet demand for work. It has not been able to. Average in India has been between 50 and 55 days work on average. In Bengal in the last 5 years, no matter what the demand was, you could not give even 1 day of work because you stopped the program. The third provision, the same chapter, chapter 2, page 4, section 4, subsection 6. What does this state? Any expenditure incurred by a state in excess of its normative allocation shall be borne by the state government. So suppose any state government has more demand, its people want more work, and it gives it more work, the state government is on the hook for the bill. The central government is not going to go beyond the allocation. Exactly what my colleague pointed out. The fourth, the most deadly, this is the death knell for the Manrega scheme. This is why Manrega is not going to go forward because of this provision. Let's look at page 11, chapter 5, section 22, subsection 2. For the purposes of this act, the fund sharing pattern between the central government and the state government shall be 60-40. In the northeastern states, states and union territories, 90-10. Now, under section 22 of the old Manrega, 100% of the wages was central government, and in terms of materials and admin, 75 was central government, 25 was state government. Now, let me give a very small example so you understand what this means. Let me illustrate the funding comparison. Now, let's just state for any state, the total Manrega expenditure per annum is 10,000 crores. Out of that, say wages is 7,000 crores and materials is 3,000 crores. State government in the old situation, central government is picking up 100% of the 7,000 crores, and of the materials 3,000 crores, central government is picking up 75%, that's 2,250 crores. State government is picking up 750 crores. So what is the situation? Central government's total bill is 9,250 crores. State government pays 750 crores. It's old Manrega. The new VRAMG, what is it looking at? Same expenditure of 10,000 crores. Sir, I've got 12 minutes, sir. I'm the first speaker, 12 minutes. Please don't ring the bell, sir. Okay, now under the new situation, what is happening? It's same expenditure of 10,000 crores. In the same expenditure, it is 60-40 of the total. Center spending 6,000, state has to spend 4,000. Old situation, state for the same expenditure was only liable for 750 crores. Now the state is liable for 4,000 crores. So the state share has gone up by 3,250 crores, which is 430% more. Now for the same level, the state has to give additional 3,250 crores. Now, for the states, what does this mean? This is a loss of wage protection because you're on the hook for the wage bill. There's a budget cap risk where if there's expenditure beyond the allocation, the states have to borne it. But the unemployment allowance, that if you don't give work, the unemployment allowance in the old section was under the... Please let me finish, sir. Sir, please let me finish. Sir, I'm the fourth speaker, 10 hours, sir. Sir, 10 hours, I have to finish. This is not fair, sir. 10 hours, there are 3 speakers, I've got 12 minutes, sir. Please don't do this. Please, sir, please let me finish, sir. I've got 2 minutes more, please let me finish. The unemployment allowance will continue. Now, in this, there's a structural shift where you're moving to a fiscally devolved model. Let me finish, sir. Last one paragraph. 1 second, please the Calcutta High Court. Please listen to me. Please listen to me. Yes, sir. I'm given an indication that you have 10 minutes. You have already crossed 11 minutes. Sir, I'm giving you. Increase the time, sir. Please listen to me. Yes, sir. I'm giving you another 40 seconds. No, sir. You please give me because you have increased the time to 10 hours, sir. That 10 minutes was under the 4-hour scenario, sir. See, yes. Let me as finish, requested okay. by you, I'm giving you 12 minutes. Let me finish, sir. I'm giving you, sir. Manrega was a people's law. The popular slogan was "Har haath ko kaam do, kaam ka pura daam do." What's happening today? The Calcutta High Court has directed the union government to resume Manrega in West Bengal as of 1st August. Not only did you not do it, you went to Supreme Court. Supreme Court dismissed your petition, said Calcutta High Court's order stands. Even till today, the legal position is clear. You have not increased it. When I will request the Honourable Minister who is present here, when you reply, sir,
please give us a very clear indication to the state of West Bengal, to all of us sitting here. How do you propose to clear the rightful dues of 7,000 crores of unpaid wages and 45,000 crores of our projected liabilities? This is our legal entitlement. We are not begging for it. You are in contempt of both the courts of law and the courts of the people. Na kisi ka saath, na kisi ka vikas, na Rahim ka, na Ram ka. This is the truth of this bill. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you. Madam, Mananiya Srimati K. Kanimoji, Madam. Madam, Kanimoji, Madam. Thank you, sir. Wait, that mic. Thank you, sir. The Supreme Court of India in 1985 said, "The right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it." Amartya Sen, during a discussion on Narega, said the social security arrangements like employment guarantees are crucial in protecting people from extreme deprivation. The Viksit Bharat Gram Ji bill, which is being brought today, takes away human dignity, and also it fails to protect the legal right of our people to work. What a shame. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act now has been changed to the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. Sir, just reading this vexes me. This is not a Viksit bill, Viksit Bharat. It is a vexed Bharat. Because in every bill, you try to impose Hindi and Sanskrit on people of South India, and just try, why don't you name one bill in any South Indian language? You keep saying that you care about the Indian languages. Can you tell us about one bill which you named in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, Odisha? Nothing. It is either Hindi or Sanskrit. இது வளர்ச்சி பாரதம் இல்லை, விபரீத பாரதம், வஞ்சிக்கப்படும் பாரதம். தொழிலாளர் விரோத அரசு விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மசோதாவை நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே முற்றிலுமாக மறுதலிக்கிறேன், எதிர்க்கிறேன். மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம், அந்த திட்டத்தின் பேரிலேயே வேலை வாய்ப்பு உறுதி என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா நீங்க கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மசோதா, it is not demand driven, it is allocation based. முதல்ல இருந்த மசோதா வேலை கேட்பவர்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய ஒன்றாக ஒரு திட்டமாக அது இருந்தது. இப்பொழுது இந்த மசோதா அதிகாரத்தை கொண்டு போய் ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் கையிலே குவிக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. You should understand, federalism is sharing power, not hoarding power. அதிகார குவிப்பு இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 100 நாள் வேலை திட்டம் என்பது கிராமப்புறங்களிலே அதை அப்படித்தான் அழைக்கிறார்கள். அந்த திட்டத்தின் வழியாக இந்த நாடு முழுவதும் கிராமப்புறங்களிலே இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள், வேறு வேலைக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள், பெண்கள், ஏன் மாற்றுத்திறனாளிகள், இவர்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மசோதா இவர்களுக்கெல்லாம் எதிரான ஒன்றாக, மாநில சுயாட்சியை கெடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக, மக்களுக்கு எதிரான, ஏழை மக்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்டமாக இந்த மசோதா இன்று கொண்டு வரப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிய வைக்க விரும்புகிறேன். The central government section 4(5) இந்த பில்ல, central government shall determine the state-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the central government. ஒன்றிய அரசாங்கம் யாருக்கு, எந்த மாநிலத்திற்கு எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கலாம்
என்று நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள். எந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எவ்வளவு வேலை வழங்கப்படும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள். உங்களுக்கு வஉசி என்றாலே யார் என்று தெரியாது. இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய செக்கிழுத்த செம்மல் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு ஞாபகம் எப்ப வரும்? தேர்தல் வந்தால் வருவீர்கள். தேர்தல் நேரத்திலே வந்து நான் தமிழனாக பிறக்கவில்லையே என்று வருத்தப்படுகிறேன் என்று சொல்லுவீர்கள். ஆனால் அதே நேரத்திலே பீகார்ல தேர்தல் நடக்கும் போது பீகாருக்கு சென்று தமிழர்கள் பீகாரிகளுக்கு எதிரானவர்கள். ஒடிசாவில் தேர்தல் நடந்தால் தமிழர்கள் இங்கே வந்து அதிகாரத்தை பறிக்க நினைக்கிறார்கள் என்று தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசக்கூடியவர்கள். அங்கே இப்படி எங்களுடைய மக்களை பற்றி, மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி எந்த கவலையும் அக்கறையும் இல்லாத நீங்கள் எப்படி தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நாகப்பட்டினத்திலே அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்திலே, தஞ்சையிலே ஒரு கிராமத்திலே, திருநெல்வேலியிலே, நாங்குநேரியிலே, தூத்துக்குடியிலே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய தேவைகளை புரிந்து கொண்டு ஒதுக்கீடுகளை செய்வீர்கள் என்பதை எனக்கு சொல்லுங்கள். அரசு, மாநில அரசு அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவைகளுக்கு ஏற்ப இத்தனை ஆண்டுகளாக வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கி கொண்டிருந்தது. இன்று அந்த உரிமையையும் எங்களிடம் இருந்து பறித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மசோதா, நீங்க கொண்டு வர அத்தனை மசோதாக்களிலும் மாநில உரிமைகள், மாநில சுயாட்சி என்பது அழிக்கப்படுகிறது, ஒழிக்கப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று, இங்கே இத்தனை ஆண்டுகளாக இப்ப பேசிய மௌவா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இத்தனை ஆண்டுகளாக அங்கே சம்பளம் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பது முழுமையாக ஒன்றிய அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நாங்கள் கொண்டு வந்த யூபிஏ அரசாங்கம் கொண்டு வந்த திட்டத்தின் வழியாக அதுதான் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த மசோதா 60-40 என்ற அந்த விகிதத்தை மாற்றி அமைத்திருக்கிறது. இவ்வளவு நாள் கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை எந்த காலகட்டத்திலும் பிஜேபி அரசு இல்லாத, ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் சரியான நேரத்திற்கு வழங்காத நீங்கள், உங்களை நம்பி இப்பொழுது நீங்கள் அந்த சம்பளத்தை சரியாக வழங்குவீர்கள் என்ற எந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் இருக்க முடியும்? அது மட்டும் இல்லாமல் 75 பொருட்களுக்கு மட்டும் என்று இருந்தது இன்று மாற்றப்பட்டு 75% நீங்கள் வழங்குவீர்கள், மாநில அரசு 25% பொருட்களுக்கான செலவை வழங்கும் என்ற இந்த நிலையை மாற்றி இன்று முற்றிலுமாக அதை 60-40 என்று மாற்றுவதற்கான காரணம் என்ன? அது மட்டும் இல்லை, வேலை வாய்ப்புகளை ஒரு மாநில அரசாங்கம் அதிகரித்து தந்தால் அந்த செலவை நாங்களே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்திருப்பது எப்படி நியாயமாகும் என்று கேட்கிறேன். ஏனென்றால் தொடர்ந்து மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியை நீங்கள் குறைத்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். What has to be devolved to the states has been reduced. 89% இன்று 79% அது குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. செஸ்ஸிலிருந்து வரக்கூடிய நிதியை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள். மாநிலங்களுக்கு வரவேண்டிய வருமானம் குறைக்கப்படக்கூடிய அதே நேரத்திலே செலவுகளை இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகரித்து கொண்டே போகக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 60-40 சொல்கிறீர்கள். நான் கேட்கிறேன், பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா, பிரதமரின் வீடு கட்டக்கூடிய திட்டம், பேரு பிரதமருடைய பேர்ல இருக்கு. ஆனா உண்மையிலேயே 61% பணத்தை, நிதியை வீடு கட்டுவதற்கு வழங்குவது மாநில அரசு. நீங்க கொடுக்கிறது 39% மட்டும்தான். பிரதான் மந்திரி மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா ஒன்றிய அரசாங்கம் வழங்குவது 27%. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வழங்குவது 73%. முதியோர் உதவித்தொகை 1000 ரூபாய்க்கு மேலாக வழங்குவது எங்களுடைய அரசு.
நீங்க கொடுக்கிறது 200 ரூபாய். ஜல்ஜீவன் மிஷன் 50% 50% என்று சொன்னீர்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே தமிழகம் 55% அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் எங்களை மாநிலங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி இந்த மசோதாவின் வழியாகவும் மறுபடியும் மக்களையும் மாநிலங்களையும் வஞ்சிக்க தொடங்கி இருக்கிறீர்கள். இதையும் ஒரு வாய்ப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைக்கும் போது வருத்தமாக இருக்கிறது, வெட்கமாக இருக்கிறது. 60 நாள் when peak agricultural activity இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே வேலை கிடையாது என்று சொல்கிறீர்கள். விவசாயம் என்ன என்பதன் அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விதைக்கக்கூடிய நேரம், நாற்று நடக்கூடிய நேரம், இந்த நேரத்தை தவிர அந்த 60 நாட்களிலே 1-2 நாட்களை தவிர விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு வேறு எந்த நாட்களிலும் வேலை கிடையாது. 60 நாள் வேலை இல்லை என்றால் அந்த தொழிலாளிகளுடைய நிலை என்ன என்று சற்று நேரமாவது சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு கேட்கிறேன். 2 நாள் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த சூழலிலே 60 நாட்கள் வேலை இல்லை என்றால் அவர்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இது கூலிக்கான ஒன்று இல்லை. அதை தாண்டி the negotiating power which a worker has is completely destroyed. அதை சற்றாவது சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறேன். அதை தாண்டி எங்களுடைய யூபிஏ அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த போது ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாய தொழிலாளர்களின் கைகளிலே வழங்கியது. நீங்கள் அதை பிடுங்கிக் கொண்டு ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியது வெட்கப்படக்கூடியது, வேதனைப்படக்கூடியது என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 125 அமைச்சர் கூட சொன்னார் 125 நாட்கள் வேலை தருகிறேன் என்று. महोदय विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए 125 நாட்கள் வேலை என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய நீங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஏதாவது ஒரு ஆண்டாவது 100 நாட்கள் வேலை எந்த மாநிலத்திலாவது வழங்கி இருக்கிறார்களா? இல்லை. 40, 46 இதை தாண்டுவது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே எங்கள் ஊர் பக்கம் ஒரு சொல்வடை சொல்வார்கள், கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாது, வானம் ஏறி வைகுண்டம் போவது எப்படி என்று. இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலை. இதையெல்லாம் தாண்டி வெட்கப்படக்கூடிய ஒன்று, மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய பெயரை எடுத்திருக்கிறீர்கள். தந்தை பெரியார் அவர்கள், மகாத்மா அவர்கள் இறந்த போது இந்த தேசத்திற்கு மகாத்மா. धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबी जी राम जी विधेयक 2025 जो सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को जिनके व्यस्त सदस्य और कुशल शारीरिक कार्य करने के स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की कानूनी गारंटी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए समृद्ध और समुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए तथा उससे स्वसंशक्त या उसके आनुशंसिक विषयों के लिए विधेयक लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। महोदय, यह विधेयक किसान हित तथा राष्ट्र हित में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के धरोहर को सजोने वाला विधेयक है। महोदय, भारतीय संविधान के कई ऐसे अधिनियमों में अभी भी बहुत ऐसे संशोधन होना है जो बहुत पहले ही होना चाहिए था। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि समय अनुसार अधिनियमों में लोकहित एवं राष्ट्रहित के लिए सरकार को आवश्यक संशोधन करते रहना चाहिए। महोदय, वर्तमान में यह एक भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण परिवारों को कम से कम 125 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देती है, जिससे ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षित होती है।
महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और ग्रामीण संसाधनों का विकास होता है, जिसमें रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण के साथ ग्रामीण विकास करना है। इस योजना का मुख्य विशेषता है जो हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अभी 125 दिनों का वेतन रोजगार की गारंटी है। यह एक अधिकार आधारित कानून है। यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देय है। कार्यबल में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए और इसे 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सामाजिक ऑडिट और इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। अस्थायी संपत्ति बनाने वाले कार्यों पर जोर दिया जाता है, जैसे जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचा। आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण के साथ ब्लॉक कार्यालय में पंजीकरण कराया जा सकता है तथा भारत का गांव स्वावलंबी होगा, विकसित होगा। मेरा सुझाव है कि इस योजना में किसानों को भी जोड़ा जाए। महोदय, यह योजना ग्रामीण भारत में गरीबी कम करने, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और ग्रामीण लोगों के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। महोदय, आज़ादी के बाद भारत में ग्रामीण विकास नीतियों ने गरीबों को दूर करने, कृषि उत्पादन में सुधार करने, विभिन्न वेतन रोजगार योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त और कम रोजगार वाले ग्रामीण श्रमिकों को काम देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया। दशकों से ग्रामीण समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लेकर रोजगार सृजन योजनाओं तक के दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के आधार पर ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं की प्रकृति में लगातार बदलाव आया है। भारत की ग्रामीण रोजगार स्कीम कई अवस्थाओं से गुजरी है, जिसकी शुरुआत ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार संबंधी स्कीम जैसे शुरुआती कार्यक्रम से हुई। 1980 में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी शुरू किया गया, जिसको 1993 में जवाहरलाल रोजगार योजना में मिला दिया गया ताकि ग्रामीण रोजगार की कोशिशों को आसान बनाया जा सके। किसान हित में अन्नदाताओं के लिए खेती के कमजोर मौसम में काम देने हेतु 1993 में रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई। महोदय, सबसे पिछड़े जिलों को खाद्य सुरक्षा और रोजगार दोनों में सुधार करने के लिए 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ और 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तौर पर बढ़ाया गया, जो सार्वजनिक कामों पर हाथ से काम करने के लिए मजदूरों के तौर पर अनाज दिया गया। महोदय, जिस प्रकार ऊंचे मकान बनाने के लिए मजबूत नींव डाली जाती है, उसी प्रकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नींव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नीतिगत सोच के द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना की मजबूत शुरुआत कर योजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष ढांचा तैयार किया गया है, जिससे विकसित भारत बनाने में अहम योगदान होगा। महोदय, योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वयन कार्य अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसमें दी गई विशेषताओं से संगत स्कीम बनाएगी। योजनाओं को मजबूती, सफल एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए 4 अहम क्षेत्राधिकार बनाया गया है। पहला अधिकार जल संबंधी संकल्पों के माध्यम से जल सुरक्षा, दूसरा कोर ग्रामीण अवसंरचना, तीसरा आजीविका संबंधी अवसंरचना और चौथा कोर मौसम घटनाओं के न्यूनीकरण के संकल्प को क्षेत्राधिकार दिया गया है। साथ ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी सक्षम योजना, मोबाइल और डैशबोर्ड आधारित निगरानी और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी तथा सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा। मूल रूप से यह विधेयक विकसित भारत 2047 से लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि
खून से लाया गया है। महोदय, महात्मा गांधी जी के रामराज का सपना इस बिल से साकार होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी शब्द हे राम से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के सपने को साकार बनाने तथा उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में इस विधेयक के साथ चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री लावू श्री कृष्ण जी। Thank you, sir, for allowing me to speak on Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Gramin Bill. I've been listening to various members speaking for the last 1 hour. One word that everyone keeps talking about or keeps taking is the change. One thing that is constant is the change. And what's been seen here is the change that has been introduced because of the change in the scenario and change in the aspirations of the people, change in the economy that country has experienced in the last 15 years. Sir, in the 1960s, even the calls were also made. In 1960s, it was JJ1, Jai Kisan. 1970s, it was Garibi Hatao. 1980s, Roti, Kapda, Makan. 80s, 90s, it was liberalization, privatization. 2000, right to work. 2010, Sabka Saath, Sabka Vikas. 2020, Atmanirbhar. So, with the change in the aspirations of the people, change in the economic status, and the development that is happening, obviously this will keep changing, sir. And also, the need for the change in this scheme is mainly because of the poverty that has gone down from 25% in 2011, 12 to 4.8% in 23-24. This necessitates the change in the scheme, sir. So not only in this, sir, if you look at the rural employment program, that has been, it is not something that has been introduced only in 2005. It is there from 1969 in various forms and various focus areas and various targets that has been established for in various decades. In 1969, it was rural employment program. In 70s and 80s, it was a Jawahar Rozgar Yojana. In 90s, it was Jawahar Gramin Samriddhi. So there were a lot of iterations that have gone through before it became Narega in 2005, sir. So again, another new iteration has been coming to place in 2025 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, sir. And why these iterations has to come? Because a lot of people have spoken about this in this house also. A lot of members have spoken about it. I've been hearing it for the last 6 years or so in this house. A lot of members have complained about the proliferations in the scheme. The intended benefit that is supposed to happen with this scheme is not happening in the constituencies. A lot of members have spoken about it. Even Kanimoni ji, who has spoken just now, she has headed a committee in 2024, sir, rural employment through Manrega. She was chairing that committee. In that committee, there was a recommendation under the number 12, sir. It states, it reads that the committee recommend to Department of Rural Development to look into the issue with a practical approach and undertake a study for reviewing the need and justification for increasing the number of guaranteed days of work under Manrega from present 100 days to 150 days. That's one of the, because people have been experiencing is, they also explained the need for the change, increasing in the dates and the days of the work and various other things, scope of work and everything. So based on these recommendations, and a lot of other people also commented on it. There's a member who is in Rajya Sabha, I should not be naming it because it's in the other house, sir. But this is his comment. How many ditches will you dig? How many ponds will you build? How many forestations will you do? There has to be a limit. We will have to see it 1 to 2 years whether 100 days of work will continue. These are the comments that have also come into existence, sir, because they have seen, because members are very experienced. They go into the constituency, involved with the villagers, talk to the officers, where the scheme is working, where the scheme is not working. So they made a lot of suggestions and suggestions to the government. Based on the suggestions, they've made this new amendments to this, sir. And also, there are a lot of investigations also done by the
union government, in 19 districts of West Bengal, they found non-existent works. The member who has spoken earlier also should be looking into this. Also, they monitored 23 states in financial year 25-26, and it has found that there was no work that has been done, but still there are a lot of large-scale large-scale wages has been taken out under this scheme. So there are a lot of issues that they have raised in this under this scheme, sir. But based on these recommendations, based on the suggestions by various members, the government has taken into the account. So they have recommended that number of days to be increased from 100 days to 125 days, sir. And this is a move in the right direction, and also budget has also been increased. If you see the budget of the scheme in 2005 and 6, when it started, it was only started with 5,400 crores, sir. But last year, it was increased to almost 86,000 crores, sir. So we have seen, I've seen during the time of COVID, it was increased to almost 1,10,000 crores to help the people in the need, to provide them the work and everything. So this has worked well for certain times, sir. It needs some change. So these iterations have been coming into place. So we welcome this new changes that has been made, but we also want to make a statement here, sir, with regards to the Andhra Pradesh, sir. Andhra Pradesh, we've made a lot of requests in this house also. We've made the position clear of economic status of Andhra Pradesh in this house, sir. Ours is a revenue deficit state from 2014 itself, after the unscientific bifurcation that has happened, and we have come to this house and explained the situation of Andhra's financial position on many occasions, sir. And in the last 1.5 years after the Telangana party came into power, the one major thing that has been achieved was there was 92 schemes of the central government, which from 2019 to 24 were all defunct. They were not, the central sponsored schemes were not being utilized by the state government from 2019 to 24 in the previous regime. But what we have done in the last 1.5 years with the support of Union government, with the support of the various ministries, with the support of the Prime Ministers, to resurrect these 92 schemes, and these centrally sponsored schemes are now working well in Andhra Pradesh, sir. But what we request is, as a state is a revenue deficit state, when we have to cough up 40% from the side of the state to fund this scheme, we request the same amount of support that has been extended by the central government for the last 1.5 years to be extended, so that this scheme can be implemented well in the state. So that is the request from Andhra Pradesh side, sir. So coming to the suggestions regarding this scheme, there are 5 I want to make, sir. The first one is, I think we need to strengthen the laws to prevent the fraud, sir. In the last 10 years in Andhra Pradesh itself, there have been 1,11,932 cases of fraud under Narega involving 82 crores has been found. Of this, only 48 crores has been recovered, sir. But the problem with this is recovery is one thing, but making sure that whoever has been involved in this is to be taken into task. I have searched for a long time across the country with a lot of based on a lot of data that has been provided, but nowhere you see these people who have been doing these frauds has been taken to task. I think we need to, as we are amending this law, I think we need to amend in such a way that proliferation doesn't happen. So because that is the main reason why we are going ahead with this, so that make sure that whoever does this false will be taken to task. Second is increasing the number of technical assistants. Right now, at present, one technical assistant is assigned for 4 gram panchayats. Imagine one technical assistant, he has to measure 16 working sites in these 4 gram panchayats in 3 days. Imagine him traveling to 16 sites. So it is nearly impossible for him to do it. And what will happen is they try to fraudulently map the working sites and not enter the right works. So I request the ministry to increase the number of technical assistants instead of 4, give one per 2 gram panchayats. Third request is, third suggestion is the wage indexation, sir.
Right now, the wage indexation is linked to the CPI of the rural, CPI of the agriculture. So the request is to link it to the CPI of the rural, so that actual ones can be wages can be realized in the due course. So that is a third request from our side, sir. And fourth one is, as you made it clear, the ministry has made it clear in the new new bill that going forward we will be investing more on creating the durable assets rather than this normal works that is not to be seen. So it is a welcome sign, sir. But we have seen in the survey that has been done from the financial 2014, it was 9.6% of the works has been utilized by the individuals. But by 2024, it has been increased from 9.6% to 73.3%. The request is to make sure this, whatever fund that is being used going forward, is used for creating the assets for the community rather than individual. So it will be, the asset can be used properly by the community, sir. That is the fourth one. And the fifth one is the social auditing. Although social audits are mandated under the NREGA Act, the establishment of independent social audit units is not statutorily mandated. So we request you to make sure every state is mandatorily doing these social audits and making sure these bodies are also constituted, because most of the states are not even constituting bodies, so that these audits are not happening completely, sir. So these 5 suggestions, we request the ministry to take these suggestions into consideration, and with this we support the bill, and thank you very much, sir. Thank you. Mananiya Shri Raja Bhawabaje. Mic and camera. Sir, let the camera start. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आज विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 या महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विधेयकावर आपले लक्ष वेधण्यासाठी उभा आहे. या विधेयकाच्या मूलभूत रचनेत विशेषतः वित्तपुरवठा, कामाच्या अधिकारावर नियंत्रण आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीत गंभीर त्रुटी आहेत, ज्या ग्रामीण श्रमिकांच्या हक्कांची तडजोड करतात आणि सहकारी संघ राज्य व्यवस्थेची पायाभरणी कमकुवत करतात. मी या विधेयकातील 3 मूलभूत चिंता सभागृहाच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो. 1. मागणी आधारित हमी कमकुवत करणारी निर्धारित वाटप प्रणाली. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा नवीन आराखडा केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबवला जाणार असून खर्चाचे प्रमाण केंद्र व राज्यामध्ये 60-40 असे विभागले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या हक्क आधारित स्वरूप संपुष्टात येऊन तो बजेट नियंत्रित दायित्वाचा रूपांतरित होण्याची गंभीर शक्यता आहे. विधेयकातील कलम 22(4) नुसार केंद्र सरकार काही ठराविक वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी राज्यनिहाय निर्धारित वाटप निश्चित करणार आहे. परंतु या विधेयकाचा सर्वात कळीचा आणि चिंताजनक भाग कलम 22(5) आणि 22(6) मध्ये आहे, जिथे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की राज्याने निर्धारित वाटपापेक्षा अधिक केलेल्या कोणत्याही खर्च संबंधित राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की जर एखाद्या राज्यात दुष्काळ, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक मंदी किंवा स्थलांतरामुळे कामाची मागणी केंद्राने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा वाढली, तर त्या अतिरिक्त खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली जाईल. ही तरतूद रोजगार हमीच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासणारी आहे. आर्थिक जोखीम राज्यावर ढकलल्यामुळे अनेक राज्ये वाढीव मागणी पूर्ण करण्याऐवजी कामाचे प्रमाण कृत्रिमरित्या मर्यादित ठेवण्यास भाग पडतील आणि त्याचा थेट फटका ग्रामीण कुटुंबांना बसेल. या व्यतिरिक्त जर पात्र अर्जदाराला 15 दिवसात काम मिळाले नाही तर बेरोजगारी भत्ता तसेच वेतन विलंबाची नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारीही पूर्णतः राज्य सरकारवर टाकण्यात आलेली आहे. हे विशेष अन्यायकारक आहे, कारण अनेक वेळा विलंबाचे कारण केंद्राने विकसित केलेल्या डिजिटल प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी असू शकतात. शिखर कृषी हंगामात कामावर अनिवार्य बंदी. मान्य अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक ग्रामीण कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेवर थेट आघात आहे. कलम 6 आणि अनुसूची 1 नुसार प्रत्येक राज्य सरकारला दरवर्षी कमाल 60 दिवसांचा कालावधी अधिसूचित करणे अनिवार्य आहे.
ज्यामध्ये पेरणी व कापणीचा कृषी हंगाम समाविष्ट असेल आणि या कालावधीत या कायद्याअंतर्गत कोणतेही काम सुरू करता येणार नाही. ही तरतूद मजुरांच्या स्वतःच्या गरजेनुसार काम निवडणीचा अधिकार काढून घेते. या 60 दिवसात जर शेतात काम उपलब्ध नसेल किंवा अत्यंत कमी मजुरी मिळत असेल तर त्या कुटुंबांना कायद्याने हमी दिलेले उत्पन्न मिळवण्यास प्रतिबंध केला जातो. मान्य अध्यक्ष महोदय, रोजगार हमी कायद्याचा उद्देश लोकांना रोजगार देण्याचा आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सक्तीची स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा नाही. कामावर अशी सक्तीची बंदी म्हणजे हमी अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. मान्य अध्यक्ष महोदय, 125 दिवसांचा रोजगार हमीचा दावा आणि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक यासारख्या संकल्पना असूनही आर्थिक मर्यादा आणि कामाच्या हक्कावर लादलेले निर्बंध या विधेयकाचा मूळ उद्देशच कमकुवत करतात. म्हणून मी केंद्र सरकारला पुढील सुधारणा करण्याची ठाम विनंती करतो. निर्धारित वाटप प्रणाली त्वरित रद्द करावी आणि मागणी आधारित वैधानिक हमीनुसार होणाऱ्या सर्व अतिरिक्त खर्चाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी. कृषी हंगामातील 60 दिवसांच्या सक्तीची कामबंदी मागे घ्यावे जेणेकरून ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या गरजेनुसार रोजगार हमीचा लाभ घेता येईल. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने विकसित भारत घडवायचा असेल तर तो दुर्बळ श्रमिकांच्या मूलभूत हक्कावर अटी लादणारा नव्हे तर त्यांना सक्षम करणारा असला पाहिजे. मान्य अध्यक्ष महोदय, मनरेगा हे नाव बदलून राम नाव घेतलं म्हणून म्हणून जे श्रमिकांवर जो आधार होणार पाहिजे तो आधार होत नाही. तरी माझं म्हणणं असं आहे की आपण केंद्र सरकारने याचा विचार करावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी. माननीय श्री नीलेश लंके जी. अध्यक्ष महोदय, मी आपले आणि माझ्या पक्षाच्या नेत्या आदरणीय सुप्रियाताईंचे धन्यवाद देतो की मला विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025वर बोलण्याची संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मी आज या सभागृहात विकसित भारत जी रामजी हे विधेयक 2025वर माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार पक्षाच्या वतीने विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकाचे नाव वाचल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवती की या सरकारला कामापेक्षा नावाचे राजकारण करण्यामध्ये अधिक रस आहे. अध्यक्ष महोदय, UP सरकारच्या काळात जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा तिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नाव देण्यात आले होते. महात्मा गांधींचे नाव या योजनेला देण्यामागे एक विचार होता, खेड्याकडे चला आणि ग्रामीण भागाचा विकास. पण आज हे सरकार केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन राष्ट्रपित्यांचे नाव या योजनेवरून पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला जी रामजी असे नाव देत आहे. अध्यक्ष महोदय, नावे बदलण्याने मजुरांचे नशीब बदलत नाही तर त्यासाठी प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणं गरजेचे असते. अध्यक्ष महोदय, या विधेयकात 125 दिवसांची फसवी घोषणा केली गेली आहे. महोदय, सरकार 125 दिवसांचे रोजगारांची भाषा करत आहे, पण वास्तव काय आहे? आज अनेक राज्यामध्ये मजुरांना वर्षाला 50 दिवसही काम मिळत नाही. जुन्या योजनेतील 100 दिवसांचे काम 11 वर्षे पूर्ण देऊ न शकणारे हे सरकार 125 दिवसांचे आश्वासन कोणाला देत आहे? ही केवळ निवडणुकांचा इव्हेंट करण्याची तयारी आहे. अध्यक्ष महोदय, हे बिल रोजगार देण्यासाठी आहे की लोकशाही दिशाभूल करण्यासाठी? देश आज अमृत काळात आहे असे सांगितले जाते, पण वास्तव असे आहे की देशातील युवक बेरोजगार आहे. ग्रामीण भागात काम नाही, शहरात महागाई वाढत आहे आणि असंघटित कामगार जगण्यासाठी झगडत आहे. देशातील युवक बेरोजगार आहे, ग्रामीण भागात काम नाही, शहरात महागाई वाढत आहे आणि असंघटित कामगार जगण्यासाठी झगडत आहे. अध्यक्ष महोदय, या बिलामध्ये कुठेही रोजगारांची कायदेशीर हमी दिलेली नाही. मग सरकार काय सांगत आहे? मिशन राबवू, प्रोत्साहन देऊ, संभाव्यता निर्माण करू, पण युवकांना संभाव्यता नकोत, नोकऱ्या हव्या आहेत. जोपर्यंत कायदेशीर हमी नाही
तोपर्यंत हे बिल केवळ घोषणांचा ढीग आहे. अध्यक्ष महोदय, निधीशिवाय मिशन म्हणजे थट्टा. या मिशनसाठी स्वतंत्र स्पष्टता आणि निधी कुठे आहे? उत्तर कुठेच नाही. निधी नसेल तर प्रशिक्षण केंद्र कसे चालतील? ग्रामीण रोजगार कसा निर्माण होईल? महिला स्वयंरोजगारांसाठी कसा वाढेल? हे बिल म्हणजे इंजिन नसलेली विकासाची गाडी असल्यासारखं वाटतं. युवकांची फसवणूक, कौशल्य देऊन बेरोजगार. अध्यक्ष महोदय, सरकार मोठ्या आवाजात कौशल्य विकास बोलते, पण प्रश्न असा आहे की कौशल्य मिळाल्यावर नोकरी कुठे आहे? आज लाखो युवक प्रशिक्षण घेऊन बेरोजगार आहेत. हे बिल प्रशिक्षित बेरोजगार निर्माण करत आहे. स्थानिक उद्योग, शेती, MSME यांच्याशी कौशल्याचा मेळ नाही. अध्यक्ष महोदय, खाजगीकरणाचा अंधविश्वास. या बिलात रोजगार निर्मितीची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांवर सोपवलेली आहे, पण सरकार स्वतः सरकारी नोकऱ्या भरत नाही. खाजगी कंपन्या नफा पाहतात, पण सामाजिक जबाबदारी सरकारची असते. ही जबाबदारी सरकार झटकते आहे. अध्यक्ष महोदय, असंघटित कामगार 90% भारत दुर्लक्षित. माननीय अध्यक्ष महोदय, देशातील 90% कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, पण या बिलात त्यासाठी सामाजिक सुरक्षा नाही, पेन्शन नाही, आरोग्य विमा नाही, किमान वेतनाची हमी नाही. अध्यक्ष महोदय, सर्वसामान्य आज हा विकसित भारत नाही, तर सर्वसामान्य भारतीयांना अन्याय करणारा अन्यायी भारत वाटत आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला, ग्रामीण, आदिवासी भारत फक्त कागदावरच. महिलांना रोजगार नाही, ग्रामीण युवकांना संधी नाही, आदिवासी भागांचा विकास नाही. हे सगळे शब्द आहेत, फक्त ठोस कृती नाही. स्वयंसहायता गट, शेतमजूर, स्थलांतरित कामगार हे सगळे या बिलात अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्य सरकारचा दुय्यम वागणूक. रोजगाराची समस्या स्थानिक असते, पण राज्य सरकारना अधिकार नाहीत. हे सगळे निर्णय केंद्रात घेतले जात आहे. हे संघराज्य व्यवस्थेवर आघात आहे. एकच मिनिट राहिला. अध्यक्ष महोदय, आमचा स्पष्ट आणि ठाम मागण्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, जर सरकार खरोखर गंभीर असेल तर प्रत्येक कुटुंबासाठी रोजगाराची कायदेशीर हमी द्या. मिशनसाठी स्वतंत्र, पुरेशा आणि कायमस्वरूपी निधी द्या. कौशल्य प्रशिक्षण थेट रोजगाराशी जोडा. सरकारी नोकऱ्या तात्काळ भरा. असंघटित कामगारांना पूर्ण सामाजिक सुरक्षा द्या. राज्य सरकारांना अधिकार द्या. जोपर्यंत या मागण्या होत नाही तोपर्यंत हे बिल आम्हाला मान्य नाही. भारतीय जनतेला कसा भारत हवा आहे? विकसित भारत हवा आहे, पण बेरोजगार, उपेक्षित, असुरक्षित नको. धन्यवाद. जय शिवराय. आज या पवित्र सभागृहात केंद्रीय आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारे मांडण्यात आलेल्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन गॅरंटी विधेयक 2025 म्हणजे जी रामजी विधेयकावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी उभा आहे. माझ्या शिवसेना पक्षाच्या वतीनं मी या ऐतिहासिक विधेयकाचे पूर्ण समर्थन करतो. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भारताचा विकास हाच विकसित भारत 2047च्या स्वप्नाचा कणा आहे. या विधेयकाद्वारे आपण केवळ रोजगाराची हमी देत नाही आहोत, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी एक भक्कम कायदेशीर चौकट उभी करीत आहोत. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मला रोजगार हमी योजनेची आठवण करून द्यायची आहे. त्या काळात योजना नक्कीच होती, पण तिला मर्यादा होत्या. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेसच्या काळात रोजगाराची मर्यादा केवळ 100 दिवसांची होती. आमचे NDA सरकार आता ही मर्यादा वाढवून 125 दिवसांची कायदेशीर हमी देत आहे. अध्यक्ष महोदय, पूर्वीच्या काळात कामाच्या नियोजनामध्ये स्थानिक गरजाकडे अनेकदा दुर्लक्ष झाले, पण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकारने विकसित ग्रामपंचायत आराखडा तयार करून सॅच्युरेशन आधारित विकासावर भर दिला आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे पारदर्शकता. काँग्रेसच्या काळात मजुरी मिळण्यास विलंब होणे आणि मध्येच पैसा गायब होणे हे प्रकार सामान्य होते. आज आपण डिजिटल इंडिया आणि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून
मजुरांचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा करत आहे. अध्यक्ष महोदय, या उलट आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकारने यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आम्ही मजुरांच्या हाताला 100 ऐवजी आता 125 दिवस काम देण्याची कायदेशीर हमी दिली आहे. हे वाढलेले 25 दिवस मजुरांच्या कुटुंबांना अधिक आर्थिक बळ देतील. अध्यक्ष महोदय, मजुरांच्या मजुरी आता मध्यस्थ्याशिवाय थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे लगाम लागला आहे. अध्यक्ष महोदय, NDAच्या इतर योजनांचा लाभ सुद्धा आज देशातील प्रत्येक मजुराला फक्त रोजगारच मिळत नाही, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हक्काचे घर, स्वच्छ भारतमधून शौचालय, आयुष्यमान भारतमधून आरोग्य विमा आणि उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी मिळत आहे. NDA सरकारच्या या सर्व योजनेच्या केंद्रस्थानी देशाचा मजूर आहे. अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा महाराष्ट्र सरकारमध्ये रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री म्हणून काम करत होतो, तेव्हा मी फलोत्पादन आणि मनरेगाची सांगड घालून शेतकऱ्यांच्या बांधावर फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली होती. आज हे नवीन विधेयक देखील अशाच प्रकारे कन्व्हर्जन म्हणजेच विविध विभागांच्या एकत्रीकरणावर भर देत आहे, ज्याचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना होईल. अध्यक्ष महोदय, विधेयकातील क्रांतिकारी बदल आणि भविष्यातील फायदे याबद्दल मी सांगू इच्छितो की वाढलेले 25 दिवस ग्रामीण कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढवतील आणि गरिबी निर्मूलनास मदत करतील. अध्यक्ष महोदय, पेरणी आणि कापणीच्या काळात 60 दिवस ही कामे बंद ठेवण्याची सोय राज्यांनी दिली आहे. यामुळे शेतीला मजूर मिळतील आणि कृषी विकासाचा वेग कायम राहील. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा PM गतिशक्तीशी जोडला जाणार आहे, ज्यामुळे आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. आणि या विधेयकात जल सुरक्षेसाठी विशेष कामे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी काही महत्त्वाचे सुझाव ह्या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला देऊ इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या छत्रपती संभाजी नगर मतदारसंघात आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता जलसंधारणाच्या कामांना 70% जास्त निधी आणि प्राधान्य मिळावे. अध्यक्ष महोदय, केवळ अकुशल कामे न देता ग्रामीण तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्किल्ड श्रेणीत आणण्यासाठी अधिक तरतूद असावी. आणि अध्यक्ष महोदय, महिला, दिव्यांग आणि व्यक्तीसाठी त्यांच्या शारीरिक क्षमतेनुसार कामाचे स्वरूप आणि मजुराचे दर असावेत, जेणेकरून त्यांचा सहभाग वाढेल. अध्यक्ष महोदय, योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या जवळपास 270 कामाच्या यादीपैकी काही कामे स्थानिक पातळीवर आवश्यक असताना देखील हाती घेण्यासाठी देण्यात आलेली नाही. यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाने सादर केल्यानंतर त्यावर यथावकाश निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे राज्यामध्ये महत्त्वाची वाटणारी कामे देखील घेण्यासाठी या योजनेमुळे मर्यादा येत आहेत, जसे की वन्य जनावरांपासून शेतकऱ्यांच्या शेतीस होणारे नुकसान टाळण्यासाठी काटेरी कुंपण, तारेचं कुंपण आवश्यक असताना देखील हे काम हाती घेण्यासाठी मनाई करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची सिंचनाची विहीर काही कारणामुळे खचली असेल, बुजली असेल तर दुरुस्त करण्यासाठी देखील योजनेमध्ये मुभा देण्यात आलेली नाही. यासारखी अनेक कामे असताना देखील घेता येऊ शकत नाही. यामध्ये एकच मागणी असेल की योजनेअंतर्गत कायद्याप्रमाणे उत्पादक स्वरूपाचे काम करण्यासाठी राज्यात मुभा देण्यात आली पाहिजे असे केंद्र सरकार. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത്
Guarantee for Roskar and Ajivika Mission ഗ്രാമീൺ ബിൽ 2025 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ധനകാര്യ പരിമിതികളെയും പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ നീക്കമാണ് ഈ മാറ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി ഈ മാറ്റത്തെ എതിർക്കുകയാണ് സർ. ഈ സഭ ഓർക്കേണ്ടത് മൻരേഗയുടെ ചരിത്രമാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐക്യ പുരോഗമന സഖ്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ നേട്ടങ്ങളൊന്നാണ് മൻരേഗ. UPA അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആക്ട്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്നാം UPA സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി തൊഴിൽ ഒരു അവകാശമാണ് എന്ന ആശയത്തിൽ നിയമരൂപം നൽകിയത്. ചെയർമാൻ സർ, മൻരേഗ മാത്രമല്ല, ഒന്നാം UPAയും രണ്ടാം UPAയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ നിയമങ്ങൾ അത് അനുസ്മരിക്കാതെ പോകുന്നത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല. മൻരേഗ, RTA ആക്ട്, വനാവകാശ നിയമം, ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യം, സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ, മിഡ് ഡേ മീൽ വിപുലീകരണം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം, വിവരാവകാശം, ഇതെല്ലാം UPA 1-ൻ്റെയും UPA 2-ൻ്റെയും കാലത്ത് വന്ന ജനകീയ നിയമങ്ങളാണ്. മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ വികസന മാതൃകയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുകയും അസമത്വം നേരിടുന്ന പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭരണ സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു മൻരേഗ. ചെയർമാൻ സാർ, ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന കേരളത്തിൽ മൻരേഗ ഒരു സാധാരണ സർക്കാർ പദ്ധതിയല്ല. ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ധനകാര്യ ജീവരേഖയാണ് മൻരേഗ. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് 40 ലക്ഷത്തിലേയും കുടുംബങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 10 മുതൽ 12 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ സജീവമായി തൊഴിൽ നേടുന്നുവെന്നും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ 5.5 കോടിയിലധികം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മൻരേഗ വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ വേതന ചെലവ് ഏകദേശം 1600 മുതൽ 1800 കോടി രൂപ വരെയാണ്. ഈ പണം നേരിട്ട് ഗ്രാമീണ വിപണികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചെറിയ കടകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷി ഇൻപുട്ട് വിപണികൾ, സേവന മേഖലകൾ, ഇവയെല്ലാം മൻരേഗ വേതനത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ചെയർമാൻ സാർ, മൻരേഗയുടെ ആത്മാവ് വ്യക്തമാണ്. അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന ചെലവ് 100% കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ NDA നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഈ ബില്ലിലൂടെ 100% എന്നത് 60-40 90-10 വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ധനവിനിമയ മാതൃക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളം പോലെ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ ധനകാര്യ ആഘാതമാണ്. ഇതിനകം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വേതന കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുകയാണ്. പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ വാർഷികമായി 600-700 കോടി വരെ അധികഭാരം കേരളത്തിന് മാത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ്? ജോലി ദിവസങ്ങൾ കുറയും, വേതനം വൈകും, പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് ഈ നിയമം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം. സർ, 125 ദിവസം തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന അവകാശവാദം ധനകാര്യമായി അസാധ്യമായ ഒരു പേപ്പർ വാഗ്ദാനം മാത്രമാണ്. കാരണം ഇത് ഇനി ആവശ്യാനുസൃതമല്ല, ബഡ്ജറ്റ് നിയന്ത്രിതമാണ്. ആവശ്യകത കൂടുതലുള്ള
കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. മിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ സാർ, കൃഷിക്കാലത്ത് 60 ദിവസം തൊഴിൽ നിർത്തിവയ്ക്കുക എന്നുള്ളവ്യവസ്ഥ ഈ ബില്ലിലുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഘടനയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു ആക്രമണമാണിത്. കേരളത്തിലെ മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾ ഏകദേശം 90% സ്ത്രീകളാണ്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുടുംബത്തിന്റെ ഏക സ്ഥിര വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് മൻരേഗ. 60 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ നഷ്ടം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് 15,000 മുതൽ 18,000 വരെ നേരിട്ടുള്ള വരുമാന നഷ്ടമാണ്. ഇത് കടബാധ്യതയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. വേതനം ആഴ്ചതോറും നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമയബന്ധിതമായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കാതെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും 100 കോടിയോളം വേതന കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം നൽകേണ്ട വേതനം പോലും വൈകിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ്. സർ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ മാഗ്ന കാർട്ടയാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. ഈ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരുടെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു പരിധിവരെ മാറിക്കിട്ടിയത് എന്ന വസ്തുത ഞാൻ ഈ സഭയിൽ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ച് പട്ടിണിയില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് പ്രേരകമായിരിക്കുന്നത് മൻരേഗയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയെയും മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലക്ഷോപലക്ഷമല്ല കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഈ മൻരേഗയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. സർ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ഈ നിയമത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ മാറ്റമല്ല, ഒരു ആശയപരമായ ആക്രമണമാണ്. തൊഴിൽ ദാനമല്ല, അവകാശമാണ് എന്ന ഗാന്ധിയൻ തത്വത്തെയാണ് NDA ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സർ, ഇത് മൻരേഗയെ പൂർണ്ണമായും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യപടിയാണ്. സർ, ഈ സഭയിൽ മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Kindly conclude, sir. Conclude. My concluding part, sir. My concluding part. Sir, മൻരേഗ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെയും മൻരേഗ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ESI പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മൻരേഗ തൊഴിലാളികളെ ESIയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ആവശ്യം എത്രയോ കാലമായി ഉന്നയിക്കുന്നു. അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ന്യായമായി ഉന്നയിക്കുന്നതാണ്. സർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോവിഡന്റ് പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ മൻരേഗ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുവരെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ വർഷങ്ങളോളം അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ടും അവർക്കൊരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം, ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. യൂണിഫോം ഇല്ല, അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ല. ഇവർ ഈ മൻരേഗ തൊഴിലാളികൾ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടാൽ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷനും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വേതനം പലപ്പോഴും നിയമപരമായ മിനിമം വേതനത്തിൽ താഴെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലി സമയം ഇപ്പോൾ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 9 മണി മുതൽ 4 മണി വരെയാക്കി സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുവരെയും കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ സാർ, തീർന്നു, അവസാനം ഈ സഭ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സഭ ഈ ബിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. മൻരേഗയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയല്ല, ധനകാര്യമായും സാമൂഹ്യമായും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ആദ്യം ഈ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന ചെലവ് പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രം വഹിക്കണം. ആവശ്യാനുസൃതമായ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സമയബന്ധിതമായ വേതനവും നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകണം. ESI, EPF തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ
തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ ആവശ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ നിയമത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहाँ पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी 2025 प्रस्तुत किया है, मैं उनके समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये विधेयक मनरेगा जो 2005 में बना था उस पर संशोधन करने का विधेयक है। इस योजना का संक्षिप्त नाम पहले मनरेगा था, अब इसका संक्षिप्त नाम हो गया जी राम जी विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के मित्र इसमें कड़ी आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन जब 2005 में यूपीए फर्स्ट ने जब ये मनरेगा का कानून बनाया था उस समय पर भी मैं था, और उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय के लिए हो सकता है कि अनुपयोगी रहे हों, उपयोगी रहे हों, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, मुझे लगता है कि जो काम करने में कठिनाई जा रही थी मनरेगा के पुराने कानून में पंचायत राज संस्थाओं को, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार ही मांग हो रही थी और उनकी डिमांड भी घटती जा रही थी। और अभी 25-26 की जो रिपोर्ट है इस वित्त वर्ष की, उस रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 100 दिनों का जो काम मिला है मात्र 7.61% परिवारों को मिला है, और इस वजह से इसमें सुधार की ज़रूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को एक विकसित भारत के साथ और पीएम गति शक्ति योजना के साथ इसको जोड़ने का जो एक अनोखा प्रयास किया गया है वो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे ये जो अभी तक जो मनरेगा में जो शिकायतें आई हैं बहुत ही स्पष्ट है। मजदूरी नहीं दी जा रही, मजदूरी कम मिल रही है, काम के मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी तय हो रही है, जॉब कार्ड पंचायत में जमा रहते थे, भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आती थी। कई ऐसी पंचायतें जो सरपंच हमारे ईमानदारी से काम करते थे वो भी कहीं न कहीं कानूनी अड़चन में फंस करके उनके खिलाफ तमाम सारी जांचें शुरू हुई, और धीरे धीरे मजदूरों की रुचि मनरेगा के कामों से घटती चली गई। किसानों को जो खेती का जब समय आता था तो मजदूर नहीं मिलते थे, तो खेती प्रभावित हो रही है, और कहीं न कहीं किसानों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर उसका हो रहा था। गांव में जो पुरानी जलाशय और संरचनाएं थी वो अनुपयोगी होती चली गई। स्वच्छता पूरे देश में जिस तरह से स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया तो एक जन आंदोलन बना, लेकिन ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा गया कि कचरे के ढेर लगे हुए। ऐसी स्थिति में मनरेगा के बनाए हुए पुराने कानून में बदलाव की जरूरत थी। इस संशोधन में विकसित भारत पीएम गति शक्ति के अनुरूप कार्यों का चयन किया जाएगा और ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो सबसे भी हमारे जो साथी लोग बोल रहे थे कि मनरेगा की वास्तविक रूप से बदलाव का कारण क्या है, इसमें जो धारा 4 है इस प्रावधान में 4 ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिनमें अब पंचायतों के अंदर काम होगा, जिससे ग्रामीण जीवन भी बेहतर होगा और हम रोजगार की गारंटी भी बेहतर तरीके से दे पाएंगे और नए रोजगार भी सृजित कर पाएंगे। पहली है जल सुरक्षा। जल संरक्षण संरचनाएं अब पंचायतों में बनना शुरू हो जाएगी, सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, भूजल का पुनर्भरण होगा। जो बारिश का पानी है अभी हम उसको रोक नहीं पाते, वो पानी वर्षा और नदी नालों के माध्यम से बह के चला गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी जा रही है, मूल ग्रामीण अवसंरचना। जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है,
उसके अलावा भी गांव में सड़कों की ज़रूरत है, उनको अब इसके माध्यम से बनाने का काम होगा। सामुदायिक भवन जो अन्य गतिविधियों के लिए पंचायतों में आवश्यक होते हैं गाँव में, वो भी बनेंगे। स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। अब वो उस पर भी इसमें योजना में शामिल किया गया इस विधेयक में। ऊर्जा और डिजिटल सुविधाएं, जिस तरह से डिजिटल सेवाएं अब गांव-गांव में पहुंच रही हैं, उनका किस तरह से उपयोग लोग कर सके, कैसे हम योजनाओं के साथ उसको जोड़ने का काम कर सके, इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। तीसरा है आजीविका अवसंरचना। अब एक तरफ हम रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आजीविका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कृषि प्रसंस्करण के काम अब इस विधेयक के माध्यम से अब पंचायतों में जरूर काम शुरू हो जाएंगे। पशुपालन का काम शुरू हो जाएगा। आज किसान परेशान है, किसानों की फसल खराब हो रही है हमारा पशुओं से, और उसके चलते वो लगातार कहते हैं कि साहब जो सक्षम किसान हो तो बाढ़ लगा लेते हैं, लेकिन जो गरीब और छोटे किसान है वो बहुत परेशान है। तो जब पशुपालन की तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा, जैसे इस पर प्रावधान किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से इससे लोगों को फायदा मिलेगा। एसएचजी के आधार पर जो हमारी जो स्व सहायता समूह है, आज गांव-गांव में बहुत बड़ी संख्या में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए, ताकि नए रोजगार सृजित हो सके और उनके पास आमदनी बढ़ सके, ये भी काम अब इसमें जोड़ा गया है। भंडारण एवं विपणन, आज बड़ी संख्या में हमारी सरकार एमएसपी के माध्यम से किसानों की उपज को खरीद रही है, और उसका जो भंडारण है और उसका विपणन है, ये अभी कोऑपरेटिव के हाथ में है। अगर ये मनरेगा में भी इसका प्रावधान हो जाएगा तो मुझे लगता है इसका सीधा लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। चौथा है जलवायु एवं आपदा। जब कभी कोई आपदा आती है तो पुराने कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि हम लोगों की मदद कर सकें। अब बाढ़ एवं सूखा में हम उनकी मदद कर पाएंगे। हीट वेव आ जाए, गर्मी का समय आए, और उससे तमाम जिस तरह से जनहानि होती थी उसको भी बचाने का काम इसमें हम कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, बहुत सारी ऐसी नेचुरल हमारे पास चीज़ें हैं गाँव में, पंचायतों में, जिनका हम पूरी तरह से संरक्षण करने का काम कर सकते हैं। ये सभी कार्य पीएम गति शक्ति और जीआईएस से जुड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि जो 100 दिनों की पहले के कानून में रोजगार देने की प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। अभी जो पूर्व के साथी हमारे विपक्ष से कह रहे थे कि वो तो खत्म किया जा रहा है, 100 से बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उससे एक जरूर काम किया गया है कि किसानों की बुवाई के समय का जो समय है वो 60 दिन का, उस 60 दिन में मनरेगा से जो ये आपने जो इस योजना के काम चलेंगे, उस योजना में उस समय पर उसको रोका जाएगा, ताकि किसानों को, श्रमिकों की जरूरत जो पड़ती है उससे उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धारा 11 बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान किया गया। अगर मांग के आधार पर 15 दिनों में अगर हमें काम नहीं मिला तो उसको 15 दिनों में काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लगातार 1 महीने तक उसको पूरे उसके मजदूरी का 1/4, और इसके बाद और आगे दिन तक करेंगे तो उसको मजदूरी का आधा उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा 22 में जो शेयर किए गए पूर्वोत्तर हिमालयन राज्य में 90-10 का, और जो अन्य राज्य हैं उनमें 60-40 का, केंद्र शासित राज्यों में 100% बहन केंद्र सरकार खुद अपने फंड से करेगी। धारा 12 में केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया, और ये गठन सिर्फ उसमें जो प्रावधान होंगे उसमें पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होंगे, श्रमिक संगठन भी होंगे, तथा SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। धारा 13 में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन होगा, और उसमें भी ये सारी श्री सनातन पांडे, एक मिनट पूरा कर रहा हूं मैं सर, बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो बिल पर बोल रहा हूं, जो प्रावधान उस पर मैं बात कर रहा हूं मैं। आप कंक्लूड कीजिए प्लीज। धारा 14 में राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, उसी तरह से राज्य में भी बनेगी, और इसमें पूरी तरह से समन्वय की जिम्मेदारी जिला को दिया गया है। ब्लॉक स्तर तक कमेटी बनेगी ताकि इसका पूरी तरह से देखरेख ठीक ढंग से हो सके। ग्राम पंचायत की भूमिका इसमें तय होगी, उनको जो काम करने होंगे प्रस्ताव बाकायदे भेजेंगे, और इसमें पूरी तरह से 50% तक के कार्य ग्राम पंचायतें करेंगी, और ये बहुत बड़ी बात है जिनसे ग्राम पंचायतों को आगे काम करने का मौका मिलेगा।
ये जो टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण होगा, इससे योजनाओं की आपसी समन्वय होगा, परिणाम आधारित विकास की चर्चा होगी और उसमें 2000 माननीय श्री संघवाद को मजबूत करने के लिए मैं एक बात संघवाद को मजबूत कर जो बात संघवाद की कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको और अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, आपके बिल आपने जो बिल लेकर आया है, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में इस काम में 40,000 मनरेगा के कर्मी लगे हुए हैं। मनरेगा कर्मी कहते हैं उनको। वो उनका अटेंडेंस लेते हैं, उनकी रोज़ की हाजिरी लेते हैं। उनका आज तक मानदेय तय नहीं हुआ। ये पूरे देश भर में 4,50,000 की संख्या है। इस पर बिल में कोई चर्चा नहीं की गई है। इन्हें मानदेय कब मिलेगा, कितने दिन बाद मिलेगा, क्या मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। दूसरी तरफ आपने इसका नाम बदला है। सबसे पहले नाम बदलने से भारत के गरीब मजदूरों का कल्याण नहीं होने वाला है। आप भारत के मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति चिंतित होते तब मनरेगा नाम पर ही अपने योजनाओं को सुधार करके देश के जो है गरीबों का भला कर सकते थे। आपने जो है महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना का नाम बदलकर आपने ये साबित किया है कि आज़ादी के बाद जो गांधी के हत्यारे थे, जो गांधी के हत्यारे थे, जिनको हम लोगों ने समझा था, जो मैंने बचपन में सुना था, आज मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष बैठे हुए लोग महात्मा गांधी से कितना नफरत करते हैं। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महात्मा गांधी से नफरत करने वाले लोग, चाहे वो पक्ष बैठे हो चाहे विपक्ष बैठे हो, इस बिल पर अगर सहमति प्रकट करते हैं तो वो महात्मा गांधी के विरोधी हैं और गोडसे के समर्थक है। ये मुझे कहने में कोई जो है गुरेज नहीं। सर, आप महात्मा गांधी को भूल जाइए। आप महात्मा गांधी को भूल जाइए। आप देश महात्मा गांधी को भूलने वाला नहीं है। महात्मा गांधी आपके रगों में है। महात्मा गांधी आपके रगों में है। जी बैठिएगा। अग्रवाल जी आप बैठिएगा प्लीज। अग्रवाल जी आप बैठिएगा। अग्रवाल जी आप बैठिएगा प्लीज। सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आप गांधी न पोस्टर है। सुन लीजिए अग्रवाल जी, गांधी न पोस्टर है, न योजना का शीर्षक है। गांधी न पोस्टर है, न योजना का शीर्षक है। गांधी वो सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है, जो हर भूखे पेट से उठता है। जब तक सवाल जिंदा है, जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा है। आप गांधी को मिटा नहीं सकते हो। आप कृपया कंक्लूड कीजिएगा। आप कितने समय, मेरा 4 मिनट है। आप कितने संवेदनशील हैं, पूरा देश देख रहा है। कहां पर जो उत्तर प्रदेश के किस कोने में ये 252 रुपए मजदूर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस कोने में इस पर चर्चा हो रही है। जब 2006 में मनरेगा लागू हुआ था, उस समय ग्रामीण स्तर पर मजदूरों को जब 50 से 60 रुपए मिलता था, और मनरेगा जब चालू हुआ तो 100 रुपया प्रति मजदूर प्रतिदिन देने का काम किया गया। मजदूरी में 2 गुना वृद्धि हुई, लोगों को आजीविका मिली, लोग उसे आगे बढ़े और रोजगार से जुटने का काम किए। आज गांव में मजदूर 500 रुपये के हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी मजदूरी 252 रुपये की है। और 252 रुपया जो है, 252 रुपये से 125 दिन की मजदूरी जो है 31,500 होती है। प्रति महीने 2,625 होती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे आज ग्रामीण आप मैडम बोलिए, मैडम आप बोलते रहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे आज ग्रामीण भारत तकदीर बदलने वाली एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से विकसित भारत गारंटी फ्रॉम रोजगार और आजीवन मिशन ग्रामीण विधेयक जो 2025 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज उन्होंने हम महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज और राम राज्य के सपनों को सचमुच साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमें यही समझना होगा कि 2005 का भारत और नहीं है, आज 2025 का भारत है। जब 20 साल पहले मनरेगा लाया गया था तब देश में क्या हालत अलग थी। उस समय गांव में न पक्की सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न और इंटरनेट की कोई सुविधा थी। उस समय गरीब का स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन आज 2025 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ग्रामीण जो गरीब जनता है जो 25.7 घटकर हो गया है 4.86 रह गई है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आज गांव में स्तर जो बिजली है, जो 24 घंटा बिजली रहती है, अंधेरे में डूबने रहने वाले गांव आज जगमगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़क बनी है, जिसमें गांव का शहर की दूरी कम हुई है। जब जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल जल योजना चालू। मैडम कंक्लूड कीजिएगा। नल जल योजना महोदय, मैं इस विधेयक की उन खूबियों को पर विस्तार से बताना चाहती हूँ जो हमारे गांव, गरीब मजदूर और किसान भाइयों बहनों की ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी। ये बिल सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान और आजीविका की गारंटी है। पुराने कानून को सालों में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन हमारी सरकार ने गरीबी मजदूर और पीड़ित लोगों समझकर इस नए विधेयक में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। इस माननीय श्री इसका मतलब है कि गरीब मजदूर की जेब में अब पहले से 25 पॉइंट ज़्यादा पैसा आएगी, इसकी कमाई बढ़ेगी। ये है असली सबका साथ सबका विकास। पुराने कानून में काम बिखरे हुए होते थे, कोई ठोस रोजगार नहीं थी, लेकिन नया बिल 4 प्रमुख क्षेत्र में काम करेगी। अंत में अमृत स्वराज जैसा तालाब बनाए जाएंगे जिसमें कि भूतल स्तर सुधरेगा और किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगी। पक्की सड़क और संपर्क मार्ग बनेगा। गोदाम और बाजार जैसी सुविधा बनेगी ताकि किसान अपनी फसल रख सके और बेच सके। बाद में सूखे एवं निपटने से के लिए काम होगी। मजदूरों की हाजिरी डिजिटल होगी जिसे कोई बदल नहीं सकता। पैसा सीधे मजदूरों के खाता में जाएगी। बिचौलियों पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। काम की जानकारी भी जियो से होगी ताकि ये पता चले कि काम। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं औरंगाबाद बिहार से सांसद राष्ट्रीय जनता दल का
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 का विरोध करता हूं। महोदय, सरकार इस विधेयक को विकसित भारत के नाम पर पेश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विधेयक ग्रामीण भारत की रोजगार सुरक्षा पर सीधा हमला है। महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की आत्मा को नष्ट करने का ये विधेयक प्रयास कर रही है। महोदय, मैं सरकार ने रोजगार की गारंटी को कमजोर किया है और उसे भगवान राम के नाम से ढकने की कोशिश की जा रही है। महोदय, यह नीति परिवर्तन नहीं, केवल नामकरण की राजनीति कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं जरूर, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा, यूपीए की मनरेगा कानून में 100 दिन रोजगार गारंटी, काम मांगो काम पाओ, यदि 15 दिनों में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की कानूनी जिम्मेवारी थी। लेकिन महोदय, इस विधेयक में इस कानूनी अधिकार को खत्म कर रोजगार को केंद्र सरकार की नॉर्मेटिव अनुमति और बजटीय आवंटन पर निर्भर बना देता है। अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अधिसूचित क्षेत्र तय करेगी, जो इस दायरे से बाहर, वह काम से बाहर, सुरक्षा से बाहर, सम्मान से बाहर। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक ने ग्राम सभाओं की ताकत छीनकर ग्रामीण रोजगार का निर्णय अब गांव नहीं दिल्ली तय करेगी। यह संघीय ढांचे और पंचायती राज व्यवस्था दोनों के खिलाफ है। महोदय, महात्मा गांधी जी के पंचायत स्वराज का सपना, उनका नाम हटाकर यह सरकार पूरा करना चाहती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय इसे कहना चाहूंगा कि आपकी एनडीए गठबंधन की सरकार 2014 में आप आए थे। 2014 में क्या बोल के आए थे, और 2014 से आज 2025 में उस अनुपात में आप महंगाई देख लीजिए, और उस अनुपात में आप महंगाई कर रहे हैं, तो कम से कम इस गरीब मजदूर का मानदेय तो उस अनुपात में आप बढ़ा देते। जो आप 252 रुपया उनका मानदेय है, उस मानदेय को तो कम से कम 400 करके आप प्रस्तुत करते। 365 दिन में आपने 125 दिन की इस विधेयक में गारंटी दिया है। क्या उस मजदूर को 4 महीना ही कमा करके साल भर पेट पालने का उनको हक है? मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप रियल में अगर स्वराज चाहते हैं तो नाम परिवर्तन करके नहीं, बापू का जो सपना था पंचायत स्वराज का, उस सपने को उन्हीं के नाम से आप पूरा करें। और ये जो 125 दिन का आप गारंटी दे रहे हैं, इसे आप कम से कम 12 महीना में 6 महीना रोजगार की आप गारंटी दें, 180 दिनों की आप गारंटी दें। और एक आग्रह और मैं माननीय मंत्री महोदय जी से करना चाहता हूं। महोदय, आज हमारे बिहार पर लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है। ये कर्ज मूल रूप से पूरी तरह, ये जो योजना थी पहले मूल रूप से पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसे आपने 60-40 में के रेशियो में बांट दिया। जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, ये योजना कैसे वो पूरा कर पाएंगे? इसलिए रियल में आप चाहते हैं, आप मजदूरों के हक के लिए आप अगर इस विधेयक को लाए हैं, तो इस 60-40 योजना को बंद करते हुए पूरी तरह से, जैसे पहले यूपीए सरकार में जो योजना का मापदंड था 90-10 का, उस रूप में आप इसे लागू करने का काम करें। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और ये चीज अगर लागू नहीं होती है तो इसे आप समिति में भेजकर आप इसे पास कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, it was Gurudev Rabindranath Tagore who first used the term Mahatma to pay tribute to the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi. What this government is doing in the title of this bill is insulting and humiliating two of India's greatest, Mahatma Gandhi ji and Gurudev Rabindranath Tagore. You have insulted Gandhi ji by erasing his name from the title of the bill. But I am not surprised at all, because you're the same people who hero worship the man who shot bullets in the sacred body of our father of the nation. You have made a habit of insulting great Indians. You insulted Kobi Guru by saying he was born in Shantiniketan. You insulted Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar by destroying his statue.
You insulted Raja Ram Mohan Roy just recently. You insulted Shahitya Samrat Bomkim Chandra Chattopadhyay by calling him Bomkim Da. তারপরেও আপনারা ভোট পাকি হয়ে বাংলায় ভোট চাইতে চলে আসেন। কার ভরসায়? রামজি জানে। Not only the greatest luminaries of our country, you have also insulted the scheme itself. In 2015, someone said on this floor of Lok Sabha about Manregas, and I quote, "Gadde khorne ka scheme," unquote. I would like to remind the Treasury benches, I'm sure they prefer not to remember it, but let me remind them who it was. It was none other than our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Damodar Das Modi. He was the one who said, and I quote, "Gadde khorne ka scheme," unquote. You hate the poor. You hate the marginalized. You hate the weak. This is the true brand of your politics, and you hate the people of Bengal. When you could not defeat us politically in the last 6 elections, you deprived the funds which were genuinely owed to our state. Basically, you are anti-federal to the truest sense. Prior to the suspension of the fund releases in 2022, West Bengal was among the top performing states under Manrega, with approximately 1.37 crore rural households receiving employment. Since March 2022, you have not released funds to Bengal. 59 lakhs registered Manrega's workers in Bengal have been deprived of wage payments for over 3 years, directly impacting rural livelihoods and household income security. You owe us, no sir, I have 7 minutes. You owe us rupees 52,000 crore just on the Manrega account. If you do not want to listen to us, at least listen to the highest courts of the land. You have deprived people of their rightful wages. They have worked honestly. You have not paid them. It's inhuman. You owe Bengal a total of rupees 2 lakh crores. First to clear the Manrega dues, then talk about bills with new names and clauses. I must point out the funding pattern of this bill, sir. Earlier, the funding pattern was 90-10. 90% by the union government, 10% by the states. But now, you have changed it to where states will need to pay 40% of the funds. Doesn't matter for West Bengal. আপনারা আমাদের 100 দিনের যারা কাজ করেছেন তাদেরকে তাদের প্রাপ্য টাকা দেননি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষ থেকে সেই টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন। You have given a mandatory 60 days off period. You are forcing 60 days of forced unemployment on them. You have made a national level steering committee to determine how much employment will be given in which state. However, you have not included any representation from the states. Sir, I'll finish. When 3 out of 10 workers are not eligible for the Aadhaar payment system, why are you forcing a payment system which deprives workers? And most importantly, you could have increased the wages for the workers. You choose not to. This reveals your true intentions. Hence, you must send this bill to a parliamentary committee, as you have a terrible track record of passing bills without scrutiny. So we insist the bill be sent to a parliamentary committee. Earlier, 8 out of 10 bills would go for scrutiny. Now, sadly, only 2 out of 10 bills are scrutinized. Don't insult the parliament like this. I'm opposing this bill on the floor of the House by my leader, Srimati Mamata Banerjee, and Abhishek Banerjee will oppose you on the streets of Delhi and Bengal time and again. I come from a party, sir, let me finish, please let me finish, sir. I come from a party where my chairperson went on a 26-day hunger strike against forceful land acquisition, fighting for the rights of the farmer. আসুন আপনারা বাংলায় 26-এ বাংলার মানুষ আপনাদেরকে যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে। জয় বাংলা। খুব ভালো। धन्यवाद सभापति महोदय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी के ऊपर बोलने का हमको मौका दिया है। महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है, इसमें विकसित भारत का जो नींव है वो है ग्रामीण भारत। तो
विकसित ग्राम के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। तो इस विधेयक में जोरदार विकसित ग्राम के विषय के ऊपर जोर दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही गांव गरीब किसान के प्रति संवेदनशील रहा है। आदरणीय पंचायत ग्रामोन्नयन विभाग के मंत्री जो हम सबके नेता भी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने काफ़ी साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वहाँ पर इतने कुछ अच्छे काम किया है, जिसका कारण आज पंचायत ग्रामोन्नयन विभाग के मंत्री के तौर पर पूरे भारत के दिशा और दशा परिवर्तन करने के लिए सामने से नेतृत्व दे रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और शिवराज जी चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस बिल का मेन जो प्रधान जो लक्ष्य है वो है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, एक व्यवस्थागत आधारभूत संरचना परिवर्तन, एक संस्कारमुखी परिवर्तन इस बिल का मूल लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर के हमारे इस विधेयक में पूरे ग्रामीण भारत जो करीब 7 लाख से ज़्यादा इस देश में ग्राम है, उस ग्राम में जो ग्राम के मजदूर है उनके लिए पहले 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था, अभी इसको बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। उसमें ये लोग अपोजिशन पार्टी लोग नाराज है, क्यों गांव के लोगों को 100 दिन के बदले आप 125 दिन दे रहा है। नाम से कोई मतलब नहीं है। बापू पूज्य बापू ने ग्राम स्वराज के बारे में बताया और पूज्य बापू का जो सपने है वो सपने को साकार कर रहा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन लोगों ने तो गांव को भूल गया था, ग्रामीण विकास को भूल गया था। गांव के जो गरीब किसान लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उसके बारे में तो भूल गया था। इस विधेयक में जो बहुत बड़ा जो बदलाव लाने का प्रावधान रखा है, पहले एमजीएनरेगा में जो एक एकीकृत योजना प्रणाली था, जिसका प्रणाली का अभाव था, जो अभाव को इस विधेयक पूरा कर रहा है कि मंत्रालय विभाग योजनाओं का अलग अलग कार्य करते थे पहले, अभी एकीकृत एक जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग और योजनाओं का आधारित प्रावधान बनते थे, अभी नए ढांचे के अंतर्गत एक स्थानिक स्पेशल प्रौद्योगिकी की पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकृत करके तैयार की गई है। महोदय, विकसित ग्राम केवल हमारा सपना नहीं है, इसको साकार करना हमारा सबका एक संकल्प है। मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहा है। मैं इस सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं जी, जो अभी इस विधेयक में जो परिवर्तन किया है 60-40, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, पूरे पूर्वोत्तर स्टेट के लिए इसको 90:10 ही रखा गया है। जो नॉर्थ ईस्ट के भावनाओं का अगर कोई समझ सकता है, कोई संवेदनशीलता के साथ सोच सकता है, वो अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी ही मिला है। जो और अटल जी का भी नाम लेना चाहता हूं मैं, एक मिनट में खत्म करता हूं। अटल जी ने भी भारत का टोटल बजट आउटले का 10% नॉर्थ ईस्ट के लिए देने का बहुत बड़ा एक फैसला अटल जी के कार्यकाल में किया गया था। सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रधानमंत्री का जो अपनापन है, हमारे अभिभावक मेंटर्स लेने के लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जो विशेष एक स्थान दिया है अष्टलक्ष्मी को, और विशेष करके बाकी कुछ स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरीज है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो उनके लिए भी जो प्रावधान किया, इसके लिए भी मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और विकसित भारत ग्रामीण विकास के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए इस विधेयक को मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के ओर से हृदय से समर्थन करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं इस बिल को जल्द से जल्द पास करें।
Sir, thank you for this opportunity to speak on Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill, sir. Sir, NREGS is a key livelihood security scheme which guarantees employment to the rural poor. Sir, the present proposed bill raises serious concerns, sir. This bill will lead to insecurity and confusion among crores of rural poor people, sir. Sir, till now, employment under Manrega is their right. Sir, if the proposed bill is passed, there is every possibility rural poor will lose this right, sir, because of the uncertainties in this bill. Sir, under Manrega, central government supports 90% and states has to bear 10%. Sir, whereas in this proposed bill, if it is passed, then central share will be only 60% and state share is increased from 10% to 40%. Sir, added to this, the government of India will reimburse their share of money to the state only after the state deposits its 40% of wages bill or material component bill, sir. Sir, knowing very well the financial situation of the states, any common man can understand that this proposed bill will make Manrega scheme defunct. So what was once a guaranteed employment will now become unguaranteed, uncertain employment due to fiscal stress at the state level, sir. Sir, one good aspect about this bill is increase of guaranteed work days from 100 to 125 days. Sir, when it comes to reality, Government of India will be able to pay its 60% share of money. But when it comes to states, due to fiscal stress, it is very unlikely states pay their share of 40% wages. So because of this, 125 guaranteed work days is only for name's sake, but practically it is unimplementable, sir. Sir, for example, in our state, if we take the average of last 3 years, per annum spending of Manrega, under Manrega scheme is 8,000 crores, sir. Sir, 40% state has to bear means 3,200 crore rupees per annum state government has to bear, sir. Sir, is it possible for state government to bear that much amount, sir? Sir, practically impossible for state government to bear that much amount. Sir, due to the above mentioned reasons, I request the government to refer this bill to JPC or select committee so that a wider consultation with all the stakeholders, including state governments, local bodies, can be done and necessary changes can be made to the proposed bill so that the right of the rural poor to the guaranteed employment is protected and strengthened, sir. Thank you. Thiru Tamil Selvan. Thank you, Chairman, sir. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் பெயரை விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் மற்றும் அஜீவிகா மிஷன் பிஜேபி அரசு இதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்னது எங்களுடைய கேள்வி. இந்த மசோதாவை மாற்றுறதுனால யாருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இந்த மசோதா மூலம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னன்னு சொன்னால் 100 நாட்களுக்கு வேலை கொடுப்போம்ன்றது இருந்ததை 125 நாள் வேலை கொடுப்போம்னு சொல்கிறீங்க. இதற்கு முன்பு மாநில அரசு 10% நிதி ஒதுக்கீடு கொடுத்தா ஒன்றிய அரசு 90% நிதி ஒதுக்கீடு கொடுத்ததை இப்போ 60-40 மாத்திரன்னு சொல்கிறீங்க. மத்திய அரசு 60, மாநில அரசு 40ன்றீங்க. நான் கேட்குறேன், வருஷத்தில் 60 நாள் வேலையை கொடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு திட்டத்தையும் சொல்கிறீங்க. இந்த வேலை உறுதி வாய்ப்புன்றது எங்களுடைய குழு தலைவர் மாண்புமிகு கனிமொழி மேடம் சொல்லும்போது அழகாக சொன்னாங்க. இந்த வேலைன்றது ஏழைகளுக்கு வருடம் முழுவதும் 100 நாளுக்கு மேலாக வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் உறுதியான திட்டம், மகாத்மா காந்தியின் திட்டம், 100 நாள் வேலை. ஆனால் அந்த திட்டத்தையே நீங்கள் முடக்கிற நோக்கத்தில் பிஜேபி அரசு பாடுபட்டு இருக்கு. 2006 காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வந்த இந்த திட்டத்தை பிஜேபி அரசு ஆட்சிக்கு வந்து 11 வருஷத்துல காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த திட்டத்தை பெயர் மாற்றி அந்த திட்டத்தை சீருழைப்பு செய்வதுதான் பிஜேபியுடைய திட்டம். எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் அந்த நோக்கத்தில் அந்த திட்டத்தை நீங்க பெயரை மாற்றி நாங்கள் சில திட்டங்களை கொண்டு வரோம் சொல்றீங்க. உண்மையிலேயே மகாத்மா காந்தி திட்டத்தில் நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருந்தா வருடந்தோறும் நிதியை சரியா கொடுத்துருக்கணும். நீங்க கொடுக்க தவறிட்டீங்க. தவறுதின் நோக்கம் இந்த திட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பிஜேபி அரசு செய்தது. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்,
2021-22ல நீங்க கொடுத்த தொகை 98,468 கோடி. 2022-23ல நீங்கள் கொடுத்த தொகை 73,000 கோடி மட்டுமே. 23-24ல நீங்க கொடுத்த தொகை 60,000 கோடி மட்டுமே. வித்தியாசத்தை பாருங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீங்கள் ஒதுக்கிய தொகை சீராக இல்லை. இந்த திட்டத்தை முடக்க வேண்டும் என்ற நேரத்தில் பிஜேபி அரசு செய்த சதி என்பதுதான் என்னுடைய வாதமாக வைக்கின்றேன். 100 நாள் வேலைன்றது நாங்கெல்லாம் கிராமத்திலிருந்து வந்தவங்க. நீங்க பாராளுமன்றத்தில் இன்னைக்கு குளிர் அறையில் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். 100 நாள் வேலையில் பாவ ஏழை தொழிலாளிகள் வேலை இல்லாமல் சிரமப்பட்டு இருக்கிறத மனசில் வச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சி மகாத்மா காந்தி பேரில் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. 100 நாள் வேலை உறுதியாக கொடுத்தோம். ஆனால் அந்த திட்டத்தை முடக்குவதன் நோக்கமாக நீங்கள் பேரை மாற்றி எத்தனையோ இதை திட்டத்தை மாற்றி இதை இது பண்ணுறீங்க. கொரோனா காலத்தில் இந்த திட்டம் தான் பல கோடிக்கணக்கான மக்களை உயிர் வாழ செஞ்சுச்சு. 11 கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரமா இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் இந்தியா முழுக்க செயல்பட்டுச்சு கொரோனா காலகட்டத்தில். அதை மறந்துடக்கூடாது. இடையில பிஜேபி அரசு 2 திட்டத்தை ஒரு என்னமோ சொன்னீங்க, பண மதிப்பிழப்பு செய்கிறோன்றீங்க, கருப்பு பணம் மீட்புன்றீங்க. நான் கேட்குறேன், பணத்தை 1000 ரூபா நோட்டை செல்லாதுன்றீங்க, பேங்க்ல போய் எல்லா பணத்தையும் மாற்றணும். எவ்வளவு கருப்பு பணம் வந்துச்சு இது வரைக்கும் ஒன்றிய அரசு பிஜேபி அரசு சொல்லிச்சா? பதில் இல்லை. ஆனா சுவிஸ் வங்கியில் இருக்கிற பணத்தை நாங்க எடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அந்த கருப்பு பணத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 15 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்போம் பிஜேபி அரசாங்கம் தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லிச்சு. ஆட்சிக்கு வந்து 11 வருஷம் ஆச்சு. ஆண்டுக்கு 2 கோடி மக்களுக்கு வேலை கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க. சுவிஸ் வங்கியில பணத்தை எடுத்து 15 லட்சம் ரூபாய் மக்களுக்கு வரி வங்கி கணக்கில் போடுவோம். இது வரைக்கும் கொடுத்த பாடு இல்ல, ரிசல்ட்டும் இல்ல. ஏற்கனவே மோடி அரசு எங்க தமிழ்நாட்டுக்கு செஞ்ச துரோகத்தை நான் பட்டியலிடுறேன். ஜிஎஸ்டி மூலமா தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நிதியை கொடுக்கல, கல்வி நிதியை கொடுக்கல, பேரிடர் நிதியை கொடுக்கல, வளர்ச்சி நிதியை கொடுக்கல. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக திட்டத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய 4000 கோடி நிதியை இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கல. நான் சொல்றேன், தமிழ்நாடு முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தாரு. வணக்கம். இந்தியா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், ஒரே நிமிஷம், இந்தியா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்தி தரப்படும், 400 ரூபாய் கூலி உயர்வு கிடைக்கும் என்ற செய்தியை சொன்னார். இந்தியா கூட்டணி வரவில்லை. ஆனால் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தங்க விலை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் வெறும் 20,000 ரூபாய் பவுன், இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். டீசல் விலையை குறைக்கல, பெட்ரோல் விலையை குறைக்கல. ஆனால் காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வந்த திட்டத்தை முடக்குவதன் மூலமாக ஒன்றிய அரசு பாராட்ட மசோதாவை திமுக வன்மையாக எதிர்க்கிறேன். श्री अमराराम। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। जो मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जी राम जी का बिल सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से। जब खेती में मशीनीकरण, बुआई से लेके कटाई से लेकर के निकालने तक जब मजदूरी कम हुई तो 2000 यूपीए के वक्त जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसान मजदूर के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है, यूपीए फर्स्ट में इंटरवेंशन के कारण पहली बार देश के आज़ादी के इतिहास में पहली बार ग्रामीण मजदूर को रोजगार की गारंटी का कानून देना पड़ा और जिसमें 100 दिन की मजदूरी देने का काम किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस बिल को अपने जो उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, निश्चित रूप से उससे दूर भागने का काम कर रही है, जिसमें 100% मजदूरी केंद्र सरकार पिछले 20 साल से वहन कर रही थी, उससे 60-40 में ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 125 दिन, अभी 2024-25 के बजट वित्तीय वर्ष में मात्र 5% लोगों को 100 दिन का काम देने का काम किया है। मैं समझता हूं अगर सरकार गांव के गरीब से इतना ही मोह रखती है तो केवल केरल में लेफ्ट
एलडीएफ की सरकार है जिसने नरेगा मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया है। भारतीय जनता पार्टी 1.5 दर्जन राज्यों में उनके सहयोगी और वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं उन मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड कराने का काम करती है। निश्चित रूप से उससे भागने का काम करती है और 125 दिन का ढकोसला करती है। अभी 10 साल से उनकी केंद्र सरकार है, न काम दिया, और जो बजट था केंद्र सरकार का सभापति महोदय, वो जब आधी रेट थी, जब 1,20,000 करोड़ रुपए का बजट था और जब दूनी हो गई, जब 68,000 करोड़ का बजट है। ये नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का गरीब के साथ जिस तरह से विश्वासघात करने का। इसलिए आज निश्चित रूप से न केवल वो कटौती की है, पूरे साल भर 100 दिन का जब भी उसको जरूरत है उस समय काम ले सकता है। इस कानून में लेके आए कि 60 दिन में वो कोई भी काम नहीं मांग सकेगा। इससे ज्यादा अपराध उनके साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए आज केवल और केवल डिजिटल हाजिरी आप उस नरेगा के कानून को और समृद्ध करते, उसमें और मजदूरी बढ़ाने का काम करते, उनके कल्याण के लिए देश में बोर्ड बढ़ाते तो बात समझ में आती है। लेकिन जो कुछ मिल रहा था उसको छीनने का काम आज 60 और 40%, जो 100% था वो 60%, 40% राज्य सरकार भोगेगी। मैं समझता हूं किसी भी सूरत में आज राज्य सरकारों की जो हालत है, बाकी स्कीम मैं कह सकता हूं जो 50-50% है, पेयजल जैसी समस्या में भी राजस्थान जो सबसे ज्यादा परेशान है। आप कह रहे हैं पानी की भी समस्या का समाधान हो जाएगा, पक्की सड़कें भी बन जाएगी, स्वस्थ भी हो जाएगी। तो आपने 11 साल में क्या कर रहे थे? नरेगा का कानून तो था, कहीं मनाही नहीं थी, वहां सब जगह सफाई हो गई होगी, सब जगह कानून बन गया होगा। लेकिन सरकार केवल और केवल लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अर्जेंट शेयरिंग करने का काम किया है। जो प्रोग्राम किस माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम की जो गारंटी की योजना थी उसको हटाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी वो महात्मा गांधी की बजाय गोडसे की तपस्या करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस गांव के गरीब को जो कानून मिला था, जो हक मिला था, उसको छीनने का काम सभापति महोदय ये कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और इसको वापस लेना चाहिए या सिलेक्ट कमेटी को। श्री सप्तागिरी अलग। थैंक यू चेयरमैन सर।